आपको संरचना आरेख प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? 5 बुजुर्ग संघ के जासूस ने अधीरता से पूछा। ली फैन के बोलने की प्रतीक्षा भी नहीं की। ली फैन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। कम से कम 20 दिन। दूसरे पक्ष के चेहरे पर तुरंत चिंता की लकीरें उभर आईं। बहुत धीरे, युद्ध के मैदान में तो पल भर में चीजें बदल जाती हैं। 20 दिन, कौन जाने तब तक क्या हो जाए। वाक्य के बीच में ही जासूस अचानक रुक गया और सीधे कहा, हम इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। ली फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी सांस ली। लगता है 5 बुजुर्गों का संघ सचमुच बहुत जल्दी में है। यहाँ तक कि संरचना आरेख का प्रारंभिक संस्करण भी आसानी से चुराया नहीं जा सकता। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है। आप बस अपनी उंगलियां चटकाकर इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये सुनकर जासूस का चेहरा उदास हो गया। हालांकि इस बिंदु पर ली फैन का स्वर बदल गया। इसे करने का एक धीमा तरीका है और एक तेज तरीका भी है। यदि आप आरेख शीघ्रता से चाहते हैं तो यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखकर जासूस ने कहा, और क्या चाहिए? ली फैन का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। अभी हमने जिस कीमत पर बात की थी वो फॉर्मेशन डायग्राम के लिए थी। अब हमें इस प्रक्रिया को तेज करने की लागत पर भी बात करनी होगी। कोई समस्या? यदि आप सौदा करने को तैयार नहीं है तो भूल जाइए। ऐसा कहकर वह निर्णायक रूप से मुड़ा और चलने लगा। रुको, चलो इस बारे में बात करते हैं। जासूस घबरा गया और ली फैन को वापस लाने के लिए आगे बढ़ा। इतने जल्दबाजी मत करो, साथी दावबादी जो, मैंने पहले ही कहा था कि हर बात पर बातचीत हो सकती है। जासूस ने दांत पीसते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। ली फैन वापस बैठ गया और उदासीनता से बोला, आपके साथ व्यापार करने पर सहमत होना मेरे संगठन के लिए पहले से ही एक बड़ा जोखिम है। स्वाभाविक रूप से लाभ पर्याप्त होना चाहिए। अपनी उंगली को कलम की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पत्थर की मेज पर कुछ छोटे छोटे अक्षर लिखे और आगे कहा, योगदान के अंकों के बारे में भूल जाइए। 5 एल्डर्स एसोसिएशन की कुछ खास चीजें हमारे हलकों में बहुत लोकप्रिय हैं और मूलभाव के लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं। जासूस ने झुककर मेज पर रखी वस्तुओं को देखा। ज्ञान की गोलियां, समंतभद्र सच्ची नाव, लापरवाह क्रिस्टल, मानव दाव स्टारडस्ट और सत्य को चुनौती देने वाला फल। उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। इससे पहले जब ली फैन ने जिया शिवान के कठपुतली शरीर को नियंत्रित करके 5 एल्डर्स एसोसिएशन में घुसपैठ की थी तो उसने न केवल सीनियर सिस्टर झाओ के भ्रम क्षेत्र में कुछ निजी समय प्राप्त किया बल्कि क्षेत्र की सामान्य स्थिति और संस्कृति की एक अच्छी समझ भी विकसित की। ज्ञान की गोलियां और समंतभद्र सच्ची नाव को किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। मानव दाव तारा धूल, मानव दाव स्वर्गीय क्षेत्र की एक विशेषता, साधकों द्वारा स्वर्ग की ओर चढ़ने और तारों के प्रकाश में विलीन होने से बने तारों के अनुरूप थी। तारा धूल को अवशोषित करके कोई भी दुनिया को नया आकार देने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। मानवीय दाव स्वर्गीय क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी का रूपांतरण मानव दाव स्वर्गीय सम्राट द्वारा निर्मित ढांचे के अनुसार हुआ। हालांकि यह जुबान हुआंग क्षेत्र के रहस्यमय सिद्धांतों से निचले स्तर पर था, फिर भी यह ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक साधकों के लिए, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो, अत्यंत मूल्यवान था। जहां तक सत्य को चुनौती देने वाले फल की बात है तो यह वास्तविकता के क्षेत्र से एक अनोखी वस्तु थी। फल में पहले से ही कुछ खास जानकारी प्रोग्राम की जा सकती है जो खाने के बाद उपभोक्ता के विचारों को विकृत कर देगी। वे सबसे अविश्वसनीय धारणाओं को भी पूर्ण सत्य मान लेंगे। झूठ को वास्तविकता में बदलने की यह क्षमता इसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाती है। यहां तक कि दीर्घायु अमर क्षेत्र के नीचे के ताव एकीकरण साधक भी इसके प्रभाव का विरोध नहीं कर सके। पत्थर की मेज से अपनी नजर हटाते हुए जासूस ने ली फैन की ओर देखा जो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठा था और उसने महसूस किया कि उसका मुंह सूख गया है। साथी दाववादी जो, कृपया प्रतीक्षा करें। माथे से पसीना पोंछते हुए वह मुड़ गया। इस बार इसमें पहले से भी अधिक समय लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था मानो वह किसी भयंकर कष्ट से गुजर रहा हो। जब आकाश में अंधेरा छाने लगा तब तक वह अंततः एक निर्णय पर पहुंच गया। जासूस, जो पूरी तरह थका हुआ और अस्थिर दिख रहा था, ने गहरी सांस ली और फिर कमजोरी से बोला, ठीक है, लेकिन प्रत्येक वस्तु की मात्रा पर आगे बातचीत करनी होगी। ली फैन, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, अचानक अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। मान गया। इसके बाद एक लंबी सौदेबाजी की बैठक चली। काफी मान मनोबल के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। जासूस ने ली फैन को गहरी और अर्थपूर्ण नजर से देखा। अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का समय आ गया है। उसी क्षण कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जासूस के शरीर से चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जिसने उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया और एक सुनहरे अनुबंध पत्र में परिवर्तित हो गई जो ली फैन के सामने चुपचाप मंडरा रहा था। जासूस स्वयं प्रकाश में विलीन हो गया और पूरी तरह से गायब हो गया। अपनी बेचैनी को दबाते हुए ली फैन ने सुनहरा स्क्रॉल उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। यह पाठ हल्के गहरे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था। समझौते की शर्तें बातचीत के अनुरूप ही थीं, उनमें कोई विसंगति नहीं थी। ली फैन का ध्यान इस बात पर गया कि अनुबंध का एक पक्ष उनके हस्ताक्षर के लिए खाली छोड़ा गया था जबकि दूसरे पक्ष पर 5 रहस्यमय और हमेशा बदलते रहने वाले प्रतीक अंकित थे। यद्यपि वह उनका अर्थ नहीं समझ सका, लेकिन ली फैन ने सहज रूप से समझ लिया कि ये प्रतीक 5 बुजुर्ग संघ के 5 दीर्घायु अमर स्वर्गीय शासकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 एल्डर्स एसोसिएशन की घाटी में ब्रेन वॉश करने वाले विद्वान के व्याख्यान को याद करते हुए ली फैन को एक आभास हुआ। यह अनुबंध 5 बुजुर्ग संघ के आत्मा अनुबंधों से संबंधित प्रतीत होता है। मुख्य पक्ष दीर्घायु अमर संप्रभु है, हालांकि विषय वस्तु भिन्न है। जैसे ही ली फैन ने हस्ताक्षर करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अवर्णनीय अशुभ भाव ने उसे घेर लिया। पुष्टि करना। उसने मन ही मन जवाब दिया। यह अनुभूति बनी रही और प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ तीव्र होती गई। तीसरी पुष्टि पर एक सुनहरा प्रकाश ली फैन की आत्मा की गहराई में फैल गया जबकि बाकी प्रकाश शून्य में गायब हो गया। अनुबंध पर मोहर लग चुकी है, इससे बंधा कोई भी व्यक्ति इसकी शर्तों को नहीं तोड़ सकता। ली फैन ने संकुचित आंखों से धीरे से कहा। यहां तक कि दीर्घायु अमर स्वर्गीय शासक भी नहीं इसका विरोध कर सकते हैं। वरिष्ठ बहन झाओ जैसे रहस्यमय व्यक्ति को वश में करने में सक्षम एकमात्र शक्ति एक समान रूप से दुर्जय दीर्घायु अमर सम्राट होना चाहिए, शायद और भी अधिक मजबूत। इसके साथ ही 5 बुजुर्ग संघ के अंतिम अज्ञात दीर्घायु संप्रभु के बारे में ली फैन की अटकलें अंततः मान्य हो गई। यह इस संप्रभु के अनुबंधों की बाध्यकारी शक्ति थी जिसने संगठन की स्थिरता को बनाए रखा। दूर ली फैन का मुख्य शरीर चुपचाप ध्यान कर रहा था तथा उसके क्लोन जो केगक द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसकी आत्मा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए निगरानी कर रहा था। कुछ भी गलत नहीं लगा, फिर भी अंदर ही अंदर उसे एक प्रबल पूर्वाभास था। यदि वह समझौते का उल्लंघन करता है तो उसके परिणाम उसके पूरे अस्तित्व में गूंजेंगे, यहां तक कि उसके मुख्य शरीर तक भी पहुंचेंगे। ली फैन को अभी भी 5 बुजुर्ग एसोसिएशन के साथ अनुबंध का उल्लंघन करने के सटीक परिणामों का पता नहीं चला था। हालांकि उनका व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं था। 5 बुजुर्गों के संघ के साथ किए गए हर सौदे से उसे भारी मुनाफा हुआ था। वह स्वेच्छा से समझौता क्यों तोड़ेगा? इसके विपरीत वह ऐसे और भी मौकों की कामना करता था। 5 बुजुर्गों के संघ का जासूस अब हड्डियों के सिवा कुछ नहीं रहा। लेन देन स्थल पर सिर्फ ली फैन ही बचा था। उत्कीर्ण अक्षरों वाली पत्थर की मेज को लापरवाही से नष्ट करते हुए जो किंग छलांग लगाकर कोंगी शहर लौट आया। वापस आते समय ली फैन को बातचीत की प्रक्रिया के दौरान हुई कुछ अजीब बातों पर विचार करना पड़ा। सत्य विरोधी फल और मानव दाव तारा धूल जैसे खजाने जो दाव एकीकरण क्षेत्र के साधकों के लिए भी मूल्यवान थे 5 वरिष्ठों के संघ द्वारा बहुत कम मात्रा में दिए जाते थे। ली फैन को यह बात समझ में आती थी। हालांकि समंतभद्र सच्ची नाव के संबंध में 5 बुजुर्ग संघ अत्यधिक कंजूस था और अधिक मूल्यवान संसाधनों के साथ मुआवजे की पेशकश किए जाने पर भी अधिक देने से इनकार कर दिया। इससे ली फैन हैरान हो गया। आखिरकार समंतभद्र सच्ची नाव तो वह चीज थी जो उसके कठपुतली शरीर को पंचवृद्ध संघ में अपनी यात्राओं के दौरान अनायास ही मिल गई थी।
कुछ समय पहले तक यह आसानी से उपलब्ध थी। यह अचानक इतना मूल्यवान कैसे हो गया? क्या बदल गया था? ली फान को इसका मतलब समझ नहीं आया, जब तक कि झो किंगयान प्रशासनिक भवन में वापस नहीं आ गया और दीवार पर लगे कोंग्यू सागर और उसके आसपास के इलाकों के नक्शे पर उसकी नजर नहीं पड़ी। अचानक उसे प्रेरणा मिली। उन्होंने मानचित्र पर अंकित प्राकृतिक सीमाओं को गौर से देखा। उस स्थान को श्वेत धुंध अवरोध के रूप में चिन्हित किया गया था और ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो। मांग और आपूर्ति का तथाकथित नियम, वह बुदबुदाया। यद्यपि समंतभद्र ट्रू बोर्ड का वास्तविक मूल्य अधिक नहीं है, लेकिन यदि पंचवृद्ध संघ बड़े पैमाने पर उनकी मांग कर रहा है और उन्हें भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ली फैन के विचार तेजी से चलने लगे। 5 एल्डर्स एसोसिएशन व्हाइट मिस्ट के भीतर एक अभियान की योजना बना रहा है। क्या वे व्हाइट मिस्ट बैरियर का उपयोग 10,000 अमर गठबंधन पर हमला करने के लिए कर रहे हैं, या वे व्हाइट मिस्ट में ही गहराई तक प्रवेश कर रहे हैं? यहां तक कि ली फैन भी इस अचानक परिकल्पना से चौंक गए। अनगिनत वर्षों से साधक श्वेत गुहासे से बचते रहे हैं, क्योंकि इसमें जीवन को नष्ट करने वाले गुण होते हैं। किसने सोचा होगा कि श्वेत धुंध अवरोधों को प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोग किया जाएगा? यद्यपि 10,000 अमर गठबंधन को लंबे समय से पता था कि समंतभद्र सच्चा पत्ता जीवन नाशक धुंध के प्रभावों को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन इस ज्ञान को व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया था। ये चूक 10,000 अमर गठबंधन की सोच में एक बड़ी खामी थी। जो अभेद्य और सुरक्षित श्वेत धुंध अवरोध प्रतीत होता था, वह अगले ही क्षण फट सकता था और उसमें से अनगिनत शत्रु साधक निकल पड़ते थे। यह एक अत्यंत भयावह संभावना थी। मुझे उम्मीद है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। 10,000 अमर गठबंधन के कई प्रतिभाशाली दिमागों ने ऐसी संभावना के लिए पहले से ही तैयारी कर ली होगी। सही। इसके बाद के दिनों में झो किंगयांग ने जानबूझकर खुद को व्यस्त रखा। बैठकों के लिए वे अनुरोध जिन्हें वे आमतौर पर सीधे तौर पर अस्वीकार कर देते थे, अब स्वीकार कर लिए गए। जब भी उनके पास खाली समय होता, वे कांग्यू सागर के पार द्वीपों पर गश्त करते थे। केवल 3 से 4 दिनों में ही उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमियों और पदों के सैकड़ों व्यक्तियों से बातचीत की। इस रणनीति ने 5 एल्डर्स एसोसिएशन के लिए उसकी खुफिया जानकारी के स्रोतों का पता लगाना या तथाकथित स्वर्ग दमनकारी सोसाइटी के निशानों को उजागर करना लगभग असंभव बना दिया। यहां तक कि अगर 5 बुजुर्गों के संगठन के पास आत्मखोज तकनीकों के माध्यम से हर व्यक्ति से पूछताछ करने का साधन होता, तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वे कभी यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि 10,000 अमर गठबंधन के सभी शीर्ष रहस्य स्वयं ली फैन से उत्पन्न हुए थे। 5वें दिन ली फैन एक खंडित संरचना आरेख लेकर अकेले ही युलान द्वीप पर 10,000 खजाने वाले मंडप की ओर चल पड़ा। अंदर एक गुप्त कक्ष में उसकी मुलाकात इस लेन देन के लिए संपर्क व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था, उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन ली फैन बता सकता था कि वह आखिरी बार संपर्क में आए व्यक्ति नहीं थे। बहुत बढ़िया, साथ ही ताओवादी जो भरोसेमंद है और हम आपको भी निराश नहीं करेंगे। काले कपड़े पहने साधक ने ली फैन को वादे के अनुसार आते देख प्रशंसा की। ली फैन ने पिछले 5 एल्डर्स एसोसिएशन जासूस के बारे में पूछा। काले वस्त्र पहने साधक ने गंभीरता से उत्तर दिया। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसने आत्मबलिदान चुना। यही हमारा भाग्य और हमारा सम्मान है। यह स्पष्ट था कि ली फैन ने जिस व्यक्ति को सुनहरे प्रकाश में विलीन होते देखा था, वह सचमुच मर चुका था। उन्होंने 5 स्वर्गीय शासकों के चिन्हों वाला एक अनुबंध हासिल करने के लिए अपनी जान दे दी थी। आश्चर्य की बात यह है कि जासूस की मृत्यु के पीछे कोई खगोलीय विसंगति नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे ली फैन सुलझा नहीं सका। चुपचाप सिर हिलाते हुए ली फैन ने एन्क्रिप्टेड जेट स्लिप्स वाली एक स्टोरेज अंगूठी सौंप दी। काले वस्त्र पहने साधक ने इसे सावधानी से स्वीकार किया और कहा, कृपया एक क्षण के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें, साथ ही ताओवादी जो। ऐसा कहकर वह अंगूठी लेकर कक्ष से बाहर चला गया। उसका गंतव्य अज्ञात था। ली फैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। वह इस कठपुतली शरीर की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। प्रथम, स्वर्णिम अनुबंध किसी भी पक्ष को दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकता था। दूसरा, झो किंगयांग ने खुद को विशाल गुप्त संगठन स्वर्ग दमनकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया, जो 10,000 अमर गठबंधन के भीतर छिपा हुआ था। इसके अलावा वह स्वर्ग दमनकारी सोसाइटी और 5 बुजुर्ग एसोसिएशन के बीच एकमात्र कड़ी थे। जब तक 5 बुजुर्ग एसोसिएशन स्वर्ग दमनकारी सोसाइटी के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक वे उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। विशेषकर तब जब 10,000 अमर गठबंधन के साथ उनके युद्ध ने अतिरिक्त शत्रु पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। फिर भी ली फैन सतर्क रहे और जरूरत पड़ने पर इस कठपुतली शरीर को त्यागने के लिए तैयार रहे। 5 बुजुर्ग एसोसिएशन की कार्यकुशलता उल्लेखनीय थी। एक कप चाय बनाने में लगने वाले समय से भी कम समय में काले कपड़े पहने किसान कक्ष में वापस आ गया। यद्यपि उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में हल्का उत्साह स्पष्ट था। आपके तरीके वाकई असाधारण है, मैं प्रभावित हूं। हमने यही वादा किया था, कृपया इसकी जांच करें। काले कपड़े पहने किसान ने एक सफेद पत्थर सौंप दिया। यह है। ली फैन की आंखें चमक उठी। सौभाग्य से दाव विचलन पत्थर में संग्रहित यादों की खोज करने के बाद वह तुरंत जान गया कि यह सफेद पत्थर क्या था। यह प्राइमोडियल वॉल स्टोन मदर थी, एक दुर्लभ प्राकृतिक भंडारण सामग्री। साधारण भंडारण छल्लों की तुलना में इसमें काफी ज्यादा जगह होती थी। इसे परिष्कृत करके किसान के शरीर के भीतर भी संग्रहित किया जा सकता था। स्थानिक कलाकृतियों के निर्माण के लिए यह एक आवश्यक सामग्री थी तथा यह अमूल्य भी थी और दुर्लभ रूप से उपलब्ध भी थी। यह वस्तु ली फैन की अनुरोधित वस्तुओं की सूची में नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक समर्पित भंडारण पात्र के रूप में प्रदान की गई थी। ली फैन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपना मुंह खोला और सीधे पत्थर निगल लिया। उन्होंने इसे तुरंत परिष्कृत नहीं किया, बल्कि पहले इसकी सामग्री का निरीक्षण किया। 5 बुजुर्गों के संगठन ने बिना किसी कमी के समझौते के अपने हिस्से को पूरा कर लिया था। 10,000 ज्ञान की गोलियां, 300 समंतभद्र सच्ची नाव, मानव दाव स्टारडस्ट के 3 टुकड़े, सभी अनुबंध के अनुरूप थे। ली फैन का ध्यान वस्तुओं के बीच तैरती हुई 5 रंगों वाली चमकती मूर्ति पर केंद्रित हो गया। मूर्ति का डिजाइन उल्लेखनीय रूप से अनोखा था। उसके 5 चेहरे और 10 हाथ थे, फिर भी उसका शरीर एक ही था। हर चेहरे पर एक अलग भाव था। एक ने करुणा से अपनी आंखें नीची कर लीं, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दुनिया की दुर्दशा से दुखी है। दूसरे का चेहरा कठोर था और वह धार्मिक क्रोध से भरा हुआ था। एक चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था, कमजोर और दयनीय लग रहा था। फिर भी करीब से देखने पर उसमें आकर्षण और चुलबुली मोहता के संकेत उभर आए। यह अंतिम चेहरा सीनियर सिस्टर झाओ से काफी मिलता जुलता था। ली फैन का दिल गर्म हो गया और उसके मन में भावनाओं की बाढ़ आ गई। उसके विचार भोगवादी कल्पनाओं की ओर बढ़ गए। एक क्षण के लिए वह अपने कानों में सीनियर सिस्टर झाओ की धीमी फुसफुसाहट भी सुन सका। कुछ गलत है। भयभीत होकर ली फैन भ्रम से मुक्त होकर वास्तविकता में वापस आ गया और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। फिर से देखने पर स्पष्ट भाव लुप्त हो गए। केवल 10 भुजाओं वाली मूर्ति पर 5 अस्पष्ट और आकृतिहीन चेहरे शेष रह गए। यह क्या है? ली फैन ने मूर्ति को वापस लेते हुए संयम का नाटक किया। काले वस्त्रधारी साधक ने ली फैन के हाथों में बहुरंगी मूर्ति देखकर उत्साह से भरकर कहा, यह स्वर्गीय प्रभुता संपन्न प्रतिमा का प्रकटीकरण है और यह उच्चतम श्रेणी की प्रतिमाओं में से एक है। यह 5 स्वर्गीय शासकों की सामूहिक इच्छा का प्रतीक है। हालांकि यह आपको उनसे सीधे मुलाकात करने का अवसर नहीं देता, लेकिन यह 5 वरिष्ठों के मंडप के साथ संवाद करने की अनुमति जरूर देता है। सांसारिक मामले आमतौर पर स्वर्गीय शासकों की नजरों से दूर रहते हैं और उनका प्रबंधन 5 बुजुर्गों के मंडप द्वारा किया जाता है। जब आपके कार्यों के लिए 5 बुजुर्ग एसोसिएशन के समर्थन की आवश्यकता होती है, तो आप मंडप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए स्वर्गीय संप्रभु प्रतिमा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। उसके बाद मूर्ति स्वाभाविक रूप से गायब हो जाएगी। स्पष्टीकरण सुनते हुए ली फैन ने धीरे से सिर हिलाया।
10 भुजाओं वाली मूर्ति की अंतिम बार जांच करने के बाद उन्होंने उसे आदि शून्य पाषाण माता में संग्रहित कर दिया। लेन देन पूरा होने के बाद ली फैन जाने की तैयारी कर रहा था। रुको, साथ ही दाऊबादी। काले वस्त्रधारी किसान ने अचानक उसे रोकते हुए आवाज लगाई। क्या है? ली फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी अभिव्यक्ति सतर्क हो गई। काले वस्त्रधारी साधक ने जल्दी से हाथ हिलाया। हाँ, गलत मत समझो मेरे दोस्त, मुझे बस एक छोटी सी मदद मांगनी है, बेशक इनाम काफी होगा। क्या बात है? ली फैन की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई, उसका स्वर उदासीन बना रहा। काले वस्त्रधारी साधक ने कागज का एक टुकड़ा दिया। ली फैन ने उसे स्वीकार किया और उसमें लिखी सामग्री पर नजर डाली, जिसमें एक अजीबोगरीब अनुरोध लिखा था। लगभग 1 वर्ष पहले 10,000 अमर गठबंधन ने प्राचीन बैंगनी स्वर्ग संप्रदाय के खंडहरों से एक प्राचीन निर्माण साधक की खोज की थी। 5 बुजुर्गों के संगठन को उम्मीद थी कि वे स्वर्ग दमनकारी सोसाइटी को साधक की असली पहचान और वर्तमान ठिकाने की जांच करने के लिए भर्ती करेंगे। बैंगनी स्वर्ग संप्रदाय नाम ने ली फैन का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उसके भीतर कुछ हलचल हुई। यह एक छोटा सा उपकार है। ली फैन ने ठंडी सांस ली, उसकी उंगली ने एक ज्वाला प्रज्वलित की जिसने कागज की पर्ची को तुरंत राख में बदल दिया। काले वस्त्र पहने किसान ने अजीब तरह से ठहाका लगाया। हम जो कर सकते हैं करेंगे, हम कोई गारंटी नहीं देते। यह काम संरचना आरेखों को समझने जितना ही चुनौतीपूर्ण है। ली फैन मुड़े और चले गए और अपने पीछे कक्ष में एक गूंजती हुई टिप्पणी छोड़ गए। काले वस्त्रधारी किसान की आंखें उन शब्दों को सुनकर विचारमग्न होकर सिकुड़ गईं। वापसी की यात्रा में ली फैन बेहद सतर्क रहा। आखिरकार उसके पास एक अनमोल खजाना था और वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। सौभाग्य से 10,000 अमर गठबंधन ने अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण बनाए रखा। किसी ने भी उसे लूटने या उसकी हत्या करने की कोशिश नहीं की। जो किंगंग सुचारू रूप से कांगी अमर शहर में लौट आया। जब वह पूरी तरह सुरक्षित हो गया, तभी ली फैन को अनुबंध की पूर्ति का एहसास हुआ। वह समझौता जो दोनों पक्षों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकता था, अब अमान्य हो गया। इसके साथ ही उसे एक अजीब सी क्षति का एहसास हुआ, मानो उसके भीतर की कोई चीज हवा में गायब हो गई हो। बहुत चिंतन के बावजूद ली फैन अनुबंध की शक्ति की प्रकृति को नहीं समझ सके और अंततः हार मान ली। उन्होंने आदिम शून्य पाषाण माता में संग्रहित व्यापार के परिणामों की तुरंत जांच नहीं की। इसके बजाय उन्होंने 5 वरिष्ठों के संघ के अनुरोध पर विचार किया। जब उन्होंने पहली बार बैंगनी स्वर्ग संप्रदाय और निद्रित साधक जैसे शब्द सुने, तो सहज ही उनके मन में झांग कियानो नाम कौंध गया। वास्तव में ली फैन को लंबे समय से 10,000 अमर गठबंधन की प्राचीन संप्रदाय के खंडहरों की खुदाई करके सोए हुए साधकों की खोज करने की प्रथा के बारे में पता था। लगभग 11वें वर्ष उसने जियाओ शिवान को छोटे औषधि राजा के कड़ाई का पता लगाने का काम सौंपा था, लेकिन कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। पूछताछ करने पर जियाओ शिवान ने एक दृश्य बताया जो उसने देखा था और अपनी अटकलें साझा की। ली फैन ने उसे इस प्राचीन साधक की पहचान की जांच करने का निर्देश दिया था। दुर्भाग्य से 2 साल बीत गए और कोई नतीजा नहीं निकला। यह बात ही इस मामले की असाधारण कठिनाई को दर्शाती है। जियाओ शिवान, जिसका साधना स्तर संभवतः दाव एकीकरण के निकट था, के पास 10,000 अमर गठबंधन में फैले क्लोन थे और उसके पास खुफिया जानकारी का खजाना था। फिर भी वह इस मामले में कुछ नहीं कर सका। शायद यह जरूरी नहीं कि वह वरिष्ठ भाई झांग ही हों। वरिष्ठ भाई झांग बैंगनी कोड निर्माण तकनीक का अभ्यास करते हैं, लगातार पुनर्जन्म लेते रहते हैं। अब तक उन्हें उस मार्शल कट्टरपंथी बच्चे के रूप में पुनर्जन्म ले लेना चाहिए था। ऐसी उत्कृष्ट तकनीक में इतनी बड़ी खामी नहीं होनी चाहिए। यदि पुनर्जन्म के समय भी उसका मूल शरीर मौजूद रहता है, तो यह उसकी जीवन रेखा को खतरे में डालने के समान होगा। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ली फैन ने अपनी पिछली अटकलों को खारिज कर दिया। उस स्थिति में वरिष्ठ भाई झांग के अलावा बैंगनी स्वर्ग संप्रदाय से और कौन अब तक जीवित रह सकता था? इस पर विचार करने के बाद भी ली फैन किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि प्राचीन काल में बैंगनी स्वर्ग संप्रदाय मात्र एक दोयम दर्जे का संप्रदाय था। संप्रदाय में दीर्घायु अमर क्षेत्र की शक्ति का अभाव था और यहां तक कि दाव एकीकरण साधक भी मुट्ठी भर ही थे। ली चेन की यादों के आधार पर जो उस समय उसके पास थी, संप्रदाय के बुजुर्ग ऐसे लोग नहीं लगते थे जो युगों को पार कर वर्तमान तक जीवित रह सकें। वर्तमान में मैंने स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय साधक के रूप में अपनी पहचान त्याग दी है और अपने साथ कोई वस्तु नहीं रखता, इसलिए मैं अभी जियाओ शिवान से संपर्क नहीं कर सकता। मैं इससे निपटने के लिए महान युद्ध के बाद तक इंतजार करूंगा। एक क्षण विचार करने के बाद ली फैन ने अस्थायी रूप से मामले को अलग रख दिया। उन्होंने मदरस्टोन से ह्यूमन दाव स्टारडस्ट का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। दाव ज्ञानोदय की गोली निकलने के बाद वह उसकी जांच करने लगा। साधारण से दिखने वाले काले पत्थर से चांदी जैसी तारों जैसी रोशनी निकल रही थी। आध्यात्मिक भावना से स्पर्श होने पर उनके मन में तुरंत अनगिनत छवियां उभर आईं। यह एक महिला साधक की कहानी थी जिसने अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अंततः अपने प्रियतम का स्नेह पुनः जीतने के लिए 500 वर्ष साधना में बिताए। यह एक तरफा प्रेम की सांसारिक कहानी थी जो दुनिया में आम है। हालांकि कई अन्य कहानियों के विपरीत इस महिला साधक को अपने एकनिष्ठ प्रेम के लिए एक सितारे तक पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ी। परिणाम स्वरूप जिस पुरुष साधक के लिए वह तरसती थी, अंततः उसे प्रेम करने लगा। अपने शेष जीवन में वह प्रतिदिन तारों भरे आकाश को निहारते रहे और पश्चाताप तथा दुख के आंसू बहाते रहे। ली फैन भावशून्य रहा और निर्णायक रूप से उसने इसे मानव दाव स्टारडस्ट के एक अन्य टुकड़े से बदल दिया। इस बार स्टारडस्ट के भीतर निहित कहानी कुछ अधिक सामान्य थी। यह एक ऐसे साधक के बारे में है जिसने अपने निकट संबंधियों को योग्यता की कमी के कारण कष्ट भोगते, अपने शरीर के अंदर के धुएं को बाहर निकालने में असमर्थ और शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होते देखा, तो उसने साधना को सभी के लिए सुलभ बनाने का संकल्प लिया। दुर्भाग्यवश यह महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि उसे साकार नहीं किया जा सका। इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य समस्त मानवता से घटाकर अपने परिवार तक सीमित कर लिया। जब यह साधक स्वर्ग में पहुंचा तो उसका परिवार फलने फूलने लगा और उसमें अनगिनत प्रतिभाएं पैदा हुई। एक शताब्दी के भीतर ही वे इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गए। क्या यह योग्यता को उलटने वाला है? ली फैन की आंखों में एक चमक सी चमक उठी, मानो उसकी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति समा गई हो। उसने अचानक जोर लगाया और काले पत्थर को चूर्ण चूर्ण कर दिया। चांदी की तारों की रोशनी पूरी तरह से उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई। एक क्षण में ही अनगिनत अवर्णीय अंतर्दृष्टियां उसके मन में उमड़ पड़ी। स्वर्ग के सिद्धांत एक विशाल जाल में गोते हुए हैं जो विश्व को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ली फैन की दृष्टि में एक बात विशेष रूप से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई। ऐसा लग रहा था कि यह पहुंच के भीतर है, यहां तक कि इसके जटिल गहन पैटर्न भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक क्षण में इस पतले धागे ने उसके पूरे दृश्य को भर दिया। वह पतला धागा आकाश को सहारा देने वाले स्तंभ के समान विशाल हो गया। इससे निकलने वाली शानदार आभा ने ली फैन को मदहोश कर दिया, जिससे पहले से समझ से परे कई रहस्य पल भर में सुलझ गए। उन्होंने यह भी देखा कि अनगिनत महीन धागे उनके शरीर को उस विशाल स्तंभ से जोड़ रहे थे। जैसे ही उसने इन स्पष्ट अलौकिक धागों पर ध्यान केंद्रित किया, उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। यद्यपि अब वह इन धागों के माध्यम से स्तंभ द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली प्रतीत हो रहा था, लेकिन किसी दिन यदि उसकी शक्ति पर्याप्त हुई तो वह नियंत्रण को उलट सकता है तथा धागों का उपयोग करके स्तंभ को नियंत्रित कर सकता है। तो स्वर्ग के नियमों की अवहेलना करने का यही अर्थ है। उसके भीतर खुशी की एक जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी, जिससे कोंगू सागर की खाई में गहरे एकांत में बैठा ली फैन भी उत्तेजना से कांप उठा। 100 जन्मों तक पुनर्जन्म लेने के बाद अब अनंत जीवन का मार्ग हमारी पहुंच में था। यद्यपि जानना और प्राप्त करना दो अलग अलग बातें थीं, फिर भी इस क्षण की फसल ने ली फैन को अपार संतुष्टि से भर दिया। अपने विचारों में डूबे रहने के कारण उसे समय का पता ही नहीं चला। जब मानव दाव स्टारडस्ट पूरी तरह से भस्म हो गया और वह अपने ज्ञानोदय से उभरा, तो उसने एक अतिरिक्त लालसा महसूस की।
वह आधे दिन तक अपनी स्मृतियों को याद करते रहे। उसके बाद उन्हें कुछ स्पष्टता मिली। जब उन्होंने सहज रूप से समय देखा तो ली फैन ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो समय उन्हें एक संक्षिप्त क्षण जैसा लग रहा था, वह बाहरी दुनिया में लगभग 1 वर्ष था। कोई आश्चर्य नहीं कि दीर्घायु अमर लोक के महाशक्तिशाली लोग सांसारिक मामलों से घृणा करते हैं। अब मुझे समझ में आया कि साधना समय के प्रवाह से परे है का वास्तविक अर्थ क्या है। और यह मानव दाव स्टारडस्ट के माध्यम से स्वर्ग के नियमों की एक आंशिक झलक मात्र थी। यदि कोई स्वर्ग के नियमों को पूरी तरह समझ ले तो वह एक ही बार में कई दशक गवा सकता है। ली फैन अपने अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ समय तक इस अनुभव का आनंद लेने के बाद उन्होंने अपने 1 वर्ष के एकांतवास के दौरान घटित घटना और यह मानव दाव स्टारडस्ट के माध्यम से स्वर्ग के नियमों की एक आंशिक झलक मात्र थी। यदि कोई स्वर्ग के नियमों को पूरी तरह समझ ले तो वह एक ही बार में कई दशक गवा सकता है। ली फैन अपने अंदर ही अंदर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ समय तक इस अनुभव का आनंद लेने के बाद उन्होंने अपने 1 वर्ष के एकांतवास के दौरान घटित घटनाओं की समीक्षा शुरू की। जो केगल का संचार ताबीज हे झेंघाओ और अन्य लोगों के संदेशों से लगभग फट गया था। ली फैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देने का फैसला किया। तियानलिंग प्रांत में युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसमें काफी कमी आ गई थी। इस प्रकार किसानों को युद्ध क्षेत्र से समाचार मिलने लगे। ली फैन द्वारा प्रस्तुत जुवांटिन स्प्लिट लॉकिंग फॉर्मेशन आरेख का तत्काल प्रभाव पड़ा। व्यापार को अंतिम रूप दिए जाने के ठीक 10 दिन बाद एक मध्यम स्तर की झड़प के दौरान 10,000 अमर गठबंधन ने अपनी पिछली रणनीति को दोहराने का प्रयास किया, जिसमें 5 बुजुर्ग संघ की सेनाओं को कुचलने और उनका वध करने के लिए तियानिक्स 1 स्प्लिट लॉकिंग फॉर्मेशन का उपयोग किया गया। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष पूरी तरह तैयार होगा। प्रत्येक किसान लाल सुरक्षात्मक चमक से घिरा हुआ था। जब हरी और लाल बत्तियां एक हो गईं, तो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जबकि 10,000 अमर गठबंधन अचानक पकड़ा गया था, एक क्रूर निकट क्षेत्रीय युद्ध शुरू हुआ। की घटनाओं और परिणामों को यद्यपि 10,000 अमर गठबंधन द्वारा जानबूझकर कम करके आंका गया है, फिर भी इसके बाद की गई कार्रवाइयों की श्रृंखला के माध्यम से उन्हें समझा जा सकता है। नए जारी किए गए आक्रामक आदेशों को आनन फानन में रद्द कर दिया गया। सभी राज्यों को निर्देश भेजे गए कि वे 5 एल्डर्स एसोसिएशन के साधकों की घुसपैठ के खिलाफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। राज्यों को संघर्ष शुरू करने से सख्त मना किया गया था और वर्तमान मिशन मुख्य रूप से रक्षा पर केंद्रित थे। अग्रिम मोर्चे पर तैनाती के आदेश भी लगातार जारी होने लगे। मनमाने ढंग से आदेश बदलना, यह कैसी लापरवाही भरी कार्रवाई है। लगभग रातों रात रणनीति पूरी तरह से बदल गई, जिससे गठबंधन साधकों में व्यापक शिकायतें फैल गईं। हालांकि 10,000 अमर गठबंधन के अत्यधिक प्रभुत्व के डर से किसी ने भी अपनी शिकायतें खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसी कुंठाएं केवल निजी समारोह में ही व्यक्त की जाती थीं। युद्ध की प्रगति कृषकों की इच्छा के अधीन नहीं थी। जो एक समय भारी बढ़त दिख रही थी, वह शीघ्र ही दोनों पक्षों के बीच गतिरोध में बदल गई। जैसे जैसे बाहरी युद्ध थमता गया, आंतरिक अराजकता भी भड़क उठी। 10,000 अमर गठबंधन मुख्यालय में यह अफवाह फैली कि कई उच्च पदस्थ साधकों को बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जांच की जा रही है। यहां तक कि लंबे समय से सेवारत प्रभावशाली दाव एकीकरण साधकों को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि उनसे पूछताछ का कारण अज्ञात रहा। यहां तक कि जब इन किसानों को रिहा किया गया, जो स्पष्ट रूप से कमजोर और प्रताड़ित थे, तब भी वे चुप रहे तथा पूछे गए प्रश्नों के बावजूद मामले पर चर्चा करने से इनकार करते रहे। इससे केवल संदेह और दहशत ही फैली, क्योंकि कोई भी रहस्यमय पूछताछ के लिए घसीटा जाने वाला अगला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। हालांकि ली फैन सच्चाई जानता था। 10,000 अमर गठबंधन एक ऐसे तेल की तलाश कर रहा था जो अस्तित्व में ही नहीं था। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि तियानिक्स 1 स्प्लिट लॉकिंग फॉर्मेशन को लीक करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति गठबंधन के बाहरी इलाके में एक दूरस्थ क्षेत्र में एक मामूली गोल्डन कोर साधक था, और कोई नहीं बल्कि खुद ली फैन। इस प्रकार ये जांच कहीं भी पहुंचने वाली नहीं थी। अंत में यह संभवतः कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बलि के बकरों के साथ समाप्त होगा, जिन्हें यातना देकर उनसे ऐसे अपराध कबूल करवाए जाएंगे जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे, ताकि मामले को समाप्त किया जा सके। और ली फैन की घायलों की बढ़ती सूची में एक बार फिर निर्दोष लोगों के नाम शामिल होंगे। पिछले वर्ष की घटनाओं को मोटे तौर पर समझने के बाद ली फैन ने अपना ध्यान उन कई संदेशों की ओर लगाया जो हे झेंघाओ ने झो किंगोंग को भेजे थे। उनमें से अधिकांश प्रश्न इस बारे में थे कि वह एकांतवास से कब बाहर आएंगे। शुरुआत में तो संदेश लगातार आते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई, शायद इस्तीफे या किसी अन्य कारण से। प्रभु दूत बहुत एकांत में है, और अब आप भी वही कर रहे हैं। मैं किसी तक पहुंच भी नहीं सकता। अब देखो, हर कोई इसी चलन का अनुसरण कर रहा है। एक एक करके उन्होंने अपने संचार के ताबीज तोड़ दिए हैं और एकांतवास में चले जाने का दावा कर रहे हैं। इस हालत में तो हम कांग्यू शहर के प्रशासनिक भवन में 10 प्रशासनिक कर्मचारी भी नहीं जुटा पाएंगे। जब प्रभु दूत लौटेंगे तो मैं उन्हें ये कैसे समझाऊंगा। हे झेंघाओ ने बहुत दुख व्यक्त किया, लेकिन ली फैन ने केवल उपहास किया। क्या अब भी आप मुझे भगवान का गुप्त दूत मानते हैं? जल्द ही मरने वाले व्यक्ति की बकवास से बेपरवाह ली फैन ने अपने संचार ताबीज में मौजूद संदेशों को तेजी से मिटा दिया और अपने एकांत कक्ष से निकलकर चुपचाप प्रशासनिक हॉल के मुख्य हॉल में आ गया। हॉल में बातचीत चल रही थी। भाई गाओ, हाल ही में पेल हॉल क्वालिटी इंस्पेक्टर का पद खाली हुआ है। किसी ने मुझे इसके लिए 50,000 योगदान अंक देने की पेशकश की है। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह बहुत कम है, कम से कम 80,000। आखिरकार अभी हाल ही में मार्शल आर्ट्स हॉल में ड्रिल सार्जेंट के पद के लिए पूरे 130,000 का योगदान हुआ था। इस बार जब उन्होंने कमरे में किसी अन्य व्यक्ति को देखा तो चर्चा अचानक रुक गई। हे झेंघाओ ने अजीब तरह से मुड़कर झो किंगोंग की तरफ देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। हालांकि गाओ युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ लीं। निजी फायदे के लिए अपनी स्थिति का व्यापार करते पकड़े जाने पर घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और स्वाभाविक रूप से झो किंगोंग का अभिवादन किया। दाववादी झो, बहुत समय हो गया मिलते हुए, बिल्कुल सही समय है, तुम हमें निर्णय लेने में मदद कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने खुलकर कोंग्यू शहर में रिक्त पदों को बेचने की अपनी योजना के बारे में बताया और उत्सुकता से झो किंगोंग की राय का इंतजार करने लगे। इस कदम ने न सिर्फ शुरुआती असहजता को दूर किया, बल्कि झो किंगोंग को भी धीरे धीरे उनके घेरे में खींच लिया। यहां तक कि ली फैन, जिसने सदियों से अमर दुनिया की नौकरशाही पेचीदगियों को समझने में समय बिताया था, भी इस रणनीति की मन ही मन सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाया। मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन किसी नेक मुखबिर की तरह जो उनका पर्दाफाश करने पर आमादा हो, ऐसा व्यवहार नहीं किया। बल्कि कुछ देर बनावटी विचार विमर्श के बाद उसने मेज पर जोर से पटक दिया। 80,000 योगदान अंक, बहुत कम, एक ही कीमत, 160,000 योगदान अंक। इसे ले लो या छोड़ दो। कीमत अचानक दोगुनी हो जाने से हे झेंघाओ हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह अपने आप को संभालते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए तर्क करने की कोशिश करने लगे। साथ ही दाववादी झो, हो सकता है कि आप अपने एकांतवास के बाद वर्तमान बाजार की स्थिति से अवगत न हो। पिल हॉल क्वालिटी इंस्पेक्टर का पद अधिकतम 80,000 तक ही पहुंच सकता है। आखिरकार कोंग्यू सागर में बिक्री के पदों पर हम अकेले नहीं हैं। खरीदार हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ ये सस्ता है और एक शुरुआती कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से कीमत दोगुनी कर दें। हे झेंघाओ ने सिर हिलाया। कोई इतना पैसा क्यों देगा जब वह लोयान प्रांत या किसी और समृद्ध क्षेत्र में जा सकता है? गाओ युआन ने भी सहमति में सिर हिलाया। ली फैन ने दोनों पर व्यंग्य किया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तुम दोनों ही मौजूदा हालात को नहीं समझते। झो किंगोंग के व्यवहार में परिवर्तन स्पष्ट था, जो उसके सामान्य संतुलित और स्थिर स्वभाव से बिल्कुल अलग था। गाओ युआन और हे झेंघाओ ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। कुछ तो समझ नहीं आ रहा था।
सावधानी से हे झेंगहाओ आगे झुके और पूछा, साथी दाववादी जो, आपका क्या मतलब है? उसे अनदेखा करते हुए झो किंगग ने अपनी निगाहें गाओ युआन पर केंद्रित कर दी, जिसने कुछ देर के लिए गुस्से का भाव दिखाया, लेकिन फिर उसे दबा लिया और एक विनम्र मुस्कान ला दी। अंततः ली फैन ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, तियानलिंग प्रांत में युद्ध समाप्ति के करीब है और शत्रुता समाप्त होने वाली है। युद्धकालीन अराजकता की आड़ में सरकारी पदों की खरीद फरोख्त की आपकी छोटी सी योजना लगभग समाप्त हो चुकी है। इस रहस्योद्घाटन से गाओ युआन और हे झेंगहाओ सचमुच स्तब्ध रह गए। उनका आश्चर्य अब बनावटी नहीं रहा। इसके बाद छाई संक्षिप्त शांति में उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। लेकिन साथी दाववादी जो, हे झेंगहाओ ने जल्दी से पूछा, इस बारे में कोई खबर नहीं है। आपको कैसे पता? गाओ युआन ने कहा, वास्तव में ऐसे मामले पूरे गठबंधन से संबंधित हैं और साथी दाववादी जो को हल्के में नहीं बोलना चाहिए। ली फैन की ठंडी निगाहें उन पर पड़ी। मुझे कैसे पता? उसने व्यंग्य किया। जाहिर है लॉर्ड सीक्रेट एनॉय ने खुद मुझे बताया होगा। प्रभु गुप्तदूत, प्रभु गुप्तदूत। झो किंगग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन जब यह हे झेंगहाओ और गाओ युआन के कानों तक पहुंची तो यह एक वज्रपात की तरह थी। हे झेंगहाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। प्रभु गुप्तदूत एकांतवास से बाहर आ गए हैं, मुझे कैसे पता नहीं चला? गाओ युआन भी पूरी तरह से हैरान दिखाई दिया, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी हुई थी। हालांकि झो किंगग ने जो कहा उससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। गुप्तदूत अभी तक सामने नहीं आया है, झो किंगग ने हल्के से कहा। लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि उसकी छोटी मोटी योजनाएं गुप्तदूत की नजर से बच जाएंगी तो यह हास्यास्पद होगा। उसके शब्द निहितार्थ से भरे हुए थे जब उसने उन दोनों व्यक्तियों पर तीखी नजर डाली। हे झेंगहाओ अपराधबोध से ग्रस्त होकर अजीब तरह से हंसा। हम सब जानते हैं कि गुप्तदूत के पास स्वर्ग भेदी शक्तियां हैं, हम में से कोई भी उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। गाओ युआन जो पहले शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब पसीने से तरबतर हो गया। उसका दिमाग जवाब ढूंढने लगा और उसने जल्दी से हे झेंगहाओ के शब्दों को दोहराया। ली फैन ने उनकी झूठी अज्ञानता को देखकर मन ही मन उपहास किया। उसने अपनी आवाज ऊंची की और कड़ी फटकार लगाई। तुम दोनों गुप्तदूत की पीठ पीछे भर्ती निधि का गबन कर रहे हो, जब वह दूर है तो लापरवाही से व्यवहार कर रहे हो। अमर गठबंधन के कानूनों को ऐसे मान रहे हो जैसे वे कुछ भी नहीं है। भारी मुनाफे के लिए आधिकारिक पदों को बेच रहे हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि इस तरह के कृत्य गुप्तदूत की सर्वज्ञ दृष्टि से बच सकते हैं? तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? हे झेंगहाओ मानो बिजली से मारा गया हो, बेकाबू होकर कांप उठा। गाओ युआन का चेहरा राख सा हो गया, उसका मुंह बिना एक शब्द बोले खुला और बंद हो रहा था। हम इस बात से धोखा मत खाओ कि गुप्तदूत बाहर से सिर्फ गोल्डन को स्टेज पर ही दिखाई देता है। तुम दोनों को पता होना चाहिए कि उसकी असली ताकत भयानक है। हालांकि वह अपने कक्ष से बाहर निकले बिना सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप सचमुच मानते हैं कि इस छोटे से कांगू सागर के भीतर की गंदगी उसकी विवेकशील नजर से बच सकती है? ली फैन ने गर्व से कहा। हे झेंगहाओ जब से आपने निजी तौर पर बिना दावे वाली भर्ती धनराशि को अपने पास रखा है, तब से गुप्तदूत आप पर नजर रख रहा है। ये सुनकर हे झेंगहाओ के पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। हे झेंगहाओ ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कड़वी थी, कोई बहाना नहीं बना पा रहा था। झो किंगआंग ने हल्की सी आह भरी। हालांकि गुप्तदूत को ऐसे छोटे मोटे योगदानों की कोई परवाह नहीं है। आखिरकार आप ही तो थे जो उनके जागने पर सबसे पहले उनके पीछे आए थे। उन्होंने इसे आपकी कड़ी मेहनत का इनाम मानकर इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। लेकिन पिछले 2 वर्षों में आपने जो कुछ किया है उससे वह बहुत निराश हुआ है। झो किंगग का स्वर ठंडा हो गया। आधिकारिक उपाधियां बेचना, क्या यह गलत है? 10,000 अमर गठबंधन में कई लोग ऐसा ही करते हैं। गुप्तदूत मानव स्वभाव से अनभिज्ञ नहीं है और इसका खुलकर विरोध नहीं करेगा। यदि आपने ऐसे कार्यों से लाभ पाने के लिए गुप्तदूत से खुलेआम आवेदन किया होता तो हो सकता है कि वह आपकी मदद भी कर देता। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि आप हर काम अपने हिसाब से कर रहे थे। पोजीशन बेचकर आपने जो दौलत इकट्ठी की है वह शायद 10 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट से भी ज्यादा है। क्या तुमने कभी गुप्तदूत को एक बार भी सूचना दी? ये कृत्य अमर गठबंधन के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। अगर किसी दिन इनका पर्दाफाश हो गया तो उच्च अधिकारी निश्चित रूप से गुप्तदूत को, जो कांग्यू शहर का सर्वोच्च अधिकारी है, जवाबदेह ठहराएंगे। तुम्हारा लालच तो पहले से ही बुरा है, लेकिन गुप्तदूत को बलि का बकरा बनाना, तुम्हारे इरादे वाकई घिनौने हैं। झो किंगग दहाड़ा। हे झेंगहाओ अभी भी जमीन पर बैठे हुए दुखी महसूस कर रहे थे। वह तर्क देना चाहता था, कह रहा था कि गुप्तदूत ने खुद उन्हें चेतावनी दी थी कि बिना जरूरी काम के उसे परेशान न करें। वह गबन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट कैसे कर सकता था? क्या उसे मौत के घाट उतारना चाहिए था? लेकिन चाहे उनका तर्क कितना भी सही क्यों न हो, अब उसे कहना बेकार था। पिछले 2 वर्षों में अपने कार्यों पर विचार करते हुए हे झेंगहाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपना देख रहा था। जिन योगदान अंकों को उसने इतनी मेहनत से कमाया था और जिन्हें उसने दिल से संजोया था, अब उसकी नजर में सिर्फ संख्याएं ही रह गईं, जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। एक पल में लाखों अंक खर्च करने से भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके नियंत्रण में मौजूद विशाल धनराशि ने अनजाने में उनकी मानसिकता बदल दी थी। मूलतः उसने गुप्तदूत का अनुसरण करने की शपथ ली थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह एक दीर्घायु अमर स्वर्गीय सम्राट है जो साधना में गिर गया था और उसके नेतृत्व में महान उपलब्धियां हासिल करने की, उसे विजयी होकर त्यान्यू प्रांत लौटने और हेंग रुशुई के साथ सुलह करने की आशा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह दूसरों की चापलूसी और दान के अंतहीन प्रवाह में खोता गया। वह अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं को भूल गया और सिर्फ बेईमानी से और ज्यादा कमाने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। हेंग रुशुई ही क्यों, उसने एक बार सोचा, काफी योगदान अंकों के साथ मुझे किस तरह की महिला साधक नहीं मिल सकती। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे यह बात हास्यास्पद लगती है। हालांकि उस समय वह लालच में बुरी तरह फंस चुका था। अतीत के दृश्य उसके मन में घूम गए। पसीने से लथपथ हे झेंगहाओ को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। मैं ऐसा कैसे हो गया? हे झेंगहाओ को अफसोस और घबराहट के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या गुप्तदूत मुझ पर कोई दया दिखाएगा? वह ली फैन के हाथों अपनी मृत्यु की कल्पना करते हुए कांप उठा। फिर भी उसके दिल में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। तर्क सीधा था, अगर गुप्तदूत ने उसे सजा देने का फैसला कर ही लिया था तो झो किंगआंग को इतना कुछ कहने के लिए क्यों भेजा? उनके धैर्यपूर्ण अनुनय और 160,000 अंशदान अंकों को दोगुना करने के उनके पूर्व उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश हो सकती है। ये सोचते हुए हे झेंगहाओ ने झो किंगग को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ली फैन ने हे झेंगहाओ की लंबी चुप्पी और उसकी आंखों में निराशा देखी और अचानक उसे ऊपर देखते हुए देखा। मंद मंद मुस्कुराते हुए ली फैन फिर बोला, यद्यपि आपके अपराध गंभीर हैं, फिर भी आप लॉर्ड सीक्रेट एनॉय का अनुसरण करने वाले पहले लोगों में से थे। इसलिए गुप्तदूत ने आपको खुद को छुड़ाने का एक आखिरी मौका देने का फैसला किया है। इन शब्दों ने हे झेंगहाओ और गाओ युआन दोनों की आंखों में आशा की एक किरण जगा दी। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, गाओ युआन ने जल्दी से झुककर पूछा। जैसा कि मैंने पहले बताया, तियानलिंग प्रांत में युद्ध समाप्ति के करीब है। गुप्तदूत के निर्देश सरल हैं। ली फैन ने दृढ़ता से आगे बढ़ने से पहले कुछ क्षण रुके। इस अंतिम अवसर का लाभ उठाओ, जितना ले सको ले लो। उनका अटल स्वर पूरे हॉल में गूंज उठा। ये सुनकर दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। उनके चेहरों पर संदेह के भाव उभर आए और वे झो किंगग की ओर मुड़े। युआन ने सच में ऐसा कहा था? हे झेंगहाओ ने कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा। गाओ युआन भी संशय में लग रहा था। सब जानते हैं कि प्रभु दूत की भविष्यवाणी करने की कला में असाधारण महारत है। अगर वह धन संचय करना चाहता तो उसके पास अनगिनत तरीके हैं। वह ऐसा क्यों करेगा? यह उसके दर्जे के नीचे है।
जो किंगांग ने उनकी प्रतिक्रिया सुनकर नाक भांज सिकोड़ी। प्रभु दूत की महत्वाकांक्षाएं ऐसी नहीं है जिन्हें तुम दोनों समझ सकें। लेकिन ठीक है, आपके संदेह को दूर करने के लिए मैं अंदर की कहानी का थोड़ा और खुलासा करूंगा। अपनी आवाज धीमी करते हुए जो किंगंग ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रभु दूत ने न केवल यह भविष्यवाणी की थी कि तियानलिंग प्रांत में युद्ध समाप्त होने वाला है, बल्कि उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि युद्ध के बाद जीवन शक्ति को बहाल करने और पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए 10,000 अमर गठबंधन एक आदेश जारी करेगा। कौन सा आदेश? हे झेंगहाओ और गाओ युआन उत्सुकता से सुनते हुए चौंक गए। जो किंगंग ने धीरे से कहा, 10,000 अमर गठबंधन के प्रत्येक साधक को तियानक्सुआन मिरर से छूट पर तकनीकें खरीदने की अनुमति होगी। हालांकि तियानक्सुआन मिरर जैसी कलाकृतियों से जुड़ी भविष्यवाणी में मामूली विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन लॉर्ड एनॉय के अनुसार यह परिणाम अत्यधिक संभावित है। छूट वाली तकनीकें, यह सुनकर दोनों जोर से चौंके। हालांकि विचार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह बिना मिसाल के नहीं था। पिछली बार ऐसी घटना सदियों पहले घटित हुई थी और केवल कुछ ही बुजुर्ग साधकों ने इसका उल्लेख किया था। साधकों के लिए तकनीकें खरीदने के लिए आवश्यक योगदान अंक उनके करियर के सबसे बड़े खर्चों में से एक है। तकनीकों की कीमत अक्सर दसियों हजार या यहां तक कि लाखों योगदान अंक होती है। हे झेंगहाओ जैसे व्यक्ति के लिए यह एक मामूली आंकड़ा है, लेकिन अधिकांश साधकों के लिए यह एक बड़ी व्यक्तिगत लागत से अर्जित की गई संपत्ति है। अगर 10,000 अमर गठबंधन सचमुच तकनीकों की रियायती खरीदारी को फिर से खोल देता है, भले ही 20% की छूट पर, तो इस दौरान योगदान अंकों की भारी बचत होगी। यह कल्पना करना आसान है कि साधक कितने उन्मत्त हो जाएंगे। तकनीकें खरीदने के लिए पर्याप्त अंक जुटाने हेतु उधार लेना या अपनी संपत्तियां बेचना अनिवार्य होगा। यह सोचकर हे झेंगहाओ की आंखें चमक उठीं। उसे एक जबरदस्त मौके का हल्का सा आभास हुआ। हालांकि उसे भुनाने की उसकी योजना अभी तक स्पष्ट नहीं थी। सिर खुजाते हुए उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसने आग्रह किया, साथ ही दाववादी जो, हमें तंग करना बंद करो, हमें पूरी बात बताओ। जो किंगांग मुस्कुराया, यह आसान है। पहले यह अफवाह फैलाओ कि युद्ध खत्म हो रहा है और सब कुछ सामान्य हो रहा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर कोई अभी भी योगदान अंकों का इस्तेमाल किसी पद या रैंक को हासिल करने के लिए करना चाहता है, तो यही समय है। ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। बेशक कीमतों में थोड़ी वृद्धि पूरी तरह से उचित है ना? दूसरा, धन संग्रह अभियान को पुनः शुरू करने की घोषणा करें, लेकिन इस बार इसे और भी भव्य बनाएं। इस बार अवधि 5 साल की रखें और 200% रिटर्न का वादा करें। इसके अलावा योगदान बिंदुओं को बिना किसी ऊपरी सीमा के निवेश करने की अनुमति दें। धन उगाही अभियान का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के रूप में हे झेंगहाओ इन शब्दों को सुनकर चिड़े बिना नहीं रह सके। उनके मन में, खासकर लॉर्ड एनॉय की क्षमताओं को देखते हुए, 5 वर्षों में 200% रिटर्न पूरी तरह से संभव था। पिछली धन उगाही की सफलताओं और कांग्यू शहर के गुप्त दूत के रूप में लॉर्ड एनॉय के उच्च पद को देखते हुए, यह प्रतिबंधित धन उगाही अभियान निस्संदेह अकल्पनीय योगदान आकर्षित करेगा। और विशेषकर वे किसान जो विभिन्न कारणों से पिछले अवसरों से चूक गए थे, वे इस खबर के पहले संकेत पर निवेश करने के लिए दौड़ पड़े। आखिरकार 5 साल कोई लंबी अवधि नहीं होती। कई किसान आसानी से बंद कमरों में खेती कर सकते हैं और जब तक वे बाहर निकलेंगे, उनकी संपत्ति 3 गुनी हो चुकी होगी। इस तरह के अवसर अंधेरे में लालटेन की तुलना में दुर्लभ है। इसके अलावा चूंकि ली फैन कोंग्यू सागर क्षेत्र के सर्वोच्च प्रशासक थे, इसलिए उनके द्वारा अंशदान लेकर भागने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन ये गाओ युआन ने इस योजना में क्रूरता देखी। उसकी निगाहें बेचैनी से टिमटिमा रही थीं। बिल्कुल, दोनों ही तरीकों का मकसद किसानों की जेबें कम से कम समय में खाली कर देना है। जो किंगांग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, एक बार जब वे अपनी मेहनत की कमाई की सारी जमा पूंजी दे देंगे, तो उन्हें गठबंधन की रियायती तकनीक नीति के बारे में पता चल जाएगा। वे इसे जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर के रूप में पहचानेंगे, फिर भी उनके पास कार्य करने के लिए कोई योगदान बिंदु नहीं बचेगा। क्या बात है, अपना निवेश निकालना चाहते हैं? जरूर, लेकिन जुर्माना तो देना ही होगा, है ना? भले ही वे दिवालिया हो जाएं, हम संपार्श्विक स्वीकार करेंगे। कलाकृतियां, दुर्लभ सामग्री, कुछ भी चलेगा। और अगर वे रियायती तकनीकें खरीदने के लिए बेताब हैं, तो हम उन्हें पॉइंट भी उधार दे सकते हैं। ब्याज के साथ, बिल्कुल, मामूली 20% प्रति वर्ष, कितना उचित है? जो किंगंग ने विस्तार से बताते हुए दुष्टापूर्वक मुस्कुराया, जिससे हे झेंगहाओ और गाओ युआन ठंडे पसीने में भीग गए। जब जो किंगंग ने आखिरकार अपनी लंबी व्याख्या पूरी की, तो गाओ युआन खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, प्रभु दूत की योजना तो शानदार है, लेकिन मेरा एक सवाल है, कृपया मुझे समझाएं। ताओवादी जो किंगंग ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप सोचते हुए जवाब दिया, भाई गाओ, हमने सालों तक साथ काम किया है, खुलकर बोलो। लॉर्ड एनॉय के चरित्र के बारे में मेरी समझ के अनुसार उन्हें धन संपत्ति की ज्यादा चिंता नहीं है। अचानक इतने बड़े पैमाने पर काम करने की ओर उनका रुख क्यों? हे झेंगहाओ सहमत हुए। वाकई, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड एनॉय के इरादे कुछ और ही हों? मुझे भी लगता है कि वह सिर्फ चंदे के लिए इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। जो किंगांग काफी देर तक चुप रहा, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ये देखकर हे झेंगहाओ और गाओ युआन को लगा कि उनका शक पक्का हो गया है और उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर बाद जो किंगांग ने आखिरकार एक फैसला किया। अपनी दिव्य वाणी से उसने कहा, प्रभु दूत ने मुझे ये बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई। यह सिर्फ मेरी अपनी अटकलें हैं। इसे एक मनोरंजक अनुमान के रूप में लें और इसे गंभीरता से न लें। दोनों ने शीघ्रता से सिर हिलाकर विवेक का वादा किया। इसकी अत्यधिक संभावना है कि अमर सम्राट होंगसी और जियुन कांग्यू सागर में लौट रहे हैं। हे झेंगहाओ और गाओ युआन दंग रह गए। उन्हें तुरंत ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 10,000 अमर द्वीप के तियानजी हॉल और निर्माण हॉल से पहले भेजे गए नवजात आत्मा साधक संभवतः जल्द ही वापस लौट रहे हैं। आखिरकार प्रभु दूत को ऊपर से नियुक्त किया गया था और यहाँ उसकी जड़ें उथली हैं। इसके अलावा उसकी अपनी साधना अभी स्वर्णिम मूल अवस्था में ही है। उन अनुभवी नवजात आत्मा साधकों का सामना करते हुए उसे अपना अधिकार बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार लॉर्ड एनॉय इस अवसर का उपयोग अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए करने की योजना बना रहा है। अगर मेरा अनुमान सही है, तो जब वे लौटेंगे, तो वह संभवतः किसानों की वफादारी जीतने के लिए उनके कर्ज माफ कर देगा। और यदि मेरा अनुमान गलत निकला, तो भी लॉर्ड एनॉय को बहुत लाभ होगा और किसी भी तरह से उसे कोई हानि नहीं होगी। वो किंगांग ने व्यवस्थित ढंग से अपना तर्क समझाया। ये सुनकर गाओ युआन प्रशंसा में मेज पर थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अगर यह योजना सफल हो गई, तो कांग्यू सागर के लगभग सभी साधक आदरणीय प्रभु दूत के ऋणी हो जाएंगे। भले ही 2 आत्मा परिवर्तन अमर सम्राट होंगशी और जियुन वापस लौट आए, उन्हें प्रभु दूत का विरोध करने के परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। हमारे स्वामी की दूरदर्शिता सचमुच अद्वितीय है। वे सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि 100 कदम आगे की रणनीति बनाते हैं। यह सामान्य बुद्धि की समझ से परे है। साधारण सी दिखने वाली धन संचय योजना में इतनी जटिल परतें थीं कि हे झेंगहाओ इसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। दोनों व्यक्ति बहुत प्रभावित हुए। हालांकि वे इस दोषरहित योजना में एक गंभीर दोष को नोटिस करने में विफल रहे। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या ली फैन भारी मात्रा में योगदान प्राप्त करने के बाद वास्तव में वादा किया गया 5 वर्षों के भीतर 200% रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। शायद यह ली फैन की अविश्वसनीय, असंभव प्रतीत होने वाली क्षमताओं के पूर्व प्रदर्शनों के कारण था, जिसने सूक्ष्म रूप से उनका ब्रेन वॉश कर दिया था। या शायद उन्होंने ली फैन को एक पतित, दीर्घायु, अमर, स्वर्गीय सम्राट मानकर अपनी कल्पनाओं के खोखलेपन को भर लिया था। उनकी क्षमताओं पर उनका भरोसा इस हद तक पहुंच गया था कि अब उन्हें उस पर शक नहीं रहा। अंततः उन्हें इस धन उगाही योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ली फैन की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं था। आखिर 5 साल में मात्र 3 गुना रिटर्न क्या है? ऐसी बात आदरणीय लॉर्ड सीक्रेट एनॉय को कैसे रोक सकती है? लेकिन हकीकत में भले ही ली फैन ने कोंग्यू सागर में अनगिनत बार पुनर्जन्म लिया हो और उसके पास अद्वितीय दूरदर्शिता थी, लेकिन इस बार यह वास्तव में उसकी क्षमताओं से परे था। यह उनकी क्षमता का सवाल नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक सीमा थी।
एक बार जब परिसंपत्ति आधार एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है तो उसे दोगुना करना कई गुना कठिन हो जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ली फैन महज एक सट्टेबाज था जो कम कीमत पर खरीदकर और अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमा रहा था। वह धन का सृजनकर्ता नहीं था। 10,000 अमर गठबंधन के विपरीत वह असीमित और बिना प्रतिबंध के योगदान अंक उत्पन्न नहीं कर सकता था। हालांकि वह अपनी कुशल चालबाजी से कुछ मिलियन योगदान अंकों को दोगुना करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन यदि यह राशि कई बिलियन या उससे अधिक हो जाए, जब तक कि 10,000 अमर गठबंधन और 5 बुजुर्ग संघ के बीच एक और अभूतपूर्व युद्ध नहीं छिड़ जाता जिसका वह पहले से अनुमान लगा सकता था, यह असंभव होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह काम नहीं कर सका। आखिरकार शुरू से ही उनका इरादा वादा किए गए रिटर्न को पूरा करने का नहीं था, इसलिए धन जुटाने की योजना को 5 साल के लिए बंद कर दिया गया। 5 वर्ष बीत जाने पर क्रिम्सन ज्वाला ने कोंग्यू सागर को अपने आगोश में ले लिया तथा उसे बंजर भूमि में बदल दिया। सभी के मर जाने के बाद ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 10,000 अमर गठबंधन को योगदान अंक पुनः प्राप्त करने देने के बजाय ली फैन को उनका उपयोग करने देना बेहतर था। इस प्रकार ली फैन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं पड़ा। जहां तक लैंग कैंग, हाओ जुआन और नवजात आत्मा साधकों के एक समूह की वापसी का सवाल है, हालांकि यह सच है, लेकिन यह केवल हे झेंगहाओ और गाओ युआन को धोखा देने के लिए बयानबाजी थी। चाहे वे वापस लौटे या नहीं, ली फैन को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। यदि वे कांग्यू सागर की ओर लौटने का साहस करते तो वे मृत्यु के भाग्य से बच नहीं पाते। हालांकि ली फैन को उम्मीद थी कि कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स जैसे झांग जिलियांग, जिनसे वह अधिक परिचित थे, इस दुनिया में थोड़े और समय तक जीवित रह सकते हैं। ये विचार उसके मन में कौंध गए। तभी झो किंगांग ने हे झेंगहाओ और गाओ युआन की ओर मुड़कर कहा, तुम दोनों पहले ही प्रभु दूत को एक बार निराश कर चुके हो। अपनी मुक्ति का यह आखिरी मौका मत गवाओ। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लॉर्ड एनॉय की योजना त्रुटिरहित ढंग से क्रियान्वित हो। दोनों पुरुषों ने सहमति में सिर हिलाया। वे पूरी तरह से जानते थे कि यदि 2 आत्मा परिवर्तन अमर सम्राट वापस आ गए और ली फैन की शक्ति चली गई तो ली फैन के आंतरिक सर्कल के सदस्यों के रूप में उनका भाग्य भयानक होगा। यहां तक कि अपने अस्तित्व के लिए भी वफादारी को दरकिनार करते हुए उन्हें इस समय अपना सब कुछ देना पड़ा। हालांकि गाओ युआन ज्यादा सतर्क था, इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाया। जाने से पहले उसने झो किंगक से सावधानी से पूछा, साथी ताओवादी झो, क्या तुम्हारे पास प्रभु दूत का टोकन है? ऐसा नहीं है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन दांव बहुत ऊंचे हैं। झो किंगयांग हंसते हुए जवाब देने ही वाला था कि अचानक ही झेंगहाओ और गाओ युआन के भंडारण छल्लों से 2 अजीबोगरीब उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। कुछ याद आते ही दोनों व्यक्तियों के चेहरे बदल गए। उन्होंने शीघ्रता से विसंगति के स्रोत को पुनः प्राप्त कर लिया। 2 दिव्य आत्मा जेड स्लिप जो ली फैन ने एकांत में जाने से पहले उन्हें सौंपी थी। दोनों जेड स्लिप हवा में विलीन हो गई, जिससे एक धुंधली मानव आकृति बन गई। ली फैन की आवाज गूंजी, आपने जो कहा है वह अनुचित नहीं है। यह मामला वाकई इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें मेरी व्यक्तिगत भागीदारी जरूरी है। ली फैन को अचानक प्रकट होते देख हे झेंगहाओ और गाओ युआन घबरा गए, तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़े और चिल्लाए, नमस्कार भगवान गुप्त दूत। उनके दिल डर से धड़कने लगे। ली फैन के शब्दों से यह संकेत मिलता था कि झो किंगक के साथ उनकी पूरी बातचीत को लॉर्ड एनॉय ने शुरू से अंत तक देखा था। वास्तव में ऐसा लगता था कि ली फैन के एकांतवास में जाने के बाद से उनकी हर गतिविधि उसके नियंत्रण में थी। भयभीत होकर दोनों ने सिर जमीन पर रख दिए और तब तक हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई जब तक ली फैन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। हे झेंगहाओ, वर्तमान हे झेंगहाओ ने तुरंत जवाब दिया, पिछली धन संचय योजना में भाग लेने वाले साधकों में से कुछ प्रतिनिधियों का चयन करें। 10 दिनों में एक बैठक आयोजित करें ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से पंचवर्षीय योजना का विवरण समझा सकूं और सभी को आश्वस्त कर सकूं। ली फैन की आवाज स्थिर और आदेशात्मक थी। यह आदेश पाकर हे झेंगहाओ को राहत महसूस हुई और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। गाओ युआन उपस्थित। गाओ युआन की आवाज कांप उठी। तियानलिंग प्रांत में हाल ही में हुए युद्ध में मारे गए कांग्यू सागर के साधकों की एक सूची बनाओ। इसे 10 दिनों में मुझे सौंप दो। गाओ युआन भी तुरंत सहमत हो गया। दिव्य आत्मा जेड स्लिप से आने वाला प्रकाश मंद हो गया और अंततः पूरी तरह लुप्त हो गया। जेड स्लिप एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई और उसके साथ ली फैन के अंतिम शब्द भी थे। याद रखें, मेरी अनुपस्थिति में झो किंगांग को मेरी ओर से कार्य करने का पूरा अधिकार है। उसके शब्द मेरे आदेश हैं। झो किंगांग ने थोड़ा झुककर प्रभु दूत के प्रति आभार व्यक्त किया। एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी विजय की भावना प्रकट हुई। हे झेंगहाओ और गाओ युआन को पश्चाताप और ईर्ष्या का एहसास हुआ। प्रभु दूत का भरोसा हमारा होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उनके आदेशों का पालन किया। ली फैन द्वारा व्यक्तिगत रूप से योजना की पुष्टि के बाद हे झेंगहाओ और गाओ युआन ने असफलता के डर से उसकी इच्छा को पूरी लगन से क्रियान्वित किया। वर्षों के सावधानीपूर्वक प्रबंधन ने दोनों को कोंग्यू सागर शहर पर ली फैन की तुलना में बेहतर नियंत्रण दिया था। उनके निर्देशन में महायुद्ध के आसन समापन और नई धन संग्रह योजना की खबर एक ही दिन में कांग्यू सागर के किसानों में फैल गई। इस खुलासे से काफी हलचल मच गई, जिससे कई लोग अशांत हो गए। हे झेंगहाओ को अनगिनत संदेश भेजे गए जिनमें स्थिति की सच्चाई के बारे में पूछताछ की गई। हे झेंगहाओ ने स्वाभाविक रूप से कहानी को और अधिक अलंकृत किया। इस प्रकार 10 दिन बाद साधकों का एक समूह उत्सुकता से ली फैन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। हे झेंगहाओ ने उस द्वीप को देखा जिसकी उसने दशकों तक रक्षा की थी। अपने बगल में खड़े डरपोक झुके हुए उत्तराधिकारी की ओर मुड़कर जिसने विनम्रता से सिर हिलाया, वह गर्व से भर गया। एक जमाने में वह भी इस युवक की तरह था। जब भी वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के लिए आते थे तो वह चिंतित और बेचैन हो जाता था। वह ऐसी गलतियां करने से डरता था जिनसे उनका क्रोध भड़क सकता था। फिर भी अब कुछ ही वर्षों में वह उस प्रकार का बड़ा आदमी बन गया है जिसे वह कभी भय और श्रद्धा से देखता था। युवा उत्तराधिकारी झाओ चांगली को कुछ सलाह देकर प्रोत्साहित करते हुए हे झेंगहाओ ने आत्मविश्वास के साथ माउंटेन रिवर स्टार फॉर्मेशन में प्रवेश किया। ऊपर स्थित पहाड़ों ने सभा को जिज्ञासु आंखों से बचा लिया। अंदर हे झेंगहाओ द्वारा आमंत्रित साधक पहले से ही कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। साथ ही दाववादी है। जैसे ही हे झेंगहाओ प्रकट हुए उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनके लिए अगर ली फैन धन के देवता थे तो हे झेंगहाओ धन के उदार वितरक के प्रतीक थे। नमस्कारों का आदान प्रदान करने के बाद एक अधीर साधक ने पूछा, साथ ही ताओवादी है, क्या प्रभु दूत ने जो अनुमान लगाया है वह सच है कि युद्ध समाप्त होने वाला है? इसका कोई संकेत नहीं है। आज ही मैंने सुना है कि 10,000 अमर गठबंधन ने अंत तक लड़ने की कसम खाई है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अन्य लोगों ने शोर मचाते हुए बीच में ही टोक दिया। प्रभु दूत की भविष्यवाणी की तकनीकें अथाह और दोषरहित है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? हे साथी दाववादी है, उसे अनदेखा करो। हमें इस खुले धन संग्रह योजना के बारे में और बताओ। हे झिंगहाओ ने चुप रहने के लिए अपने हाथ उठाए और कमरा तुरंत शांत हो गया। एक सौम्य मुस्कान के साथ उन्होंने विवरण समझाना शुरू किया। हे झिंगहाओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस बात की पुष्टि सुनकर साधक खुशी से झूम उठे। हालांकि धन संग्रह का कार्य इतना विशाल था कि हे झिंगहाओ भी सभी को पूरी तरह आश्वस्त नहीं कर सके। कुछ लोगों के मन में शंकाएं बनी रहीं। तभी ली फैन ने प्रवेश किया। आसमान से एक चांदी जैसी रोशनी उतरी जो पर्वत चोटियों से होकर फैल रही थी। सफेद ताओवादी पोशाक पहने ली फैन ने तारों की रोशनी में शान से कदम रखा। उसकी धीमी सी चाल उसे पल भर में सभा में ले आई। उससे शक्ति की लयबद्ध तरंगें निकल रही थीं, जिसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उपस्थित सभी साधक अनुभवी और धनी व्यक्ति थे, जिन्हें उनके कद के कारण यहां आमंत्रित किया गया था। फिर भी ली फैन से निकलने वाली स्थायी आभा से वे भी बहुत प्रभावित हुए। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों के सामने खड़े हों। हल्का सा स्पर्श भी उनके मन में गहरी अंतर्दृष्टि जगा देता था। एक साधक को, जिसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, अचानक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। परिस्थिति की परवाह किए बिना उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं ध्यान करने लगा।
यह कैसी शक्ति है? आत्मा परिवर्तन करने वाला सच्चा सम्राट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या यह हो सकता है कि प्रभु दूत ने अपना मूल साधना क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया है? भीड़ ने असहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा और अपने आश्चर्य को रोकने का प्रयास किया। मैं हाल ही में कुछ छोटी-मोटी महत्वहीन सफलताओं के साथ एकांतवास से बाहर आया हूं, ली फान ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे अभी भी इन बदलावों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाना और उन्हें दबाना बाकी है। इस व्यवधान के लिए मुझे माफ करना। भीड़ अंदर ही अंदर कांप उठी, उनकी कल्पनाएं बेलगाम हो गईं और उन्होंने जल्दी से उसे आश्वस्त किया कि कोई अपराध नहीं हुआ है। ली फैन ने हल्के से सिर हिलाया और दोबारा बोलने से पहले कमरे के शांत होने का इंतजार किया। इस एकांतवास के दौरान न केवल मैंने साधना में प्रगति की है, बल्कि मैं अपने स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय की बहुमूल्य कलाकृति स्वर्ग और पृथ्वी भविष्यवाणी पासा की मरम्मत करने में भी कामयाब रहा हूं। यह कलाकृति मार्शल हॉल में एक जबरन भविष्यवाणी के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि इसकी मरम्मत करना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन मुझे पहले से ही आभास था कि समय सही नहीं है, इसलिए मैंने इसे टाल दिया। वह बोल रहे थे, तभी उनके हाथ में एक क्रिस्टलीय 20 पक्षी पासा प्रकट हो गया, जो घूम रहा था और अपनी पारदर्शी सतहों के भीतर अनगिनत छवियों की क्षणिक झलक दिखा रहा था। हाल ही में मेरी साधना फलीभूत हुई और मुझे अचानक प्रेरणा मिली। यह समझते हुए कि समय आ गया है, मैंने इसे पूरी तरह से सुधार दिया। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे भविष्य की एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। भीड़ तनावग्रस्त हो गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। होंगशी और जियुन, दो आत्मा परिवर्तनकारी सच्चे सम्राट, जल्द ही कांग्यू अमरनगर लौट सकते हैं। आप जानते हैं, मैं वर्तमान में कांग्यू सागर की देखरेख कर रहा हूं, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि ये दोनों अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं। जब वे लौटेंगे तो मर्यादा और कानून दोनों ही मुझसे सत्ता त्यागने की मांग करेंगे। ली फैन की अभिव्यक्ति शांत रही, मानो वह खुद से असंबंधित कोई बात बता रहे हों। जब ऐसा होगा तो संभवतः मैं गुप्त दूत के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और अमर गठबंधन के घरों में विचरण करने के लिए कांग्यू सागर से प्रस्थान करूंगा। मैंने कुछ समय तक इस क्षेत्र पर शासन किया है और आप सभी के साथ संबंध बनाए हैं। अमर नगर के पुनर्निर्माण में मेरी सफलता आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होती, इसलिए मैंने अपने प्रस्थान से पहले एक आखिरी बार आपकी मदद करने का निर्णय लिया है। भीड़ पर अपनी नजर घुमाते हुए ली फैन ने घोषणा की, इसके बाद हमारा भाग्य अलग हो जाएगा और हम फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इस घोषणा से हलचल मच गई। उनमें से कोई भी नादान नहीं था। हालांकि ली फैन ने दावा किया था कि वह विवादों से बचने के लिए सत्ता छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके कामों से कुछ और ही जाहिर हो रहा था। अगर उनका सचमुच छोड़ने का इरादा था तो वे आसानी से पद छोड़ सकते थे। इतना बड़ा धन उगाहने वाला अभियान और समर्थन जुटाने की क्या जरूरत थी? तो बस वो सत्ता हथियाने की तैयारी कर रहा है, हमारा समर्थन मांग रहा है। खैर, यह स्वाभाविक ही है। आखिरकार पूरे क्षेत्र का नेतृत्व छोड़ देना इतना आसान भी तो नहीं है। इन बिंदुओं को जोड़कर कई साधकों को ज्ञान की अनुभूति हुई। ली फैन के वफादार समर्थकों जैसे हे छिंगहाओ और गाओ युआन को उनकी राजनीतिक जीत के बाद मिले भरपूर इनामों को याद करके उन्हें एक अवसर का एहसास हुआ। प्रभु दूत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके पीछे पूरी तरह खड़े हैं। सचमुच होंगशी और जियुन की अच्छी प्रतिष्ठा तो है, लेकिन वे हमेशा अलग अलग रहे। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने हमें समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। हर बार जब मैं लॉर्ड एनॉय की धन उगाहने की पहल में शामिल हुआ हूं, मुझे अपार लाभ हुआ है। कुछ ही वर्षों में मेरी संपत्ति 6 गुना बढ़ गई है। मैंने बाद में इसमें शामिल हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपना भाग्य दोगुना कर लिया है। प्रभु दूत का समर्थन करो। भगवान दूत के साथ हम धन इकट्ठा करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे एक के बाद एक किसान अपनी निष्ठा व्यक्त करते गए, समर्थन बढ़ता गया। ली फैन की निगाहें कुछ देर के लिए ही छिंगहाओ की ओर गईं, जिन्होंने तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से पहले से तैयार अनुबंध और रजिस्ट्रियां निकाली और मौके पर ही धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उत्साह के बीच और ली फैन की पैनी निगाहों के सामने जो लोग शुरू में अनिच्छुक थे, वे भी योगदान देने के लिए बाध्य हो गए। दिखावे के लिए मैंने प्रवेश करते समय मानव दाव स्टारडस्ट का एक टुकड़ा और कई दाव ज्ञानोदय गोलियां इस्तेमाल की। ली फैन ने मन ही मन सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस धन उगाही अभियान से सब कुछ वसूल कर लूंगा। प्रकट हुआ तो उससे निकलने वाली चांदी जैसी तारों की रोशनी और उसके चारों ओर दाव लय की अनियंत्रित ज्ञानवर्धक आभा स्वाभाविक रूप से मानव दाव स्टारडस्ट और उसके द्वारा सेवन की गई ज्ञान की गोलियों के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। इसके लिए ली फैन ने पहले से परिष्कृत मानव दाव स्टारडस्ट को निगल लिया, जिसमें उसकी प्रेमिका के विचारों को परखने की शक्ति थी, साथ ही सैकड़ों ज्ञान की गोलियां भी, सब एक ही घूंट में। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उनका सार पूरी तरह से अवशोषित कर लेंगे, बल्कि उन्हें तो बस उनकी अवशिष्ट ऊर्जा को बाहर निकालने की जरूरत थी। अब इस पर गौर करें तो धमकी का प्रभाव काफी अच्छा रहा। जैसे जैसे अधिकाधिक योगदान उनकी झोली में भरता गया, ली फैन का मानना था कि जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए, धन जुटाने का यह अंतिम दौर सुचारू रूप से आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ली फैन चुपचाप चला गया। कोंग्यू शहर लौटने के बजाय वो उस छिपे हुए कक्ष में वापस चला गया जिसे उसने पहले समुद्री खाई की गहराई में खोदा था, और एक बार फिर एकांतवास में चला गया। स्वर्ग और पृथ्वी भविष्यवाणी पासा। ली फैन की आंखें चमक थीं जब उसके हाथ में एक क्रिस्टलीय पासा दिखाई दिया। वह इसके साथ खेल रहा था, उसके विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने पहले जो शब्द कहते हुए पूरी तरह से मर्द नहीं। स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय के इस प्राचीन खजाने के साथ अपने पूर्व संपर्कों के दौरान कभी कभी उनके मन में क्षणिक धुंधले दृश्य प्रकट होते थे। इन दृश्यों में प्रलयकारी दृश्य दर्शाए गए थे, हजारों मील तक फैली झुसी हुई धरती और कोंग्यू सागर का मृत सन्नाटा। यदि किसी साधारण साधक को ऐसे स्पष्ट पूर्वाभास प्राप्त हो तो वह निसंदेह घबरा जाएगा और उसे नुकसान होगा। हालांकि ली फैन बेफिक्र था, आखिरकार उसने इससे भी ज्यादा भयानक दृश्य देखे थे, जैसे कि इंक द्वारा सब कुछ का सर्वनाश। ली फैन के लिए समुद्र को जलाने वाली लाल लौ जैसी कोई चीज महज एक छोटा सा दृश्य था। जिस बात ने उन्हें वास्तव में आकर्षित किया वह था स्वर्ग और भविष्यवाणी पासों के माध्यम से महसूस किए गए इन भविष्य के दृश्यों का समय। यह उस सामान्य 28 वर्षीय समय सीमा से बंधन नहीं था जो उसने अपने पिछले पुनर्जन्मों में अनुभव की थी, बल्कि यह उससे भी पहले घटित हो रहा था। इसके अलावा समय रेखा आगे बढ़ती रही क्योंकि ली फैन ने अपने वर्तमान जीवन में विभिन्न कदम उठाए। उदाहरण के लिए, जब उसने सिकोगी को स्वर्गीय डॉक्टर का मिशन पूरा करने के लिए घटनाओं में हेरफेर किया, या जब उसने हानि के लिए मछुआरे, स्वर्गीय डॉक्टर और ऋषि के बीच एक महान युद्ध भड़काने की योजना तैयार की। हर बार स्वर्ग और पृथ्वी भविष्यवाणी पासा में समुद्र को जलाने वाली क्रिम्सन ज्वाला का दृश्य काफी उन्नत हुआ। ली फैन समझ गया कि भविष्य कभी निश्चित नहीं होता, न ही कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है। हालांकि समुद्र को जलाने वाली क्रिम्सन ज्वाला जैसी स्मारकीय घटना को उसके कार्यों से आसानी से नहीं बदला जा सकता। फिर भी स्पष्टतः ली फैन ने इस सर्वनाशकारी घटना पर अपने कदमों के प्रभाव को कम करके आंका था। कोंग्यू सागर स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा द्वारा सभी जीवन के वध का गवाह क्यों बनेगा? क्रिम्सन फ्लेम के विनाश के बाद भी स्वर्ग की इच्छा क्यों बनी रहेगी, जो दुर्जय इंक डेथ को भेजकर कोंग्यू सागर को पूरी तरह से बंजर भूमि में बदल देगी? इंक डेथ के हस्तक्षेप से कोंग्यू सागर नष्ट हो जाएगा। यह एक पारस्परिक विनाश परिदृश्य होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए हानिकारक होगा। और फिर भी हेवन दृढ़ रहा, कांग्यू सागर को नष्ट होना ही चाहिए। यह कुछ ऐसा था जिसे ली फैन ने पुनर्जन्म के अपने शुरुआती चक्रों में समझ लिया था, लेकिन क्यों, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि इस जीवन में जब उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर, ऋषि और मछुआरे के बीच बैठक को सक्रिय रूप से सुगम बनाया तो चीजें बदलने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी भविष्यवाणी पासा के दृश्यों के अनुसार यदि तीनों के बीच युद्ध वास्तव में हुआ तो समुद्र को जलाने वाली क्रिम्सन ज्वाला, जो मूल रूप से 28 वर्षों के लिए निर्धारित थी, अब अधिकतम 20वें वर्ष में घटित होगी, अर्थात 8 वर्ष पहले। स्वर्गीय डॉक्टर, मछुआरे और ऋषि के बीच युद्ध लंबे समय से ली फैन की योजना का हिस्सा था। समय में बदलाव के कारण इसे बदला नहीं जा सका। यही कारण है कि ली फैन ने अब अंतिम धन उगाही अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। वर्तमान में सब कुछ अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य पासा से खंडित छवियां मात्र थी। इन घटनाओं को निश्चित परिणाम में बदलने में कुछ वर्ष लग सकते हैं। यदि स्वर्गीय डॉक्टर और अन्य लोगों की लगातार कार्रवाई के कारण समुद्र को जलाने वाली लाल लौ वास्तव में पहले होती है, तब चीजें सचमुच दिलचस्प हो जाती हैं। ली फैन की आंखों में एक रहस्यमयी चमक चमक उठी। उसने फिर से स्वर्गीय राक्षस तलवार के टूटे हुए टुकड़ों के बारे में सोचा, जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा ने विभिन्न स्थानों पर दबा दिया था। जुआनहुआंग क्षेत्र में कई पुनर्जन्मों और इसके अभिलेखों के व्यापक अध्ययन के बाद ली फैन को इसकी साधना गतिशीलता की काफी समझ प्राप्त हो गई थी।
यद्यपि वह सर्वज्ञ नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक ठोस तस्वीर तैयार कर ली थी। वह जानता था कि नए खेती कानूनों की स्थापना के बाद से किसानों और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संघर्ष असाध्य हो गया है। फिर भी स्वर्ग ने आमतौर पर साधकों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकार किया, असंगत साधना के नियम जैसे तंत्रों का उपयोग करके, जो साधकों को शुद्ध करने के लिए अस्तित्व के मूलभूत नियमों को सूक्ष्म रूप से बदल देते थे। लेकिन कोंगी सागर में भयावह आपदा, जिसमें स्वर्ग की हत्या की मंशा का खुला प्रदर्शन है। ली फैन को शायद ही कभी ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा हो। संभवतः प्रासंगिक अभिलेखों को छिपा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोंगी सागर ही एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। आखिरकार इसका क्या मतलब है? ली फैन के चेहरे पर एक चिंतनशील भाव उभर आया। आशा करते हैं कि स्वर्गीय डॉक्टर और अन्य लोग मुझे इस जीवन में कुछ ज्ञान दे सकेंगे। ल्यूरी द्वीप पर साधकों की भव्य सभा के बाद कोंगी सागर के सभी साधकों को पुष्टि समाचार प्राप्त होने में एक दिन से भी कम समय लगा। अफवाहें सच थीं। एकांत में लॉर्ड एनॉय उन्हें प्रमाणित करने के लिए स्वयं सामने आए थे, और इस तरह एक भव्य उन्माद शुरू हो गया। उच्च उपज वाली धन संग्रह योजना, जो पहले केवल ली फैन से संबंध रखने वाले किसानों के लिए थी, अब सभी के लिए खुली है। 5 वर्षों में 3 गुना लाभ का वादा चमत्कारी लग रहा था, लेकिन स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय के महान साधक द्वारा परियोजना का नेतृत्व किए जाने के कारण यह असंभव नहीं लग रहा था। किसानों ने उत्सुकतापूर्वक ये खबर फैलाई तथा इस बात पर उत्साहपूर्वक बहस की कि उन्हें कितना योगदान देना चाहिए। यहां तक कि उनमें से सबसे सतर्क लोग भी इस व्यापक उत्साह के सामने डगमगा गए। 45,000 योगदान अंक, अगर मैं इसे 3 गुना कर दूं, यह संख्या 1 लाख से भी अधिक होगी। सिकोगी का दिल तेजी से धड़क उठा। साथ ही दाववादी हान सही थे। साधना का मतलब है संबंधों से जुड़ना। उन्होंने मुझे हे झेंघाओ के साथ काम करने का जो मौका दिया, उसके बिना मैं इतना कुछ कब कर पाता। साथ ही दाववादी हान, आपकी मृत्यु अच्छी हुई। यह विचार आते ही सिकोगी ने संकोच नहीं किया। उन्होंने इस धन संग्रह अभियान पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लिया। यह एक दुर्लभ अवसर है, जिसे कभी नहीं गंवाना चाहिए। मेरी वापसी इसी पर निर्भर है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इस बीच युआनदाओ प्रांत में हान यी ने, जो अभी भी अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित 1 लाख योगदान अंक लेकर चल रहा था, यह समाचार सुना। कांग्यो सागर, ली फैन, 5 साल में 3 गुना। उसके भीतर रुचि की चिंगारी प्रज्वलित हो उठी। चूंकि जबरन अपनी किस्मत बदलने के कारण उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसके लिए सब कुछ खराब चल रहा था। उनकी साधना की प्रगति धीमी थी तथा उनके योगदान अंक पहले ही कम हो चुके थे। शायद हान यी की आंखों में झिझक झलक उठी। मुझे कड़ी मेहनत से अर्जित 10 लाख योगदान अंक आसानी से नहीं मिले। इसके अलावा एक बार कर्मों के इस चक्र का अंत हो जाए तो कौन जाने कितना समय लगेगा। मुझे अधिक सतर्क रहना चाहिए। एक पल सोचने के बाद हान यी ने फैसला किया कि जो दिख रहा है वही सच है। चूंकि उसे युआनदाओ राज्य में हर जगह असफलताओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उसे कांग्यो सागर जाकर खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस प्रकार अचानक प्रेरित होकर युआनदाओ राज्य का दौरा करने के लिए हान यी कुछ दिलचस्प समाचार सुनने के बाद अपने पुराने निवास स्थान पर लौट आया। कोंग्यो सागर लौटने पर वह साधकों के बीच प्रभु गुप्त दूत की धन संग्रह योजना पर हो रही गर्मागर्म बहस देखकर चकित रह गया। बहस की तीव्रता उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यद्यपि सभी लोगों ने इस पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया, लेकिन ली फैन के वफादार अनुयायियों का एक बड़ा हिस्सा इस पर विश्वास करता था। विश्वासी और संशयवादी एक दूसरे को मूर्ख समझते थे और दोनों पक्ष एक दूसरे को समझाने में लगे रहते थे। अंतहीन बहसों के बीच इस विषय ने और भी जोर पकड़ा और पहले से हिचकिचा रहे कई साधकों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस दृश्य को देखकर, जो भड़की हुई आग पर तेल की तरह जीवन था, हान यी अपने दिल में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इससे पहले कि वह अपनी बेचैनी की जड़ तक पहुंच पाता, एक खबर ने 10,000 अमर गठबंधन में तूफान की तरह दस्तक दी। इसने अनगिनत साधकों को राहत दी, साथ ही ली फैन की धन संग्रह योजना पर चर्चा को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। 10,000 अमर गठबंधन और 5 बुजुर्ग एसोसिएशन ने शत्रुता समाप्त करने का निर्णय लिया था। एक बार फिर मास्टर ली फैन की भविष्यवाणियां सच हो गईं। जब से ली फैन ने यह जानकारी फैली थी, लोग इसकी सत्यता की जांच पड़ताल में लगे थे, जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया था। फिर भी आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला था। भविष्यवाणी फिर से सच हो गई थी। जबकि तेज तर्रार व्यक्तियों को संदेह था कि 10,000 अमर गठबंधन ने रणनीतिक वापसी के लिए स्थिति का लाभ उठाया था, लेकिन इससे ली फैन की भविष्य सूचक क्षमता की पौराणिक स्थिति में कोई कमी नहीं आई, जिसे एक नए शिखर पर पहुंचा दिया गया। कई साधक जो पहले यह मानते थे कि यह बड़े पैमाने पर धन जुटाने की योजना ली फैन द्वारा फरार होने से पहले एक आखिरी रकम हड़पने के लिए किया गया एक घोटाला मात्र था, अब उनका संदेह डगमगाने लगा। यहां तक कि जिन लोगों ने तटस्थ रहने का विकल्प चुना था, वे भी इस ठोस सबूत के कारण धन जुटाने के उन्माद में शामिल होने के लिए बाध्य हो गए। प्रवृत्तियों का अनुसरण करना मानवीय प्रवृत्ति है। हान यी, जो अभी भी अपनी बेचैनी के कारण हिचकिचा रहा था, अचानक एक नई अफवाह से प्रभावित हो गया। ऐसा कहा जा रहा था कि किसानों के जबरदस्त उत्साह के कारण मूल योजना से ज्यादा दान आया। नतीजतन पहले से वादा किया गया कोई ऊपरी सीमा नहीं वाला धन उगाहना समय से पहले ही रुक सकता है। इस अफवाह का स्रोत अज्ञात था, लेकिन इसके स्पष्ट विवरण ने उन लोगों को तुरंत चिंतित कर दिया जो अभी तक इस पर आगे नहीं बढ़े थे। यद्यपि लॉर्ड सीक्रेट दूत के प्रतिनिधि हे झेंघाओ ने तुरंत धार्मिक आक्रोश के साथ अफवाह का खंडन करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि योगदान एकत्र करने की दक्षता धीमी हो रही थी। विडंबना यह है कि इससे अफवाह की विश्वसनीयता की पुष्टि हुई तथा किसानों को और भी अधिक तत्परता की ओर अग्रसर होना पड़ा। हान यी भी अब और विरोध नहीं कर सका। उत्साहपूर्ण माहौल में उन्होंने आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए अपने शेष 910,000 योगदान अंक समर्पित कर दिए। जब ठंडी समुद्री हवा ने उसका सिर साफ कर दिया, तो हान यी को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, कम से कम मुझे कुछ बैकअप के तौर पर तो रखना चाहिए था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे और 5 साल की लॉकडाउन अवधि के दौरान योगदान अंक वापस नहीं लिए जा सकते थे। आपातकालीन स्थिति में तत्काल धन की आवश्यकता होने पर मूलधन पर 30% जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही अर्जित ब्याज भी जब्त कर लिया जाएगा। नियम बहुत कड़े थे और बहुत कम साधक इस रास्ते को चुनते थे जब तक कि बहुत जरूरी न हो। हे झेंघाओ के अनुसार ये सख्त नियम दुर्भावनापूर्ण तोड़फोड़ को रोकने के लिए थे। आखिरकार ली फैन के हाई प्रोफाइल धन उगाही से एक बड़ी राशि इकट्ठा हो गई थी, जिससे कुछ व्यक्तियों में ईर्ष्या पैदा हो गई थी, जो उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और स्वयं के लिए हिस्सा हड़पने के लिए उत्सुक थे। इतने सारे साधकों के शामिल होने और ली फैन के कोंग्यो सागर के वर्तमान सर्वोच्च शासक होने के कारण कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हान यी ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बनी रही। पैसे के बिना और कहां जाए यह न जानते हुए वह विचारों में खोया हुआ कोंग्यो सागर में बेमतलब भटकता रहा। अनिश्चित समय के बाद हान यी अचानक अपनी उलझन से बाहर आ गया। अपने आसपास का जायजा लेते हुए उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। यह एहसास अजीब है, मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। स्वर्गीय भाग्यसूत्र की साधना के कारण हान यी की तीव्र अंतर्ज्ञान उसे इस पूर्वाभास को खारिज करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी ऊर्जा प्रसारित की और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। कुछ क्षण बाद उसकी नजर आसमान में एक स्थान पर टिक गई। सभी प्राणियों का अपना भाग्य होता है, फिर भी हान यी की दृष्टि में खाली सा दिखने वाला स्थान अजीब तरह से विकृत दिखाई दिया। यहाँ कुछ छिपा है। हान यी को उत्साह का एहसास हुआ। हान यी को यकीन था कि उसे एक बेहतरीन मौका मिल गया है, इसलिए उसने सावधानी से सुनिश्चित किया कि आसपास कोई और साधक तो नहीं है। यह मानते हुए कि वह अकेला है, वह सावधानी से उस अजीबोगरीब स्थानिक विकृति की जांच करने के लिए ऊपर गया। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। कई घंटों के अवलोकन के बाद हान यी को अपनी खोज पर यकीन हो गया। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो उस छिपे हुए स्थान तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। हान यी को एहसास हुआ कि लंबे समय तक संपर्क में रहने से पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वह चिंतित हो गई। इतना महत्वपूर्ण अवसर दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता था।
उस क्षण उसके मन में एक स्पष्ट छवि कौन थी। स्तब्ध हान यी ने तुरंत उस आकृति की हरकतों की नकल की जो उसे दिखाई दे रही थी। वह पीछे हटा, फिर अचानक अपनी पूरी गति पकड़ ली और विकृत स्थान की ओर दौड़ पड़ा। जब वह वहां से गुजरा तो एक अंधेरी रोशनी ने उसे घेर लिया। अगले ही पल हान यी ने खुद को दो रहस्यमयी संस्थाओं के सामने खड़ा पाया। नीला पवन, एक टूटी हुई तलवार। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका मन अस्त व्यस्त हो गया। जैसे ही वह नियंत्रण खोने वाला था और स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा के टुकड़ों की ओर भागने वाला था, उसके डेंटियन में पंख की एक हल्की सी चमक ने उसे एक बार फिर बचा लिया। इसकी चमक में लिपटे हुए हान यी को स्पष्टता का एक टुकड़ा वापस मिल गया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपनी दृष्टि को नीला पवन और टूटी तलवार के असाधारण दृश्य से हटा लिया और भागने के लिए अपनी पूरी साधना को उन्मुक्त कर दिया। जल्द ही हान यी खून की खांसी करता हुआ उस अजीब जगह से भाग गया। उसके डेंटियन का रहस्यमय पंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके कभी गर्वित पंख अब मुरझाकर बेजान हो गए थे। जाओ। थोड़े ही समय में हान यी ने अपार खुशी, चौंकाने वाला आश्चर्य और विनाशकारी निराशा का अनुभव किया और वह बाल-बाल मौत से बच गया। इस समय हान यी केवल जोर से गाली देने के बारे में सोच सकता था। क्या यह सचमुच आवश्यक था कि भाग्य इतनी बेतुकी तरीके से पलट जाए, सिर्फ इसलिए कि मैंने 10 लाख योगदान अंक प्राप्त कर लिए? अंततः एक निर्जन द्वीप की जमीन पर उतरते हुए हान यी की सांस फूलने लगी। वह अभी भी कांप रहा था। सौभाग्य और दुर्भाग्य सचमुच साथ-साथ चलते हैं। उसकी अभिव्यक्ति उदासी और प्रकाश के बीच झिलमिला रही थी। उनका पूर्वाभास गलत नहीं था। उस स्थान पर सचमुच एक महान अवसर छिपा था। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा मौजूद थी जो दाव एकीकरण क्षेत्र की ओर बढ़ने में सक्षम थी। साथ में एक अनोखी टूटी हुई तलवार भी थी जो स्वयं सार से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। यदि उसकी शक्ति पर्याप्त होती तो वह नीला पवन को मार सकता था, टूटी हुई तलवार को वश में कर सकता था और न केवल दाव एकीकरण क्षेत्र में कदम रख सकता था, बल्कि अपनी शक्ति से मेल खाता एक दिव्य हथियार भी प्राप्त कर सकता था। इस परिदृश्य के बारे में सोचकर हान यी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने पुनः प्रयास करने के लिए वापस लौटने पर भी विचार किया, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने थोड़ी सी भी समझदारी बरकरार रखी और तुरंत अपना सिर हिलाकर उस विचार को खारिज कर दिया। मेरी शक्ति अपर्याप्त है, उसने मन ही मन विलाप किया। नीला पवन को मारने के लिए मुझे कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की आवश्यकता होगी। मेरे स्वर्गीय भाग्य सूत्र के साथ भी इसे प्राप्त करने में कम से कम 100 साल लगेंगे। और अगर इस दौरान किसी और को उस जगह का पता चल जाए तो क्या होगा? मुझे यह अच्छी तरह पता होना चाहिए था कि छोटे-मोटे लाभों के लिए लालची नहीं होना चाहिए। मुझे 10 लाख योगदान अंकों का उपयोग अपने साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए करना चाहिए था। धीरे-धीरे और लगातार, रातों-रात दाव एकीकरण में कदम रखने के रोमांच की तुलना में इसका क्या उपयोग है? उसका मन परस्पर विरोधी विचारों से ग्रस्त था, जिससे हान यी अधिकाधिक बेचैन हो रहा था। इस बीच ली फैन, जिसने अनजाने में हान यी को अपने क्लाउडवॉटर इल्यूजन ड्रीम तकनीक के माध्यम से एजो विंड और फंसी हुई तलवार का सामना करने के लिए निर्देशित किया था, चुपचाप कोंग्यू सागर से चला गया था। वह तियानलिंग प्रांत पहुंचे। युद्ध विराम अब निश्चित हो गया था तथा अनेक किसान जो अग्रिम मोर्चे पर तैनात किए गए थे, अपने-अपने घरों को लौट गए थे। पूर्व युद्ध क्षेत्र में शांति लौट आई थी, यद्यपि खून की घनी दुर्गंध हवा में बनी हुई थी, जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दूर तक देखने पर पता चला कि जमीन पर गहरी दरारें थीं, जो हर जगह फैली हुई थीं। आकाश लाल और हरे रंग का एक भयावह मिश्रण था, जो एक अवास्तविक और अशांत दृश्य बना रहा था। नीले वस्त्र पहने साधकों के दल तियानलिंग प्रांत में घूमते थे, हवा में व्याप्त आक्रोश को शुद्ध करते थे और टूटी हुई धरती की मरम्मत करते थे। दूर से धीमी, दबी हुई गड़गड़ाहटें सुनाई दे रही थीं। समय-समय पर आकाश की विकृत छवियों से पता चलता था कि कोई विशालकाय वस्तु आकाश और पृथ्वी के बीच घूम रही है। धिक्कार है, 5 तत्वों वाला महान गुफा स्वर्ग हमारे तियानलिंग प्रांत का है, वे इसे ऐसे ही कैसे छीन सकते हैं? खैर, यही बेहतर है। हालांकि यह उपजाऊ जमीन है, लेकिन यह कोई शुभ संकेत नहीं है। इस लड़ाई में बहुत से किसान मारे गए हैं। वास्तव में हमारे तियानलिंग प्रांत को इस बार भारी नुकसान हुआ है। कई पुराने दोस्तों से अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान ली फैन ने अपने आसपास के साधकों को चर्चा करते हुए सुना। तियानलिंग प्रांत युद्ध की उत्पत्ति और 5 तत्वों के महान गुफा स्वर्ग का अस्तित्व अब रहस्य नहीं रहे। तियानलिंग राज्य के साधकों के मन में अत्यंत समृद्ध गुफा स्वर्ग के बारे में जटिल भावनाएं थीं। इस प्रकार जब 10,000 अमर गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर इसे केंद्रीय भूमि पर स्थानांतरित कर दिया, तो कई किसान इस प्रक्रिया को देखने के लिए एकत्र हुए। भीड़ के बीच छिपे हुए ली फैन ने पीछे हटने और विपरीत दिशा में जाने से पहले केवल एक संक्षिप्त नजर डाली 5 तत्वों के महान गुफा स्वर्ग के मूल स्थान की ओर। आधे दिन के भीतर ली फैन अपने गंतव्य पर पहुंच गया। पहाड़ों के बीच जहां कभी 2 चोटियां मिलती थीं, अब एक विशाल काली खाई है। कभी मनोरम रही पर्वत श्रृंखला अब भयावह और डरावनी हो गई थी। गुफा स्वर्ग के चले जाने के बाद इस स्थान का संरक्षण के लिए कोई महत्व नहीं रह गया। भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र को खाली करा दिया गया था तथा नियमित निगरानी के लिए केवल कुछ गोल्डन कोर साधकों को ही वहां छोड़ा गया था। स्पष्टतः इन कृषकों ने अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। युद्ध समाप्त हो जाने और गुफा स्वर्ग के चले जाने के बाद यहां आने की जहमत कौन उठाएगा? इस प्रकार वे शिथिल थे और बिना किसी सतर्कता के बेकार की बकबक में जुटे रहते थे। इसका फायदा उठाते हुए ली फैन ने आसानी से उनकी सुरक्षा को भेद दिया और ऊपर काले शून्य में फिसल गया। घने अंधेरे शून्य के सामने रुककर ली फैन ने चुपचाप देखा। एक बार उन्होंने जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी खाई देखी थी, उसके विपरीत इस शून्य में अभी भी अजीब ऊर्जा के निशान मौजूद थे। आध्यात्मिक ऊर्जा भीतर धीरे-धीरे बनी हुई थी। यह कोई मृत क्षेत्र नहीं है। अपने आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान से कोई चेतावनी न मिलने पर ली फैन ने शून्य में कदम रखने से पहले कुछ देर तक विचार किया। एक क्षण में प्रकाश गायब हो गया। ली फैन ने खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाया, मानो वह अंधा हो गया हो और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी दिव्य भावना प्रतान की तरह फैल गई, चारों ओर का अन्वेषण करती रही, फिर भी शून्यता के अलावा कुछ नहीं लौटा। पीछे मुड़कर देखने पर तियानलिंग प्रांत का दृश्य लुप्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अंतहीन अथाह सागर में डूब गया हो, पूरी तरह से खो गया हो। चाहे वह किसी भी दिशा में आगे बढ़े, ऐसा महसूस होता था कि वह उसी स्थान पर बना हुआ है। गति और स्थिरता के बीच इस तीव्र अंतर के कारण हल्का चक्कर आने लगा। किसी भी अन्य किसान के लिए ऐसी स्थिति निश्चित रूप से घबराहट पैदा करेगी, लेकिन ली फैन के लिए केवल फसाव वाली और बिना किसी घातक खतरे वाली शून्यता चिंता का कोई कारण नहीं थी। सत्य के साथ सबसे खतरनाक मृतभूमि भी उसे सीमित नहीं कर सकती थी। एक ही विचार से वह इस संकट से बच सकता था, इसलिए ली फैन को कोई चिंता नहीं हुई। उसने अपना मन शांत किया और अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू किया। यद्यपि यह एक शून्य प्रतीत हो रहा था, फिर भी अंधकार में कुछ छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। बीच-बीच में एक अकथनीय शक्ति की लहरें उसके शरीर से होकर गुजरती, लेकिन जब भी वह इन तरंगों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करता, तो निशान अचानक गायब हो जाता, मानो यह सब एक भ्रम हो। अज्ञात समय तक अंधेरे में खोए रहने के कारण कुछ भी नहीं बदला। 10,000 अमर गठबंधन ने गुफा स्वर्ग को स्थानांतरित करने के बाद इस जगह की जांच की होगी। यदि उन्होंने कुछ भी उजागर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ रहस्य बहुत गहरे छिपे हुए हैं। ली फैन ने मन ही मन सोचा, वह जरा भी अधीर नहीं था। समय और अवसर उसके पक्ष में थे। सभी बाहरी मामलों को एक तरफ रखते हुए ली फैन ने पूरी तरह से आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। लहरों पर नजर रखने के अपने प्रयासों को त्याग कर उन्होंने स्वयं को उनके साथ बहने दिया। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर शून्य में हिलने लगा है। हालांकि यह राहत अल्पकालिक थी। कुछ ही देर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो और उसे रुकने पर मजबूर होना पड़ा। ली फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और घने अंधेरे में अपने रास्ते में बाधा बन रही वस्तु को पहचानने की कोशिश करने लगा।
हालांकि उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि न तो उनकी आध्यात्मिक समझ और न ही उनके शारीरिक स्पर्श से आगे किसी बाधा की उपस्थिति का पता चला। ली फैन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। इस बार स्थानिक शून्य में उभरी तरंगों के साथ तालमेल बिठाने के बजाय उसने जानबूझकर उनके समय को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आगे बढ़ गया। अजीब बात यह है कि लहरों के बीच जो दीवार उसने पहले देखी थी वह गायब हो गई थी, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। ली फैन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस शून्य जैसे स्थान में उसकी स्थिति बदल गई थी, या यूं कहें कि उनकी स्थितिगत विशेषताओं का एक हिस्सा बदल गया था, जबकि दूसरा हिस्सा अपरिवर्तित रहा। ऐसा महसूस हुआ मानो अपनी गति से आगे बढ़ना और लहरों के प्रवाह का अनुसरण करना अस्तित्व के दो बिल्कुल अलग स्तर थे, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अप्रभावित था। यह हैरान करने वाली घटना ली फैन की समझ से परे थी। फिलहाल उसने इस सवाल को दरकिनार कर दिया कि इसके पीछे क्या है। अपने मन को शांत करते हुए वह शून्य में लहरों के फिर से प्रकट होने का इंतजार करने लगा। जब लहरें आईं तो उसने स्वयं को उनके साथ संरेखित कर लिया और जानबूझकर आगे आने वाली बाधा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। बूम! एक क्षण में ली फैन को तारे दिखाई देने लगे, क्योंकि वह लहरों के साथ संरेखण से बाहर हो गया था। स्वयं का निरीक्षण करने पर उसने पाया कि उसका शरीर तो सुरक्षित रहा, परंतु उसकी आत्मा को हल्का आघात पहुंचा था। एक क्षण के लिए विचार करने के बाद ली फैन ने फिलहाल ऐसे लापरवाह प्रयासों को छोड़ने का फैसला किया। वह उस जगह से बाहर नहीं गया, इसके बजाय वह चुपचाप शून्य में खड़ा रहा और अपने मन को हर आने वाली लहर का विश्लेषण करने पर केंद्रित करता रहा, यह जानने की कोशिश करता रहा कि लहरें बिना किसी रुकावट के गुजर रही थीं, जबकि वह क्यों रुक रही थीं। जब वह इस पूर्ण अंधकार और मौन में ध्यान केंद्रित करता, तो कभी-कभी उठने वाली तरंगें विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाती। ली फैन ने प्रत्येक तरंग के समय को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किया। हजारों घटनाओं से धैर्यपूर्वक डेटा एकत्र करने के बाद उन्होंने अपने चेतना सागर के भीतर दाव विचलन पत्थर में पैटर्न को दोहराया तथा किसी भी छिपे हुए नियम को उजागर करने का प्रयास किया। प्रयास ने परिश्रम को पुरस्कृत किया। ली फैन ने पाया कि लगभग हर 1000 तरंगों पर एक विशिष्ट तरंग उत्पन्न होती है, जो अन्य तरंगों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली और तेज होती है तथा शून्य में लगभग दोगुनी गति से फैलती है। ली फैन का दिल धड़क उठा। उसने अंतरालों की गणना की। जब विसंगति फिर से प्रकट हुई तो उसने अपनी आत्मा को स्थिर किया और खुद को उसके साथ जोड़ लिया। इस बार उसकी कोशिश रंग लाई। अब यह दीवार से टकराने जैसा नहीं था, बल्कि किसी रुकावट से रगड़ खाने जैसा लग रहा था। उसकी आत्मा की गहराइयों से एक तेज चाकू सा दर्द उमड़ पड़ा। इस पीड़ा को सहते हुए ली फैन दांत पीसता रहा और डटा रहा। हालांकि लहर जितनी गहरी होती गई, वह अपने आसपास के वातावरण से उतना ही अधिक असंगत होता गया। चाकू जैसी अनुभूति जल्द ही भयंकर चीर-फाड़ में बदल गई, एक असहनीय दर्द जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। यह केवल उसकी जन्मजात आत्मसंरक्षण प्रवृत्ति ही थी जिसने उसे लहर के साथ संरेखण से बाहर खींच लिया। ओह! ली फैन जोर से हौंकने लगा। उसका शरीर दर्द से पसीने से भीग गया। लहरों से अलग होने के बाद भी उसकी आत्मा के फटने की अनुभूति उसके अस्तित्व में बनी रही, मानो वह उसमें अंकित हो गई हो। दर्द को धीरे-धीरे कम होने में 2 पूर्ण हजार लहर अंतराल लग गए। एक बार होश में आने पर ली फैन के चेहरे पर झिझक झलक उठी, लेकिन जब अगली असामान्य लहर आई तो उसने एक बार फिर खुद को उसमें झोंक दिया। इस बार वह थोड़ा अधिक समय तक टिक पाया, या ऐसा उसने सोचा। दर्द के पूरी तरह से खत्म होने का इंतजार किए बिना ली फैन ने एक बार फिर अपनी आत्मा को लहर में डुबो दिया। ली फैन का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। उसका शरीर उसकी आत्मा की पीड़ा के कारण ऐंठ रहा था। उनकी आंखों में एक तीव्र क्रोध की झलक उभरी तथा हार मानने के क्षणिक विचार जुबान हुआंग हृदय शोधन मंत्र की विपरीत साधना विधि द्वारा तुरंत समाप्त हो गए। बस थोड़ा सा दर्द है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? दोबारा। इसके बाद परीक्षणों का एक अनवरत चक्र शुरू हो गया। ली फैन ने शून्य की गहराई में असामान्य लहर पर सवार होने के अपने प्रयासों में अकथनीय पीड़ा सहन की। हर बार दर्द बढ़ता गया, चीरने से लेकर हजारों सुइयों के चुभने तक, और फिर बार-बार कुचले जाने और पीसने की अनुभूति तक। अंत में उसका मन एक खाली स्लेट बन गया। केवल उसके हृदय में अटूट दृढ़ संकल्प ही उसे सहारा दे रहा था तथा उसे अपने प्रयासों को छोड़ने से रोक रहा था। इस पूरी कठिन परीक्षा में जुबान हुआंग हृदय शोधन मंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव स्वभाव दुख से कतराने वाला होता है। ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों में ली फैन के मन में स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण के विचार उठे, जैसे छोड़ो, क्यों परेशान हो, या यह जरूरी नहीं है। सामान्यतः ऐसे विचार उसके संकल्प को हिला सकते थे, किंतु मंत्र की विपरीत साधना के प्रभाव से ये विचार उसकी आत्मा के लिए पोषण में परिवर्तित हो गए। इसके बिना अपनी असाधारण मानसिक दृढ़ता के बावजूद ली फैन दर्द सहन करने में असमर्थ होते। लेकिन कठिनाई के बावजूद ली फैन अंततः सफल हुए। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन जब उसे अंततः होश आया तो उसने स्वयं को एक रहस्यमय किंतु अजीब तरह से परिचित स्थान पर पाया। इस क्षेत्र में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती थीं, जबकि विभिन्न रंगों के कण बहुत तेज गति से रेखाओं के साथ-साथ चलते थे। कभी-कभी कण आपस में टकराते थे, जिससे 7 रंगों वाली चमकदार रोशनी निकलती थी और जितनी तेजी से वे प्रकट होते थे उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते थे। ये कहां है? ली फैन ने सबसे पहले उसके शरीर की जांच की। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसे एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं से अशिष्टतापूर्वक चित्रित किया गया हो, जो हास्यास्पद और भयानक दोनों था। फिर भी यह उनके सामान्य शारीरिक रूप से अलग नहीं लगा। जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने के प्रति सावधान रहते हुए ली फैन ने अद्भुत अंतरिक्ष का अवलोकन करते हुए धारीदार कणों से बचते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। यह कुछ हद तक उस तियानक्सुआन मिरर स्पेस जैसा लगता है जिसे मैंने पहले देखा था। हालांकि तियानक्सुआन मिरर ने इस रंगीन क्षेत्र के विपरीत केवल काले और सफेद रंग को प्रदर्शित किया। रुको, मुझे याद है। ली फैन का दिल हिल गया जब उसने दाव विचलन पत्थर में संग्रहित छवियों को फिर से चलाया, उनका बारीकी से विश्लेषण किया। अंतिम फ्रेम में उन्होंने देखा कि काले और सफेद दुनिया के किनारों पर 7 रंगों वाले प्रकाश के निशान भी मौजूद थे। यह काला और सफेद लग रहा था, और 7 रंग 2 विरोधी ऊर्जाएं थीं। काले और सफेद संसार में 7 रंगों वाला प्रकाश खंडित होकर अपने रूप में समाहित हो गया। एक नवजात तियानक्सुआन दर्पण। ली फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, वह विचारों में खो गया। कुछ ही देर में वह एक अनुमान पर पहुंच गया। काले और सफेद रंग की दुनिया निस्संदेह तियानक्सुआन दर्पण का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरी ओर 7 रंगों वाली चमक संभवतः वास्तविक दुनिया के सूक्ष्म जगत का प्रतीक थी। प्रतिच्छेदक रेखाएं प्रकृति के नियमों से मिलती-जुलती थीं, जैसा कि मानव दाव स्टारडस्ट के माध्यम से देखा गया, जो वास्तविक दुनिया को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। तियानक्सुआन मिरर अपने तरीके से वास्तविक दुनिया को समझ रहा है, और इस ली फैन की आंखें समझ से चमक उठीं। यह विश्व की आदिम अवस्था का एक लघु रूप है। विश्व शब्द शायद पूरी तरह से अवधारणा को व्यक्त नहीं कर पाता। अधिक उपयुक्त वर्णन होगा सूक्ष्म विश्व या गुफा स्वर्ग, जो कि निम्न स्तरीय अस्तित्व है। निस्संदेह यहाँ एक नवगठित पंचतत्व महान गुफा स्वर्ग आकार ले रहा था। रहस्य में उत्पत्ति का द्वार स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ है, ली फैन ने खुद से कहा। जुबानहुआंग क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसी ही अभिव्यक्तियां थीं। स्वर्ग और पृथ्वी सभी चीजों का पोषण करते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई? साधकों में अन्वेषण की भावना रखने वालों की कोई कमी नहीं है। जुबानहुआंग क्षेत्र के बाहर अन्य साधना क्षेत्रों से पुनः जुड़ने का प्रयास करने वाले साधकों के अलावा कुछ लोग विशेष रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म तथा जीवित प्राणियों की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। ली फैन ने कुछ संबंधित किताबें पढ़ी थीं। इन साधकों का मानना था कि स्वर्ग और पृथ्वी मनुष्यों की तरह है, वे समय के साथ बढ़ते और विकसित होते हैं। अपने प्रारंभिक काल में जुबानहुआंग क्षेत्र एक सूक्ष्म गुफा स्वर्ग के समान रहा होगा। अनगिनत युगों के बाद अंततः यह अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ।
ऐसे सूक्ष्म गुफा स्वर्ग या तो शक्तिशाली साधकों और प्राचीन अमरों द्वारा बनाए गए होंगे या स्वतः ही शून्य से उभरे होंगे। जहां तक अंतरिक्ष समय की वास्तविक विशालता का प्रश्न है, साधक अधिकांशतः इससे अनभिज्ञ ही रहे। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि जुबानहुआंग क्षेत्र अंतरिक्ष समय के अनंत विस्तार में एक तुच्छ कण मात्र था। भले ही कुछ साधकों ने इस वास्तविकता की परवाह की, लेकिन इससे इसका सार नहीं बदला। इस असीम अंतरिक्ष समय में संसारों की भ्रूण उत्पत्ति को साधकों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह संसारों का स्रोत, नियमों का अभिसरण और सृष्टि का मूल सार है। यद्यपि यह सिद्धांतबद्ध है, लेकिन वास्तव में इसे कभी किसी ने नहीं देखा। अप्रत्याशित रूप से कई पुनर्जन्मों से प्राप्त ज्ञान और अपनी अदम्य इच्छाशक्ति के माध्यम से ली फैन यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। भले ही यहाँ के आदिकालीन नियम अभी भी उसकी वर्तमान समझ के लिए बहुत गहन थे, ली फैन उस विस्मय को दबा नहीं सका जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। एक ऐसा क्षण जिसने भावना को जगाया। सुबह दाव को सुनने के बाद कोई शाम तक संतुष्ट होकर मर सकता है। अंतरिक्ष रंग बिरंगे कणों के टकराने से भरा हुआ था, जिससे मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य बन रहे थे। एक दूसरे को काटते हुए धागे एक विशाल बुनाई मशीन की तरह अंतरिक्ष में व्याप्त थे तथा एक दुनिया के जन्म की रचना कर रहे थे। ली फैन इस शानदार दृश्य को देखकर काफी देर तक मंत्रमुग्ध रहा, फिर अनिच्छा से उसने खुद को वहां से हटा लिया। यद्यपि उन्हें कोई स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, फिर भी उनकी आत्मा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे गर्म पानी में नहलाया गया हो, जो पूरी तरह से ताजा और अकथनीय रूप से उन्नत हो गई हो। अपनी खुशी के बीच ली फैन अपना उद्देश्य नहीं भूला। नवजात आत्मा बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार को प्राप्त करें। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। एक क्षण के लिए उसने स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ को लेने और उसे अपने नवजात आत्मा की गुफा स्वर्ग में बदलने के बारे में सोचा। इस तरह की उपलब्धि उनके आधे अधूरे सत्य दाव फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्हें अपने निजी कानूनों के क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से आकार देने की अनुमति देगी, जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बाद अव्यक्त ड्रैगन, ज्वालामुखी और दिव्य नेत्र जैसी पौराणिक संरचनाओं को बनाने की कल्पना की। लेकिन अफसोस, मेरी बुनियाद बहुत उथली है। यह सिर्फ एक सांप नहीं है जो हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा है, यह एक चींटी है जो उसे निगलने की कोशिश कर रही है, ली फैन ने आत्ममजाक करते हुए कहा। थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अपनी लापरवाही भरी धारणा को खारिज कर दिया। यदि कोई चींटी हाथी को निगल जाए तो वह केवल उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। संभवतः ताओ एकीकरण क्षेत्र तक पहुंचने और स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों की गहरी समझ हासिल करने के बाद वह इस उपलब्धि का प्रयास करने के लिए वापस आ सके। अभी के लिए पास में बन रहे 5 तत्वों के महान गुफा स्वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना अधिक विवेकपूर्ण था। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद ली फैन को यहाँ की विचित्रताएं नजर आने लगी। मूल पंचतत्व गुफा स्वर्ग के जबरन स्थानांतरण से प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ उसके स्थान पर एक नया गुफा स्वर्ग बुन रही थी। ऐसी स्थिति में मुझे बस धैर्य की आवश्यकता है। नवजात गुफा स्वर्ग कमजोर है और उसे वश में करना आसान है। इसके अलावा मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आरोहण के बाद इसकी ताकत मेरी युद्ध शक्ति को प्रभावित करेगी। पंचतत्व गुफा स्वर्ग एकीकृत और आत्मनिर्भर होने के कारण अंतहीन रूप से विकसित होगा। योजना तैयार करने के बाद ली फैन ने राहत की सांस ली। बाहरी दुनिया की उपेक्षा करते हुए वो गुफा स्वर्ग के जन्म का अवलोकन करने में तल्लीन हो गया। प्रारंभ में उनका मानना था कि यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म जितनी ही कठिन होगी, एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया। लेकिन स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के तरीकों पर मानवीय तर्क लागू करने से केवल गलतियां ही होंगी। 5 तत्वों वाला महान गुफा स्वर्ग उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बन रहा था। कणों की टक्कर लगातार बढ़ती जा रही थी, मानो उसकी आंखों के सामने पटाखे फूट रहे हों। सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। ली फैन ने अंतरिक्ष के भीतर इन 5 मौलिक ऊर्जाओं के उद्भव को महसूस किया। फिर भी वे नियंत्रित ही रहे, अस्तव्यस्त होकर बिखर नहीं गए। यद्यपि उसकी आंखें गुफा स्वर्ग के वास्तविक निर्माण को नहीं देख सकती थीं, लेकिन ली फैन स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ में ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से इसे अप्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकता था। जैसे जैसे गुफा स्वर्ग का भ्रूण रूप पूरा होने के करीब आ रहा था, ली फैन का उत्साह बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस समय उसने देखा कि उसके शरीर की रेखाएं आसपास के वातावरण में खुलने लगी हैं। ली फैन ने अनुमान लगाया कि 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग की बुनाई से ऊर्जा की खपत ने स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ को जो कुछ भी अवशोषित कर सकता था, उसे पुनः पूर्ति करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। एक घुसपैठिए के रूप में वह पहला लक्ष्य बन गया। क्या उसे अब 5 तत्वों के गुफा स्वर्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए और नवजात आत्मा क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए, या पीछे हट जाना चाहिए और कार्रवाई करने से पहले तियानलिंग प्रांत के शून्य में इसके पूरी तरह से बनने का इंतजार करना चाहिए? उसके मन में झिझक भर गई, लेकिन जल्द ही ली फैन ने अपना निर्णय ले लिया। यद्यपि यहाँ विघटन का खतरा था, लेकिन कम से कम कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं था। तियानलिंग प्रांत के शून्य में 10,000 अमर गठबंधन के साधकों द्वारा गश्त किए जाने पर स्वर्ण कोर से नवजात आत्मा तक आगे बढ़ने की ऊर्जा उतार चढ़ाव निश्चित रूप से किसी का ध्यान नहीं जाएंगे। चाहे उनकी व्याख्या कितनी भी वाकपटू क्यों न हो, यह संभव था कि वे उन्हें धोखा दे सकें। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। अगर मैं असफल हो गया तो मैं किसी और समय वापस आ जाऊंगा। उस संकल्प के साथ ली फैन ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया और अंतरिक्ष को अपने सार को अवशोषित करने की अनुमति दे दी। जैसे किसी धागे को रील से खींचा जा रहा हो, उसका आकार स्पष्ट रूप से सिकुड़ गया। फिर भी बिना किसी डर के उसने इस बल का उपयोग नवजात गुफा स्वर्ग के स्थान की ओर बढ़ने के लिए किया। स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ के ऊपर प्रकाश के 5 अलग-अलग गोले एकत्रित होने लगे। एक दूसरे को काटते हुए धागों के भीतर ऊर्जा नोड से एक करके फट गए, जिससे 5 गोले और अधिक स्थिर हो गए। जैसे ही ली फैन करीब पहुंचा, उसका शरीर आधा ही बचा था, वो प्रकाश के गोले के सामने पहुंच गया। शायद ये स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ के नवनिर्मित 5 तत्व गुफा स्वर्ग को नुकसान पहुंचाने के डर के कारण था। जब ली फैन प्रकाश के 5 समूहों के पास पहुंचे, तो बाहरी चूषण बल अचानक कम हो गया। इससे उसे कम समय में पूरी तरह से विघटित होने से बचाया जा सका। इस समय हालांकि ली फैन का शरीर अपने मूल आकार से आधा रह गया था, फिर भी उसके सभी अंग बचे हुए थे। हालांकि उसका कुल कद सिकुड़ गया था, जिससे वह 7-8 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। यह हास्यास्पद और भयानक दोनों था। सौभाग्यवश इससे उनकी चलने फिरने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह चुपचाप दूर टिमटिमाते 5 रंगों वाले प्रकाशपुंजों को देखता रहा। उन्हें जल्दी से निगलने की कोई गुप्त तकनीक अपनाने के बजाय उसने ध्यान से उनका अवलोकन किया। स्वर्ग और पृथ्वी का मूल नीचे टिमटिमाती हुई चमक के माध्यम से 5 तत्व क्षेत्रों धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी में समान गुण की ऊर्जा और नियमों को बुन रहा था। ये नवजात नाजुक तात्विक क्षेत्र धीरे धीरे अधिक पूर्ण और लचीले बन गए। यदि इस स्थान को जीवन को पोषित करने वाले गर्भ के रूप में देखा जाए, तो ये पंचतत्व गुफा स्वर्ग भ्रूण की तरह होंगे जो अभी आकार लेना शुरू कर रहे हैं, ली फैन ने सोचा। अब रेखा आधारित रूप में मौजूद ली फैन की आसपास के नियमों के प्रति धारणा मानव रूप में होने की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। गुफा स्वर्ग के प्रारंभिक निर्माण को देखकर उनके मन में अंतर्दृष्टि उमड़ पड़ी। अपने पिछले जीवन में जब 5 तत्वों का महान गुफा स्वर्ग, जिसे शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था, अंततः 5 तत्वों के असंतुलन के कारण नष्ट हो गया था, तो ली फैन यह महसूस करने में सक्षम था कि 5 तत्वों के महान गुफा स्वर्ग के 5 तत्व एक दूसरे के साथ सामंजस्य में नहीं थे। ली फैन ने व्यक्तिगत रूप से उस भयावह, लगभग सर्वनाशकारी काले और सफेद भंवर को देखा था। अब पंचतत्वों के जन्म को देखते हुए उन्होंने दोनों के बीच एक अप्रत्याशित समानता देखी। जीवन और विनाश। जीवन विनाश की शुरुआत है, विनाश जीवन का स्रोत है, ली फैन ने धीरे से कहा, मानो वह प्रबुद्ध हो गया हो। मैंने पंचतत्वों की पारस्परिक उत्पत्ति के सिद्धांत का उपयोग किया, अंतहीन चक्रण, स्याही मार और स्वर्ग आपदा के तरीकों के आधार पर महान पंचतत्व विनाश तलवार बनाने के लिए। लेकिन जीवन और विनाश का यह सिद्धांत
उसके विचार अपने चरम पर पहुंच गए। बिना किसी बाहरी सहायता के ली फैन एक आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश कर गया। वह 5 रंगों वाले प्रकाश के समूहों के पास एक मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा था। फिर भी उसके शरीर ने सहज प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब कभी कभी आवारा कण पंचतत्व गुफा स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़ते और उसे घेरने की धमकी देते, तो उसका शरीर विचित्र ढंग से मुड़ जाता और आसानी से कणों से बच निकलता। खतरे से बचने के बाद उसका शरीर तुरंत अपने मूल रूप में लौट आया। इस बीच ली फैन चिंतन में डूबे रहे, उनकी गतिविधियों से बेखबर। समय बीतता गया। धीरे धीरे प्रकाश के 5 रंगीन समूहों ने अधिक जटिल विवरण प्रकट किए। महासागर, पिघली हुई आग, जंगल। गुफा स्वर्ग के भीतर 5 तत्वों की विभिन्न जन्मोत्तर रचनाएं बनने लगी। ये 10 महीने में परिपक्व हो रहे भ्रूण के समान था, जो एक अस्पष्ट गुच्छे से पूर्ण विकसित शिशु में परिवर्तित हो रहा था। गुफा स्वर्ग के भीतर अलग अलग दृश्य विकसित होने लगे। गुफा स्वर्ग के बाहरी भाग को घेरने वाली चमक अंदर की ओर लौटने लगी तथा वापस उसके आंतरिक भाग में प्रवाहित होने लगी। प्रकाश एक आदर्श प्राकृतिक पूरक के समान अवशोषित हो गया, जिससे दृश्यों का रूपांतरण सैकड़ों या हजारों गुना तेज हो गया। एक हल्की सी गड़गड़ाहट गूंजी। गुफा स्वर्ग स्वयं बढ़ने लगा, बाहर की ओर फैलने लगा। इसका विस्तार तब तक हुआ जब तक कि यह अन्य गुफा स्वर्ग को नहीं छू गया, और तभी इसका विकास रुका। हालांकि इसके विकास को प्रेरित करने वाली आंतरिक शक्ति लुप्त नहीं हुई। चरमराहट और दबाव की आवाजों के बीच 5 गुफा स्वर्ग आपस में गूंथ गए और एक प्राकृतिक संरचना में विलीन हो गए, जो एक दूसरे से अविभाज्य थी। 5 तत्वों वाला गुफा स्वर्ग पूरी तरह बनने की कगार पर था। बहुत बढ़िया। इस समय ली फैन अंततः जाग गया। उनके चेहरे की शुद्ध रेखा आधारित आकृति में खुशी की कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं दिख रही थी। फिर भी स्पष्टतः उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ हासिल किया था। यह दिव्य क्षमता यहाँ उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं यहाँ से जाने के बाद इसका समाधान करूंगा। अभी तो मुझे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ली फैन ने अपने दाव विचलन पत्थर में दर्ज छवियों की समीक्षा की, जिसमें उनके आत्मज्ञान के दौरान छूटे हुए क्षण कैद थे, और उन्होंने स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकृति दी। मेरा अनुमान सही था। 5 तत्वों वाला गुफा स्वर्ग अभी तक स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। जिस प्रकार एक मां की अपनी संतान की रक्षा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार उसे निकलने का कोई भी प्रयास निसंदेह स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ से पूर्ण पैमाने पर हमले को जन्म देगा। यहाँ तक कि एक ताव एकीकरण साधक भी इस क्षेत्र में नष्ट हो जाएगा। मेरा एकमात्र मौका वह क्षणभंगुर क्षण है जब पंचतत्व गुफा स्वर्ग मात्र शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन अभी तक तियानिंग प्रांत के शून्य में नहीं उतरा है। ली फैन ने इसे स्पष्टता से समझा, बिना किसी खुशी या दुख के, क्योंकि वह उस महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अन्य साधकों के लिए ऐसा अवसर चूकना जीवन भर का पछतावा होगा। उत्कृष्ट मानसिक दृढ़ता के बावजूद उन्हें अभी भी कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन ली फैन के लिए, जो सत्य क्षमता से संपन्न है, यह अनगिनत साधारण प्रयासों में से एक मात्र था। इस प्रकार उसका हृदय शांत था। एक असाधारण शिकारी की तरह वह धैर्य और शांति से अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। यह स्पष्ट नहीं था कि कितना समय बीत गया। पहले से स्पष्ट गुफा स्वर्ग के दृश्य धीरे धीरे पारदर्शी होते गए। स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ में केवल 5 परस्पर जुड़ी गुफा स्वर्ग की गोलाकार रूपरेखाएं ही अंतरिक्ष में लटकी हुई थीं। बूम! 5 तत्वों वाली गुफा स्वर्ग हिंसक रूप से कांपने लगी। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ का आंतरिक स्थान भी लगातार हिल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पंचतत्व गुफा स्वर्ग अपनी मां की बाधाओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहा हो। ली फैन की दृष्टि में आपस में गुथी हुई रेखाएं विकृत हो गईं। गुनगुनाहट, तार टूटने जैसी आवाज गूंजी। ली फैन ने देखा कि 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग के चारों ओर पतली हवा से एक रेखा टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि यह क्षण भर में गायब हो गया, लेकिन उसे यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं था। दरअसल तरकने की आवाज एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह दोहराई गई। पंचतत्व गुफा स्वर्ग के ऊपर अनगिनत टूटी हुई रेखाएं हवा में लहरा रही थीं, जो कुछ ही क्षणों में शून्य में विलीन हो गईं। गुफा स्वर्ग का कंपन तीव्र हो गया। अब समय आ गया है। उस क्षण ली फैन का शरीर पूरी तरह से विघटित हो गया। घुमावदार लहराती रेखाओं ने उनके डेंटियन में स्वर्णकोर को ढाल दिया, क्योंकि वे 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ सचेत हो गई। जैसे जैसे ली फैन आगे बढ़ता गया, उसकी महीन रेखाओं के घुलने की दर तेज होती गई। फिर भी यह उसे करीब आने से नहीं रोक सका। जब 5 तत्व गुफा स्वर्ग अंततः स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ से मुक्त हो गया, तो ली फैन का गोल्डन कोट टूटने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह टूटने के कगार पर है, लेकिन किसी तरह यह एक साथ टिकी रही। दरारों से रेंगते हुए तंबू निकले, जो भयानक सर्पों की तरह 5 तत्वों की गुफा के स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। ये स्पर्शक स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ का भी प्रतिनिधित्व करते थे। इस डोमेन का आदिम सृजन मूल नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग और पृथ्वी का मूल है, जिसे दुनिया के साधकों ने अमर पूर्वज की नई पद्धति के अनुसार अपने शरीर के भीतर निर्मित किया है। यह संयोग था, या शायद जब धर्म संचारक अमर पूर्वज ने नई साधना पद्धति बनाई, तो उन्होंने वास्तव में संसार की आदि सृष्टि का संदर्भ लिया और उसका अनुकरण किया। बहरहाल इस समस्या के समाधान के लिए कि आध्यात्मिक मूल के बिना साधक साधना का अभ्यास न कर सके, मानवीय नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित एक ऐसी रचना विकसित की गई जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को बलपूर्वक निचोड़ सके। इस रचना को स्वर्ग और पृथ्वी का मूल भी कहा गया। यद्यपि उनका नाम एक ही है, फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यदि स्वर्ग और पृथ्वी की मूल जड़, जो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, पवित्र और गंभीर थी, फिर नया स्वर्ग और पृथ्वी की जड़, जो स्वर्ग को लूटता है और सभी को खेती करने की अनुमति देता है, कुछ हद तक भयावह लगता है। इस अशुभ प्रकृति का अनुमान शायद इसके बाह्य रूप से लगाया जा सकता है। अनगिनत लहराती हुई लंटें, जिनकी संख्या सैकड़ों या हजारों में थी, ये स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ के मूल तंतु थे। इस समय ये प्रतान लगभग सचेतन प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वे पंचतत्व गुफा स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, सहज रूप से जड़े जमाने और आक्रमण करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की खोज कर रहे थे। नवगठित पंचतत्व गुफा स्वर्ग को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा। आक्रमणकारी विदेशी वस्तुओं को पीछे हटाने के प्रयास में क्षेत्र कांप उठा और जीवंत रोशनी निकलने लगी, लेकिन यह व्यर्थ था। क्षेत्र के प्रकाश का सुरक्षात्मक प्रभाव प्रतानों के विरुद्ध नगण्य था। उनका केवल एक छोटा सा अंश ही नष्ट हुआ। यह क्षति इतनी कम थी कि महत्वहीन थी। शेषकारी लताएं बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रहीं, अनगिनत सूर्यों की तरह गुफा के स्वर्ग में घुसपैठ करती रहीं और चुपचाप उसमें गहराई तक समा गईं। गुफा स्वर्ग दहाड़ उठा, पीड़ा की चीखों जैसी अजीब आवाजें निकाल रहा था, लेकिन यह लगातार बढ़ते हुए प्रतान को नहीं रोक सका, जो चारों ओर लिपट गया और राज्य को और अधिक कसकर जकड़ लिया। प्रकाश फीका पड़ गया और अंधकार छा गया। गुफा स्वर्ग को निगले जाने के दृश्य को देखकर ली फैन, इस सब का संचालक, अपने दिल में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अमर पूर्वज का नया तरीका वाकई डरावना है। वह मन ही मन बुदबुदाया, यह बिल्कुल भी धर्म का रास्ता नहीं लगता। फिर भी ली फैन ज्यादा सोचने वालों में से नहीं थे। चाहे नई विधि कितनी भी अशुभ क्यों न लगती हो, यह उसके लिए उपलब्ध एकमात्र साधना मार्ग था। अपने संदेहों को एक तरफ फेंकते हुए ली फैन ने गुफा स्वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया, जो अब अंधेरे में घिरा हुआ था। अनगिनत प्रतानों के माध्यम से, जो उसके अपने शरीर के विस्तार की तरह महसूस होते थे, ली फैन आकाशीय क्षेत्र की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। गुफा स्वर्ग की शक्ति समाप्त होती जा रही थी, उसका प्रतिरोध कमजोर होता जा रहा था। प्रतानों से एक अवर्णनीय ऊर्जा प्रवाहित हुई, एक जीवन शक्ति जो सृजन भट्टी तकनीक की साधना के दौरान महसूस किए गए सार से कई गुना अधिक परिष्कृत थी। गुफा स्वर्ग से निकाली गई यह प्रबल जीवन शक्ति लगातार ली फैन के शरीर में प्रवाहित होती रही। इस शुद्ध जीवन शक्ति का केवल एक अंश अवशोषित करने के बाद भी ली फैन को एक आश्चर्यजनक एहसास हुआ।
ऐसी ऊर्जा के साथ भले ही वह विखंडित हो जाए और केवल मांस के टुकड़े में बदल जाए, जब तक उसके शरीर का कुछ हिस्सा बचा रहे, वह पूरी तरह से नया शरीर उत्पन्न कर सकता है। रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म, अमरता। यह पौराणिक दिव्य क्षमता, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह केवल सबसे शक्तिशाली प्राचीन साधकों के लिए ही सुलभ थी, अब इस चालाक विधि के माध्यम से प्राप्त की जा रही थी। अमर पूर्वज, ली फैन ने विस्मय में आह भरी। यह महसूस करते हुए कि यह सही समय था, ली फैन ने अंततः कार्रवाई की और अपनी नवजात आत्मा के निर्माण के अंतिम चरण की ओर बढ़ गया। उसका पहले से ही आंशिक रूप से घुला हुआ शरीर पूरी तरह से काले सार में द्रवित हो गया, जो प्रतान के माध्यम से बह गया और 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। ली फैन को लगा कि उसका अस्तित्व अनगिनत टुकड़ों में बंट रहा है, फिर भी वह किसी तरह एकीकृत बना हुआ है। प्रत्येक टुकड़े का एक ही लक्ष्य था, गुफा स्वर्ग पर कब्जा करना और उसका पूर्ण नियंत्रण करना। यह एक असाधारण अनुभूति थी। जो कभी मानव शरीर से परे एक ऊंचा क्षेत्र था, अब एक समान जीवन रूप जैसा लग रहा था। जो कभी अमूर्त स्वर्ग था, अब एक मूर्त, जीतने योग्य सत्ता जैसा लग रहा था। जैसे जैसे ली फैन का आक्रमण गहराता गया, गुफा स्वर्ग का संघर्ष कमजोर होता गया, अंततः वे पूरी तरह से लुप्त हो गए। तियानलिंग प्रांत, 5 तत्वों के शून्य से परे। क्या तुमने अभी कुछ सुना? पहरेदारी पर तैनात एक गोल्डन कोर किसान ने अचानक ऊपर देखा और ऊपर फैले घने काले शून्य में देखने लगा। बूढ़े सूर्य, तुम फिर से कल्पना कर रहे हो? उसके आलसी साथी ने उपहास किया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, छुट्टी ले लो और थोड़ा आराम करो। इतनी लड़ाइयों और इतनी मौतों के बाद भी यह चमत्कार ही है कि तुम पागल नहीं हुए। फिर भी तुम यहाँ पहरेदारी के लिए स्वेच्छा से आए हो। बूढ़े सूर्य ने उपहास को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाह अभी भी शून्य पर टिकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। कुछ क्षण की हिचकिचाहट के बाद वह आगे की जांच करने के लिए शून्य के किनारे पर उड़ गया। पागल बूढ़ा मूर्ख, दूसरे किसान ने धीमे स्वर में कहा, आलसी ढंग से खिंचते हुए और बूढ़े सूर्य को मनोरंजन के साथ देखते हुए। जैसी की उम्मीद थी, काफी देर तक खोज करने के बाद ओल्डसन को कुछ भी असामान्य नहीं मिला और वह अनिच्छा से जमीन पर लौट आया। अच्छा, मैंने तो कहा था ना कि यह तुम्हारी कल्पना है, साथी ने मजाक उड़ाया। यह वीरान जगह तो बंजर है, इस पर हमला करने की जहमत कौन उठाएगा? सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि हम यहाँ क्यों तैनात हैं। ऊंचे ओहदे आराम फरमाते हैं, जबकि हम यहाँ दुख झेल रहे हैं। बूढ़े सूर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान अभी भी ऊपर के शून्य पर था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। इस बीच आकाश में छिपे हुए ली फैन ने ओल्डसन को देखा और आश्चर्य की झलक महसूस की। इस सन वाले की आध्यात्मिक समझ कमाल की है। उसने मुझे लगभग देख ही लिया था। हालांकि ली फैन अपनी अब तक की श्रेष्ठ साधना के कारण उन्हें आसानी से वश में कर सकता था, लेकिन वह वर्तमान संवेदनशील माहौल में कोई समस्या पैदा नहीं करना चाहता था। हाल ही में हुए युद्ध के बाद 10,000 अमर गठबंधन पूरी तरह सतर्क था और कोई भी गड़बड़ी नई उथल-पुथल पैदा कर सकती थी। विवेक का चयन करते हुए ली फैन ने जाने की तैयारी करने से पहले ओल्डसन की उपस्थिति को याद कर लिया। हालांकि जब वह जाने लगा तो उसने फिर से उनकी बातचीत सुन ली। अरे ओल्डसन, सुना, झांग देबियाओ हाल ही में मालामाल हो गया है। क्या वह युद्धोत्तर सफाई अभियान का प्रभारी नहीं है? हाँ, और अंदाजा लगाओ क्या, तियानलिंग प्रांत के युद्ध क्षेत्र में बिखरी पड़ी ये सारी लाशें, उसने सारी लूट अपनी जेब में रख ली है। बूढ़े सूर्य ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए कहा, बेहतर होगा कि बेबुनियाद अफवाहें न फैलाई जाएं। चाहे जो भी हो, वे वीर योद्धा थे जिन्होंने अमर गठबंधन के लिए सम्मानपूर्वक अपने प्राणों की आहुति दी। उच्च पदस्थ अधिकारी नीच व्यक्तियों को अपनी लाशों को अपवित्र करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आलसी किसान ने तुरंत कुछ असंतोष प्रकट किया। यह बेबुनियाद कैसे है? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। उस झांग देबियाओ बच्चे ने अमर गठबंधन से मिली अपनी नियुक्ति का फायदा उठाकर लाशें इकट्ठा करने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया। भंडारण के छल्ले, उपयोगी जादुई खजाने, क्या वे चुपचाप नहीं ले गए थे? मैंने तो यह भी सुना है कि इन लोगों ने लाशों के भीतर से स्वर्णिम कोर और गुफा स्वर्ग के अवशेष खोदकर निकाले थे। आप स्वयं युद्ध के मैदान में रहे हैं, आपको पता है कि तियानलिंग प्रांत में युद्ध कितना भीषण था। वे शव लगभग सभी अधूरे और विकृत थे। उन्हें और कैसे इकट्ठा किया जा सकता था? वे सब जलकर राख हो गए थे। सबूत के तौर पर बस थोड़ा सा बारूद बचा था। कौन ध्यान देगा? जैसा कि कहावत है, अगर लोग नहीं बोलेंगे तो अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे। आम किसान ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। मरे तो मरे, भला किसे फर्क पड़ेगा? आलसी किसान अपने शब्दों की परवाह किए बिना लगातार बोलता रहा, जबकि बूढ़े सूर्य का चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। अचानक आलसी किसान को अपने पीछे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। बूढ़े सूर्य के चेहरे पर भाव देखकर वह बेवजह सहर उठा और सहज ही अपना मोह बंद कर लिया। जब बूढ़े सूर्य की पैनी निगाहें अंततः उससे हटी, तब आलसी साधक ने राहत की सांस ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई भार उतर गया हो। ओल्डसन के सामान्य व्यवहार के आदी हो जाने के कारण वह इस आदमी से जुड़ी पौराणिक कहानियों को लगभग भूल ही गया था। बूढ़े सूर्य का पूरा नाम सूर्य क्योई था। यद्यपि वह अन्य लोगों की तरह एक साधारण गोल्डन कोर चरण साधक प्रतीत होता था, लेकिन विनम्र और अच्छे स्वभाव वाला सुन की वास्तव में एक भयावह व्यक्ति था। तियानलिंग प्रांत के एक स्थानीय साधक सुन ची को महायुद्ध की शुरुआत में सेना में भर्ती किया गया था। अज्ञात कारणों से, चाहे वह केवल भाग्य था या कुछ और, जबकि अनगिनत नवजात आत्मा साधक युद्ध में मारे गए, यह प्रतीत होता है कि महत्वहीन स्वर्णकोर साधक बच निकलने में कामयाब रहा। लाशों के पहाड़ों और खून के सागरों के बीच से खूनी रास्ता बनाने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भय का आभास देता था। हालांकि आमतौर पर यह क्रोध छिपा रहता था, लेकिन जब उसे उकसाया जाता तो वह किसी को भी भयभीत कर सकता था। आलसी साधक ने यह समझकर बुद्धिमानी से निर्णय लिया कि वह बूढ़े गुरु को और अधिक न भड़काए। इस बीच ली फैन, जो ऊपर से और परछाई में से देख रहा था, ने देखा कि सुनकी की नजर उसके छिपने की जगह पर घूम रही है। इस आदमी में उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। एक मंद मुस्कान के साथ ली फैन ने निराकार हत्या इरादे को सक्रिय किया और सुन के ऊपर ताला लगा दिया। जब ली फैन ने देखा कि सुन क्यूई का चेहरा संदेह से चिंता में बदल गया है, जब उसने अपने आसपास खोज की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, तो वह मन ही मन हंस पड़ा। सुन क्यू को अभी के लिए छोड़कर ली फैन चुपके से एक उजाड़ पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया, जो कि किसी स्वर्गीय शक्ति द्वारा समतल कर दी गई प्रतीत हो रही थी। अपनी आदत के अनुसार उसने जमीन के नीचे गहरी खुदाई की और एक गुप्त कक्ष खोद निकाला। कक्ष को सील करके ली फैन बैठ गया और अपनी वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करने लगा। नाम ली फैन। साधना क्षेत्र प्रारंभिक नवजात आत्मा। जैविक आयु 34/999। स्वर्ग का तिरस्कार। मनोवैज्ञानिक आयु 1335 9999। शून्य संलग्न ऊर्जा प्रगति 200%। एंकर ऊर्जा प्रगति 0%। वर्तमान एंकरों की संख्या 3। उपलब्ध एंकर 1। बाउंड आइटम 1000 तंत्र ज़ेड कॉस्मोस गोल्डन सूत्र। ताइयान नाव। स्टॉप सटेप अवशेष स्टेल क्षति 10,000 सार रक्त। दाव विचलन पत्थर। तकनीकें जुआन हुआंग हृदय शोधन मंत्र। क्लाउड वाटर भ्रम स्वप्न तकनीक। शरीर का दाव में रूपांतरण। रहस्यमय सच्ची आत्मा परिवर्तन। 10,000 रूपों की पिघलने वाली भट्ठी तकनीक। निर्माण भट्ठी तकनीक। पर्वतीय बैठने की तकनीक। दिव्य क्षमताएं। अव्यवस्था। तलवार निर्माण और विनाश के 5 तत्वों को उलट दें। जीवन और मृत्यु का चक्र। निराकार हत्या का इरादा। बंधनकारी कीड़े। बादल झुंड तलवार स्लैश। स्वर्ग पलटने वाली हथेली। ओह। ली फैन ने धीरे से गंदी हवा की सांस छोड़ी। उसने अपने पूरे शरीर में एक असीम शुद्ध प्राण शक्ति का प्रवाह महसूस किया, जो उसके भौतिक रूप को पोषित कर रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा अनंत, असीम और अनंत रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसके डेंटियन के भीतर, जहां कभी स्वर्णकोर था, अब 5 परस्पर जुड़े हुए क्षेत्रों, गुफा स्वर्ग की धुंधली रूपरेखा देखी जा सकती थी। तो यह है नवजात आत्मा का चरण। एक छलांग में आगे बढ़ना मानो आकाश और पृथ्वी को उलट-पुलट कर देने जैसा है।
अपने पिछले गोल्डन कोर चरण से अंतर का परीक्षण करने के लिए ली फैन ने सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता का प्रयोग किया, जिसमें उसे वर्तमान में महारत हासिल थी। अपने हाथ को कलम की तरह इस्तेमाल करते हुए वह हवा में लिखते रहे और साथ ही अपने शरीर में हो रहे बदलावों को भी महसूस करते रहे। उन्होंने कैओस लोआ अक्षर के ऊपरी 22 स्ट्रोक को अंकित किया और अभी भी पर्याप्त शक्ति शेष महसूस की। गुफा के स्वर्ग से आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति की एक अंतहीन धारा उमड़ पड़ी, जिसने कैओस ग्लिफ तकनीक के विशाल उपभोग को सहारा दिया और साथ ही उसके शरीर को टूटने से बचाया। ली फैन ने लिखना जारी रखा। पल भर में आधा किरदार पूरा हो गया। भूमिगत कक्ष के भीतर आसपास की मिट्टी प्रभावित हो रही थी, लगातार ऊपर उठ रही थी और कांप रही थी। अनगिनत कण नश्वर सैनिकों की पंक्तियों की तरह हिल रहे थे। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि प्रत्येक दाने की कंपन आवृत्ति पूरी तरह से अनोखी थी। जो कुछ व्यवस्थित प्रतीत हो रहा था, वास्तव में वह अराजकता का भेष था। ली फैन ने थोड़ा सा आंखें सिकोड़ी, लेकिन उसका हाथ जो हवा में लटका हुआ था अचानक रुक गया। अब मैं समझ गया, वह धीरे से बोला। नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के बाद मुझे अब अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने का डर नहीं है। आखिरकार मैं इस परम प्रहार को पूरी तरह से अंजाम दे सकता हूं। हालांकि इसे लगातार लापरवाही से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वरना ली फैन ने अपने 5 तत्व गुफा स्वर्ग के भीतर हल्के झटके महसूस किए। उसकी आंखों में एक गंभीर नजर चमक रही थी। अराजकता की शक्ति सचमुच भयानक है। जादूगर होने के नाते मैं भी, जो पंच तत्व गुफा स्वर्गों का स्वामी हूं, ऐसी ही प्रतिक्रिया का सामना करता हूं। एक साधारण नवजात आत्मा साधक के लिए हल्का सा स्पर्श भी उनके नवजात आत्मा गुफा स्वर्गों को तुरंत ध्वस्त कर सकता है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या एक आत्मा परिवर्तन साधक इसका सामना कर सकता है। क्या उस ग्लिफ तकनीक एक ऐसी अनुभूति थी जिसे ली फैन ने रहस्यमय व्हाइट मिस्ट डोमेन के भीतर समझा था। यह बेहद रहस्यमय था। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, ली फैन को कैओस नामक पात्र की असाधारण प्रकृति का एहसास होने लगा। मेरी कच्ची नकल में भी इतनी ताकत है, मैं सोच भी नहीं सकता कि असली कैओस ग्लिफ तकनीक कितनी भयानक होगी। ऐसा लगता है कि यह एक सामान्य साधक की नियंत्रण शक्ति की सीमा से परे है। क्या ऐसा हो सकता है? ली फैन गहरी सोच में डूब गया। एक क्षण के बाद उन्होंने अपने चिंतन को एक तरफ रख दिया और अपनी दृष्टि को अपने रिटर्निंग ट्रू दिव्य क्षमता पैनल पर सूचीबद्ध तलवार निर्माण और विनाश के रिवर्स 5 एलिमेंट्स पर केंद्रित किया। तलवार निर्माण और विनाश के विपरीत 5 तत्व एक दिव्य क्षमता थी जिसे उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ों के दृश्य को 5 तत्व गुफा स्वर्ग में बुनते हुए और अपने पिछले जीवन से 5 तत्वों के अभिसरण की अपनी समझ के साथ संयोजन करके समझा था। इसमें महान पंचतत्व विनाशक तलवार का सार समाहित था, जिसमें न केवल अत्यधिक विनाशकारी शक्ति थी, बल्कि शून्य से जीवन का सृजन करने की क्षमता भी थी। लापरवाही से ली फैन ने पास में एक मरते हुए कीड़े को उठा लिया, जो कैओस ग्लिफ तकनीक के अवशिष्ट बल से बुरी तरह प्रभावित था। उसकी हथेली से एक सौम्य दूधिया सफेद रोशनी निकल रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उस चमकती हुई रोशनी में नहाकर कीड़े में चमत्कारिक रूप से जान आ गई। वह पलटा, ली फैन के हाथ से छूटा और तेजी से भाग गया। ली फैन ने उस भाग्यशाली प्राणी पर ध्यान नहीं दिया जो मौत से बच गया था। इसके बजाय उसने सोच विचार कर कहा, मरते हुए को जिंदा करना तो बस एक मामूली कौशल है। अन्य चिकित्सा तकनीकें इसे आसानी से कर सकती हैं। तलवार के सृजन और विनाश के विपरीत 5 तत्वों की असली चमक इसकी सृजन शक्ति में निहित है। अपनी भंडारण अंगूठी से एक स्पिरिट स्टोन निकालकर उसने उसे अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। अपने दाहिने हाथ से वह लगातार तेज प्रकाश उत्सर्जित करता रहा। आधे दिन के बाद जैसे ही प्रकाश लुप्त हुआ, उसके बाएं हाथ में रखे पत्थर के समान एक आत्मा पत्थर धीरे धीरे प्रकट हुआ। बेशक समानता केवल दिखावे की है। आत्मा पत्थर की सतह पर 10,000 अमर गठबंधन और 5 बुजुर्ग एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से अंकित प्रतिबंध कुछ ऐसे थे जिन्हें ली फैन फिलहाल दोहरा नहीं सकता था। फिलहाल मेरी रचनाएं स्पिरिट स्टोन जैसी साधारण वस्तुओं तक सीमित है, जो पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी है। थोड़ी अधिक जटिल संरचना वाली कोई भी चीज मेरी क्षमता से परे है। फिर भी ली फैन अपने दिल में बेहद खुश था, क्योंकि यह एक आशाजनक शुरुआत थी। भविष्य में जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता जाएगा और उसके कौशल में निखार आता जाएगा, उसके लिए हवा से वस्तुएं बनाना असंभव नहीं होगा। नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना शक्ति में एक महत्वपूर्ण छलांग थी। हालांकि अब ली फैन के सामने एक गंभीर मुद्दा आ गया था जिस पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। उनके पास अभ्यास करने की कोई तकनीक नहीं थी। हिचिंगहाउ से गुप्त रूप से सीखी गई पर्वतीय बैठने की तकनीक केवल एक स्वर्णिम कोर क्षेत्र साधना पद्धति थी। नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखने के बाद उनकी साधना की प्रतिक्रिया जो कभी एक सौम्य धारा की तरह बहती थी, लगभग गायब हो गई थी। यह स्पष्ट था कि अब इस तकनीक से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। हालांकि उसने पिछले प्रयासों से पर्याप्त साधना अर्जित कर ली थी, जिससे उसे अपने नए प्राप्त क्षेत्र को सुदृढ़ करने में मदद मिली। फिर भी वह इस समस्या को सुझाने में ज्यादा देर नहीं कर सकता था। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सौभाग्य से ली फैन ने पहले ही प्रत्युपाय तैयार कर लिया था। 3 रणनीतियां। 1 मध्य रणनीति स्वाभाविक रूप से मध्य विकल्प में अमर ऋषि जीचेंग द्वारा दिए गए इनाम का उपयोग करके कानून व्युत्पत्ति Z तक पहुंच प्राप्त करना शामिल था, जिससे उन्हें माउंटेन स्ट्रिंग तकनीक के बाद के हिस्सों को निकालने में मदद मिली। अपने पिछले जन्म में अमर ऋषि जीचेंग पर पंचविरुद्ध संघ के दाव एकीकरण साधकों ने घात लगाकर हमला किया था। यह हमला 10,000 अमर गठबंधन की वास्तविकता और भ्रम के स्वर्गीय अधिपति की योजना का उपयोग करके छिपे हुए जासूसों को उजागर करने की योजना के दौरान हुआ था। इस विश्वासघात के कारण अंततः ऋषि की मृत्यु हो गई। इस जीवनकाल में ली फैन यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वही घटनाएं घटित होंगी। 2 निचली रणनीति। ऑडियंस लॉ Z पट्टिका हालांकि अत्यंत दुर्लभ थी और आमतौर पर केवल उन साधकों को प्रदान की जाती थी जिन्होंने 10,000 अमर गठबंधन के लिए महान सेवा प्रदान की थी। यह कोई अद्वितीय या अमूल्य खजाना नहीं था। ली फैन के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए वह संभावित रूप से योगदान बिंदुओं की एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करके एक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से उसकी पहचान उजागर हो सकती थी और इससे संबंधित पक्षों का ध्यान आकर्षित हो सकता था। उसे डर था कि एक बार तकनीक हासिल करने के बाद उसे सत्य का इस्तेमाल करके असली रूप से भागना पड़ सकता है। इस प्रकार यह केवल अंतिम उपाय था। 3 ऊपरी रणनीति। यह पूरी तरह से अवसर पर निर्भर करता था, अर्थात ली फैन इसे स्वयं समझ रहा है। कई जन्मों तक पर्वतारोहण तकनीक का अभ्यास करने के बाद ली फैन इस तकनीक को समझने में खुद को बेजोड़ मानते थे। उनकी साधना प्रक्रिया ने उन्हें अंतर्दृष्टि के क्षणिक क्षण प्रदान किए थे जिन्हें उन्होंने समय के साथ सावधानीपूर्वक संचित किया था। अपनी गहन नींव के साथ कुछ समय समर्पित करने से उन्हें माउंटेन स्ट्रिंग तकनीक के बाद के हिस्सों को स्वतंत्र रूप से समझने में मदद मिल सकती है। अंततः व्युत्पत्ति नियम Z अनंत संभावनाओं का अन्वेषण करने की अपनी क्षमता के कारण तकनीकों का निष्कर्ष निकाल सकता था। हालांकि वह बेजोड़ गहराई और अंतर्दृष्टि के साथ तकनीकों का विश्लेषण और निर्माण कर सकता था, लेकिन वह स्वयं ली फैन को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इसके अलावा ली फैन कभी भी अपने सभी रहस्यों को एक रहस्यमय कलाकृति के सामने उजागर नहीं करेगा जो अभी भी अमर पूर्वज के प्रतिबंधों से बंधा हुआ प्रतीत होता है और जिसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान मैं घटनाओं को और भी आगे ले जा सकता हूँ। 10,000 अमर गठबंधन एक आंतरिक जासूस की तलाश कर रहा है। क्यों न इस अवसर का लाभ उठाया जाए। ली फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने दिल में गणना करने लगा। काफी देर बाद वह अंततः खड़ा हुआ। एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्होंने फिलहाल अपने शरीर में हुए परिवर्तनों की जांच की। जहां तक सत्य पैनल पर दिखाई गई उसकी जैविक और मनोवैज्ञानिक आयु सीमा के दोगुने होने की बात है, ली फैन के लिए अब ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। उसके लिए यह एक मामूली बात थी। जब तक उसकी साधना आगे बढ़ती रहेगी, ये चीजें स्वाभाविक रूप से उसके साथ साथ बढ़ती रहेंगी। इसलिए ली फैन को उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शायद भविष्य में जब उसे दाव एकीकरण और दीर्घायु अमर क्षेत्रों के बीच की खाई का सामना करना पड़ेगा, तभी वह अपना ध्यान पुनः उन पर केंद्रित करेगा।
जीवनकाल की संख्यात्मक सीमा की तुलना में ली फैन को बाद में अंकित दो शब्द स्वर्ग का तिरस्कार अधिक दिलचस्प लगे। कुछ चिंतन के बाद और सत्य की व्याख्या के अनुसार ली फैन को पता चला कि यद्यपि सैद्धांतिक अधिकतम जैविक जीवनकाल 999 वर्ष था, इस दुनिया की इच्छा से घृणा के कारण साधक जो वास्तविक जीवनकाल प्राप्त कर सकते थे वह इस आंकड़े से बहुत कम था। जहां तक ली फैन को पता था, यह जुबानहुआंग क्षेत्र में साधकों की वर्तमान स्थिति से मेल खाता था। हालांकि वह इस मामले को लेकर चिंतित नहीं थे। उनके तूफानी व्यवहार को देखते हुए चाहे उनका जीवनकाल कितना भी हो, यह असंभव था कि वे एक साधक के औसत जीवनकाल तक जीवित रह पाते। उनका वास्तविक जीवनकाल संक्षेप में उनकी मनोवैज्ञानिक आयु थी। इसलिए ली फैन के लिए प्रत्येक जीवनकाल के समय का सबसे कुशल उपयोग करना सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण था। स्वर्ग का तिरस्कार। ली फैन ने मन ही मन उपहास किया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसने अपनी भंडारण अंगूठी की सारी चीजें अपने गुफा स्वर्ग में स्थानांतरित कर दी और संदेह से बचने के लिए अंगूठी में केवल कुछ साधारण वस्तुएं ही छोड़ दी। फिर वह चुपचाप भूमिगत कक्ष से बाहर निकल गया। कोंगे वापस लौटने के बजाय वह तियानलिंग प्रांत में ही रुक गया ताकि झांग देवियाओं की जांच कर सके जिसके बारे में उसने पहले सुना था। यह सही है, ली फैन की नजर तियानलिंग प्रांत के युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए साधकों के अवशेषों पर थी। यह किसी विशेष विलक्षणता के कारण नहीं था, बल्कि नए सत्य एंकर बिंदुओं को अनलॉक करने के लिए था। इससे पहले ली फैन ने अंतिम लंगर बिंदु पर हमला करने के लिए गोल्डन कोर के टुकड़ों का उपयोग किया था। हालांकि उसके बाद के सभी प्रयासों के बावजूद सत्य तियानक्सुआन मेरे से खरीदे गए गोल्डन कोर टुकड़ों की गुणवत्ता का तिरस्कार करता हुआ प्रतीत हुआ और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ली फैन ने अनुमान लगाया कि अगले एंकर बिंदु को अनलॉक करने के लिए एक पूर्ण गोल्डन कोर की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कोई ऐसा गोल्डन कोर उत्पादक कहां मिलेगा जो अपना कोर बेचने को तैयार हो? न तो तियानक्सुआन मिरर और न ही नागरिक बाजारों में ऐसी वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। परिणामस्वरूप ली फैन को कभी भी नया एंकर पॉइंट खोलने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अब शायद अवसर आ गया था। तियानलिंग प्रांत में युद्ध ने अनगिनत साधकों की जान ले ली थी। यद्यपि वे युद्ध में मुख्य ताकत नहीं थे, फिर भी मारे गए गोल्डन कोर साधकों की संख्या निसंदेह महत्वपूर्ण थी। गोल्डन कोर साधकों के पास नवजात आत्मा साधकों के विपरीत गुफा स्वर्ग धर्म डोमेन नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके या उनके शरीर का पुनर्निर्माण कर सके। यदि सिर या हृदय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अचानक चोट लग जाए और वे समय पर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने या समय पर उपचार प्राप्त करने में विफल हो जाएं, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार यह काफी संभावना थी कि उनमें से कुछ शवों में स्वर्ण कोर बरकरार थे। झांग देवियाओं ने मृतकों से लाभ कमाया और उसका नाम सुनकर ही पता चल सकता था कि वह एक लालची, बेईमान व्यक्ति था। उससे कुछ गोल्डन कोर खरीदना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ली फैन ने अपनी योजनाओं की सटीकता से गणना की, लेकिन पहले चरण से ही उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूरे तियानलिंग प्रांत में खोज करने के बाद भी वह झांग देवियाओं का पता नहीं लगा सका। ऐसा कहा गया कि वह कुछ दिन पहले ही तियानलिंग शहर में था, लेकिन हाल ही में उसे किसी ने नहीं देखा था। अफवाहों के अनुसार झांग देवियाओं ने पहले अपने विश्वासपात्रों के सामने दावा किया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सौदा किया है। यह स्पष्ट नहीं था कि वह इस बड़े लेनदेन को पूरा करने के लिए गया था या नहीं। साधकों का संपूर्ण अस्तित्व ही अनमोल है। यह कोई अजीब बात नहीं है कि कोई मेरे बारे में वही विचार रखे जो मैं दूसरों के बारे में रखता हूं। आखिरकार स्वर्ग के नियमों को समझने के प्रयास की तुलना में एक तैयार गोल्डन कोर को सीधे हासिल करना बहुत तेज है। लेकिन अगर यह ऐसा कुछ है जिसे एक बड़ा व्यवसाय कहा जा सकता है। ली फैन के मन में संदेह की एक झलक उभरी। बड़ी मात्रा में साधकों की लाशें खरीदना, ये क्या करने की योजना बना रहे हैं? ली फैन का इरादा दूसरे पक्ष के इरादों में बहुत गहराई से उतरने का नहीं था। हालांकि उनकी गुप्त गतिविधियों और झांग देवियाओं की लंबी अनुपस्थिति ने संकेत दिया कि कुछ अशुभ घटित हो चुका है। यद्यपि जुबानहुआंग लोक में किसी साधक को चुपचाप मारना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, किंतु किसी को बिना कोई निशान छोड़े गायब कर देना एक अलग बात है। इसे प्राप्त करने के अनगिनत तरीके हैं। उदाहरण के लिए जोहो के गांग को ही लीजिए, वह अभी भी कांग्यो सागर की तलहटी में पड़ा है, जो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। जब ली फैन हिचकिचा रहे थे और सोच रहे थे कि क्या कुछ योगदान अंक खर्च करके किसी को झांग देवियाओं की आगे जांच करवानी चाहिए, तभी एक अपरिचित साधक अप्रत्याशित रूप से उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। चूंकि ली फैन तियानलिंग प्रांत में अपनी हालिया गतिविधियों के दौरान यूजी उपनाम का उपयोग करते हुए एक पूरी तरह से नई पहचान के तहत काम कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत महसूस किया कि आगंतुक का उद्देश्य झांग देवियाओं के लापता होने से संबंधित होना चाहिए। दिलचस्प है, देखते हैं वे क्या चाहते हैं। चर्चा दाव टावर के प्रांगण में ली फैन ने आगंतुक से मुलाकात की। वह एक धूसर वस्त्रधारी किसान था। छोटे कद, कमजोर और झुके हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और वह ऐसे लड़खड़ा रहा था मानो हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा। जैसे ही अजनबी उसके पास पहुंचा, ली फैन को उससे आती हुई एक सड़ांध भरी बासी गंध महसूस हुई। हे साथी दाववादी यू, मैंने सुना है कि तुम झांग देवियाओं को ढूंढ रहे हो सकता है उसके पास कोई ऐसी चीज हो जिसकी तुम्हें जरूरत हो। भूरे वस्त्रधारी किसान ने बिना समय गंवाए एक भयानक कर्कश आवाज में बोलना शुरू कर दिया। ली फैन ने आंखें सिकोड़कर आगंतुक को गौर से देखा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि उस व्यक्ति के पास केवल स्वर्ण कोर स्तर की साधना थी, ली फैन को लगभग पूरा विश्वास था कि यह केवल एक भ्रम था। अजनबी से उत्पन्न होने वाले खतरे की हल्की लेकिन लगातार भावना ने ली फैन को याद दिलाया कि यह ग्रे वस्त्रधारी साधक बिल्कुल भी सरल नहीं था। मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए, साथी ताओवादी? ली फैन ने विनम्रता से पूछा, सीधे सवाल का जवाब दिए बिना थोड़ा झुका। दाओवादी ज़ियुमू, भूरे वस्त्रधारी साधक ने संक्षेप में उत्तर दिया। ली फैन ने अपनी स्मृति को खंगाला और ऐसे किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया। एक पल रुकने के बाद उसने अपनी आवाज धीमी की और सिर हिलाया। सच में मुझे साधकों से कुछ गोल्डन कोर चाहिए, जितने ज्यादा अक्षुण उतना अच्छा, उनमें कानून का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा। ली फैन ने अपनी ईमानदारी पर जोर देते हुए कहा, कीमत कोई मुद्दा नहीं है। ताओवादी ज़ियामू की आंखों में प्रकाश की एक चमक चमकी जब उसने हाथ बढ़ाया, जिससे एक सुनहरा कोर बना जो बारी बारी से नीले और लाल रंग के साथ झिलमिला रहा था। साथी दाओवादी यू, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ली फैन का दिल धड़क उठा। उसने गोल्डन कोर को स्वीकार कर लिया और उसकी बारीकी से जांच की। ऐसा लग रहा था कि यह किसी कल्टीवेटर से ताजा तोड़ा गया है, जिस पर खून के हल्के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी साधना से इसे महसूस करते हुए ली फैन ने पाया कि इसके मूल में लकड़ी और अग्नि के नियमों से संबंधित अंतर्दृष्टि निहित थी। अपनी सत्य क्षमता का उपयोग करते हुए यह संकेत मिला कि इसे अवशोषित किया जा सकता है। कीमत क्या है? ली फैन ने पूछा। 30,000 योगदान अंक, दाओवादी ज़ियुमू ने धीमी आवाज में कहा। शायद इस डर से कि ली फैन इसे बहुत महंगा समझेंगे, उन्होंने जल्दी से कहा, मेरे पास सिंगल लॉ गोल्डन कोर भी उपलब्ध है जो सस्ते हैं। प्रत्येक का योगदान केवल 15,000 है। बेशक अगर आपको ज्यादा मात्रा चाहिए तो कीमत पर बातचीत हो सकती है। ओह, और भुगतान समतुल्य स्प्रिट स्टोन्स में होना चाहिए। मैं योगदान पॉइंट्स का सीधा हस्तांतरण स्वीकार नहीं करता, उन्होंने आगे कहा, जबकि ली फैन हिचकिचा रहे थे। ली फैन को कीमत की चिंता नहीं थी, लेकिन दाओवादी ज़ियुमू की अचानक उपस्थिति उसे संदिग्ध लगी। इसके अलावा गोल्डन कोर की खुलेआम बिक्री, जो कि एक वर्जित बात है, को इस तरह से प्रस्तुत किया गया मानो ये कोई सामान्य वस्तु हो। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ली फैन पूरी तरह से फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। ताओवादी ज़ियुमू को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उसने इतनी बेशर्मी से काम किया। क्या वह सचमुच ली फैन के 10,000 अमर गठबंधन का सदस्य होने, गुप्त रूप से जांच करने और कानून को लागू करने से नहीं डरता था? 28,000 कृतियां भी, ताओवादी ज़ियामू ने प्रस्ताव दिया। जब ली फैन चुप रहा तो उसने कीमत कम कर दी। ली फैन ने हिचकिचाहट का नाटक करते हुए आखिरकार सिर हिलाया, ठीक है।
इसे अपनी अंगूठी में संग्रहित करने का नाटक करते हुए उसने गुप्त रूप से सत्य अवशोषण का उपयोग करके इसे अवशोषित कर लिया। सत्य अवशोषण पैनल ने एंकर बिंदु को अनलॉक करने के लिए 0.5% की प्रगति वृद्धि दिखाई। इस दर पर मुझे कुल 200 पूर्ण गोल्डन कोर की आवश्यकता होगी, यह मानते हुए कि वे इस तरह के द्विनियम कोर हैं। यदि वे एकल नियम कोर हैं तो संख्या और भी अधिक होगी। इतने सारे आंकड़े एकत्र करने के लिए पारंपरिक तरीके पर्याप्त नहीं होंगे। जब तक मैं बुराई को अपनाकर राक्षस नहीं बन जाता और स्वर्ण कोर साधकों का अंधाधुंध वध नहीं करता। यह विचार ली फैन के मन में क्षण भर के लिए आया, लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया। साथ ही दाववादी ज़ियुमो, ली फैन ने हल्के से खांसते हुए कहा, किसी अन्य लेन-देन का अनुरोध नहीं किया बल्कि अपनी शंका व्यक्त की। उसे आश्चर्य हुआ जब दाववादी ज़ियुमो ने बेपरवाही से जवाब दिया, निश्चिंत रहो, हमारे गोल्डन कोर उन घटिया कोर जैसे बिल्कुल नहीं है जिन्हें झांग देवियाओं खोजता है। हमारे मूल सुरक्षित और विश्वसनीय है, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अगर 10,000 अमर गठबंधन जांच भी कर ले तो भी कोई समस्या नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई, इतनी जोर से कि ली फैन को लगा कि वह इस प्रयास से गिर पड़ेगा। असंभव। जवाब ली फैन की उम्मीदों से कहीं परे था और वह अपना अविश्वास छिपा नहीं सका। यह स्वर्णिम कोर साफ तौर पर किसी साधक से ताजा निकाला हुआ लग रहा है। ऐसा अमानवीय कृत्य न केवल 10,000 अमर गठबंधन को चिंतित करेगा, यहाँ तक कि 5 ज्येष्ठों का संघ भी इसे अनदेखा नहीं करेगा। अगर यह मेरी तत्काल जरूरत न होती तो मैं इस तरह के विवेक विरोधी कार्य में शामिल नहीं होता। ली फैन ने सही ढंग से घोषणा की। ताओवादी ज़ियुमो ने ली फैन की नाटकीयता का खंडन करने की जहमत न उठाते हुए उपहास किया, लेकिन अचानक पूछा, क्या होगा यदि साधक इसके लिए स्वेच्छा से आगे आए? स्वयंसेवक। ली फैन ठिठक गया। यह असंभव है। इस सुझाव से आश्चर्यचकित होकर वह ताओवादी ज़ियामो को बड़ी आंखों से घूरने लगा। जहां मांग है वहां बाजार है। जब से जुआनहुआंग राज्य का क्रम पुनः स्थापित हुआ है तब से हमारा कार्य कभी भी कुछ नया नहीं रहा है, ताओवादी ज़ियुमो ने अपना सिर हिलाते हुए बताया। लाशों से गोल्डन को निकालना, जैसा कि झांग देवियाओं करते हैं, बहुत ही अक्षम है। यानी कि जरूरत ही नहीं कि हमें इतने सारे गिरे हुए गोल्डन कोर साधकों की लाशें कहां से मिली। एक साधक की मृत्यु के बाद उसका ताओ नियम स्वर्ग में वापस चला जाता है। यद्यपि स्वर्णिम कोर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के बारे में साधक की समझ का संक्षेपण है, फिर भी यह अपनी नींव के रूप में स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों पर निर्भर करता है। एक बार जब दाव स्वर्ग लौट जाता है तो खजाने अपना सार खो देते हैं और गोल्डन कोर के भीतर संघनित विधियां अपना आधार खो देती हैं। गोल्डन कोर की गुणवत्ता न केवल काफी कम हो जाती है, बल्कि समय के साथ इसके विघटित होने का खतरा भी रहता है और इसे लंबे समय तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता था कि यह विषय पूरी तरह से उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में आता था, क्योंकि ताओवादी ज़ियामो ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की थी। उसके जर्जर चेहरे पर एक दुर्लभ प्रकाश प्रकट हुआ और उसके चेहरे के चारों ओर की कसी हुई झुर्रियां अनजाने में ढीली पड़ गईं। लेकिन इन सभी समस्याओं और परेशानियों को आसानी से हल किया जा सकता है, बशर्ते किसान सहमत हो। यदि कोई साधक जीवित रहते हुए अपना स्वर्णिम कोर निकाल लेता है तो इससे स्वर्ग के द्वेष के तंत्र सक्रिय नहीं होते। स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों को केंद्र में रखकर स्वर्णिम कोर को अनिश्चित काल तक संरक्षित रखा जा सकता है। यद्यपि साधक अपनी साधना खो देंगे और नश्वर से भिन्न नहीं रहेंगे, ये सिर्फ स्वर्णिम कोर चरण है। उनकी साधना का पुनर्निर्माण करना बहुत कठिन नहीं है। यदि संसाधन पर्याप्त हों तो नया गोल्डन कोर बनाने में 10 वर्ष से अधिक समय नहीं लगेगा। खैर, हालांकि उत्पादन चक्र अभी भी थोड़ा लंबा है। हमारे वर्तमान उत्पादकों की संख्या को देखते हुए हम आसानी से प्रतिवर्ष कई सौ गोल्डन कोर की फसल प्राप्त कर सकते हैं। ताओवादी ज़ियुमो ने यह भयानक शब्द शांतकारी शांति के साथ कहे। स्थिर, दीर्घकालिक और हानिरहित। क्या वह बदमाश झांग देवियाओ जो भाग्य से ठोकर खा गया इसकी तुलना भी कर सकता है? वह नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्त, अगर आपको कोई जरूरत है तो आपको हमारे साथ काम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ताओवादी ज़ियामो ने ली फैन की ओर देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हालांकि ली फैन इतनी सरल बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और बार-बार अपना सिर हिला रहा था। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। कौन सा साधक हर दशक में अपने स्वर्ण कोर को निकालने की अनुमति देगा? इसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। गलतफहमी। ताओवादी ज़ियुमो ने तुरंत ली फैन को टोका। अब हमारे पास स्वर्ण कोर को बिना किसी कष्ट और हानि के निकालने की तकनीकें हैं। साधकों को न केवल कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि उन्हें एक अनोखा आनंद भी मिलता है। वास्तव में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने स्वर्ण कोर निकालने के रोमांच की तलाश में हर बार अपना कोर निकालने के तुरंत बाद साधना फिर से शुरू कर दी। वह व्यक्ति अब हमारा सबसे कुशल किसान बन गया है, जो हर 3 से 4 साल में दोहरी विधि से गोल्डन कोर का उत्पादन करता है। ताओवादी ज़ियामो ने इतने उत्साह से बात की कि वह अपने शब्दों की मूर्खता से पूरी तरह अनजान लग रहा था। यहाँ तक कि ली फैन जैसा विरक्त व्यक्ति भी ताओवादी ज़ियुमो को देखकर ठंड महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तो आपकी सभी चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक है। 10,000 अमर गठबंधन ने हमारी जांच की है और हमें प्रमाणित किया है। जरा सोचिए, हमें हर साल गठबंधन को एक निश्चित मात्रा में सामग्री देनी होती है। अगर गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या होती तो क्या गठबंधन सबसे पहले हमें जिम्मेदार नहीं ठहराता? निश्चिंत रहो मेरे दोस्त। ली फैन ने आंखें सिकोड़ लीं। 10,000 अमर गठबंधन को पता है कि तुम क्या करते हो। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ताओवादी ज़ियुमो ने धीमी आवाज में कहा, हमारे विचार बहुत उन्नत हैं। गठबंधन का मानना है कि अगर इन्हें सार्वजनिक किया गया तो इससे निश्चित रूप से जनता के बीच गलतफहमी पैदा होगी। इसीलिए यह अभी तक गुप्त है। आखिरकार आम लोग इसे समझ नहीं सकते, लेकिन आप जैसे लोग मेरे दोस्त इसे जरूर समझ सकते हैं, है ना? ताओवादी ज़ियामो ने उत्सुकता से ली फैन की ओर देखा। समझना एक बात है, लेकिन इसे तुरंत पूरी तरह से स्वीकार करना अभी भी कठिन है, ली फैन ने स्पष्टता से कहा। ताओवादी ज़ियुमो एक आत्मीय आत्मा पाकर बहुत खुश हुआ और प्रशंसा में ताली बजाने लगा। मुझे पता था, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और उत्साह से चहलकदमी करते हुए बुदबुदाया, अपने जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाने का दुख तो स्वाभाविक नियम है मेरे दोस्त। अपने नजरिए को बदलने में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो आप जल्दी ही इसे समझ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या आप स्वयं वहां जाकर देखना चाहेंगे? ली फैन सीधे तौर पर मना करने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। अपने सामने कमजोर और वृद्ध साधक को देखकर और वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत स्वर्ण कोर की कल्पना करके ली फैन, जिसे लंगर बिंदुओं को खोलने के लिए अक्षुण्ण स्वर्ण कोर की आवश्यकता थी, ने स्पष्ट रूप से अपना विचार बदल दिया। ठीक है, देखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, ली फैन को झटका सा लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा ये धूसर वस्त्रधारी किसान उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक था। केवल कुछ गोल्डन कोर खरीदने की चाहत में ली फैन ने ऐसी परेशान करने वाली स्थिति में फंसने की उम्मीद नहीं की थी। उसका भाग्य सचमुच बहुत बुरा था। मन ही मन कोसते हुए ली फैन ने पुनर्विचार किया, लेकिन अंततः खुद को आगे बढ़ने के लिए मना लिया। ताओवादी ज़ियामो, मैं आपके स्थान का उल्लेख कैसे करूं और मैं वहां कैसे पहुंचूं? ली फैन ने बनावटी दिलचस्पी के साथ पूछा। ताओवादी ज़ियुमो ने बनावटी झुंझलाहट में अपने माथे पर थपकी दी। ओह, मैं तो इसका परिचय देना ही भूल गया था। हमारे स्थान का नाम है मुरझाया हुआ मानव जीवन। ली फैन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, क्योंकि ताओवादी का स्वर और अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए भयावह हो गई और फिर वापस अपने सामान्य उत्साह में लौट आई। वहां कैसे पहुंचा जाए? बस मुझे पकड़ो। ली फैन ने आज्ञाकारी रूप से ताओवादी ज़ियामो की आस्तीन पकड़ ली। कसकर पकड़े। ताओवादी चिल्लाया और मंत्रोच्चार करने लगा। स्वर्ग में मुरझाया हुआ वृक्ष है, उसकी छाया में जीवन घटता बढ़ता है। घना धूसर कोहरा छा गया और पल भर में उन्हें अपने आगोश में ले लिया।
टेढ़ी मेरी परछाइयां और डरावनी आवाजें उनके आसपास के वातावरण को धुंधला कर रही थीं। उस भयावह माहौल के बावजूद ली फान को किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, मानो उसे वहां होना ही था। जब धूसर कोहरा छट गया तो उनकी मंजिल सामने आ गई। हम यहाँ हैं, मेरे दोस्त, दाऊवादी जियोमो ने प्रसन्नतापूर्वक घोषणा की। ली फान ने ऊपर देखा तो एक विशाल, मुरझाया हुआ और धब्बेदार पेड़ आकाश की ओर फैला हुआ था। उसकी शाखाओं पर फलों की तरह लटके अनगिनत कल्टीवेटर लटके हुए थे। बह रही थी, जिसमें सड़न की हल्की लेकिन स्पष्ट दुर्गंध थी। सूखे पत्तों की सरसराहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। कुछ पत्ते पेड़ों की चोटियों से नीचे उतरे, जो जमीन को छूने से पहले ही गायब हो गए। ली फैन ने पत्तियों की सतह पर कुछ स्पष्ट रूप से देखा, मुड़े हुए पीड़ाग्रस्त चेहरों की एक झलक। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा विचित्र दृश्य देखकर किसी को भी भय का अनुभव होगा। फिर भी इस समय ली फैन की नजर में मुरझाते मानव जीवन के रूप में जाना जाने वाला यह स्थान किसी जादू से कम नहीं था। गहरी सांस लेते हुए सड़ांध भरी हवा उसके फेफड़ों में भर गई और उसे वह अजीब तरह से मीठी लगी। लालचवश उसने कुछ और बार सांस ली। उन्होंने पेड़ों से लटके किसानों को ध्यान से देखा और उनकी पुतलियां विहीन, बेजान काली आंखें देखीं तथा उनके चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। उनके बाल शाखाओं के साथ जुड़ गए थे, जो उनके शरीर को लटकाने के लिए रस्सियों का काम कर रहे थे। कुछ किसानों के कपड़े अभी भी बरकरार थे। अन्य लोग तो वर्षों से वहां लटके हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके कपड़े जंग खाकर फट गए थे। सड़ी हुई शाखाएं उनके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं, जो उनके खुले मांस को ढक रही थी तथा उनकी मांसपेशियों और नसों में गहरी चोट पहुंचा रही थी। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। ताओवादी जियामो को समझाने की आवश्यकता के बिना ली फैन ने तुरंत इस जगह के तंत्र को समझ लिया, जिस क्षण उसने मुरझाते मानव जीवन में कदम रखा। इस भयावह दृश्य का सामना करते हुए ली फैन को न केवल कोई डर या सतर्कता महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने प्रशंसा में ताली बजाई। उसके स्वर में ईर्ष्या का भाव था, मानो वह मानता हो कि सभी किसानों को स्वाभाविक रूप से ऐसी शाखाओं पर लटका दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मृत वृक्ष द्वारा उनके शरीर को छेदना उनके लिए एक अकल्पनीय सम्मान की बात थी। कैसा है साथी ताओवादी यू? क्या मेरा वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया था? ताओवादी जियोमो, जो पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रहा था, काफी देर तक जोर जोर से खांसता रहा, फिर सांस संभालकर पूछने लगा। वास्तव में आपके शब्द सत्य हैं। ली फैन ने सहमति में सिर हिलाया। यह रचना सचमुच अद्भुत है। इस पेड़ का नाम क्या है? मुरझाए हुए विशाल पेड़ को गौर से देखते हुए उसकी आंखें जुनून से चमक उठीं। इसे कभी रोमो कहा जाता था, लेकिन अब दाओवादी जियोमो ने भी अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। टीएल नोट, रोमो का अर्थ है एक युवा पेड़ या पौधा। इसे जीवन नदी की शाश्वत दीवार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह नाम उच्चारण करने में कठिन था, लेकिन जैसे ही ताओवादी जियोमो ने इसका उच्चारण किया, ली फैन को तुरंत इसका अर्थ समझ आ गया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हालांकि ली फान इतनी सरल बात से बिल्कुल सहमत नहीं था और बार-बार अपना सिर हिला रहा था। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मेरे दो जीवन नदी की शाश्वत दीवार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह नाम उच्चारण करने में कठिन था, लेकिन जैसे ही ताओवादी जियोमो ने इसका उच्चारण किया, ली फैन को तुरंत इसका अर्थ समझ आ गया। यह अनादिकाल से अस्तित्व में है और अनंतकाल तक अस्तित्व में रहेगा। जीवन की नदी के ऊपर ऊंचा खड़ा रहेगा, जैसे एक दीवार जो स्वर्ग को थामे हुए है। फिर भी मुझे इसका मूल नाम ही पसंद है, ली फैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ताओवादी जियोमो ने बिना किसी हिचकिचाहट के धीमी हंसी हंसी। नाम तो बस एक लेबल है। जैसे जैसे समय बीतता है और जीवों की पीढ़ियां बढ़ती और घटती हैं, उनके लिए शब्द भी बदलते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बात इसके अस्तित्व को प्रभावित नहीं करती। किसी कारण से ऐसा लग रहा था जैसे ताओवादी जियोमो ने ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक छाया झिलमिला दी हो। हालांकि ली फैन ने सहमति जताते हुए कहा, यह सच हो सकता है, लेकिन वर्तमान अब वह नहीं रहा जो पहले था। यहाँ बिताया गया हर पल ली फैन के मन में अनगिनत दृश्य लाता था। स्वाभाविक रूप से उन्हें पेड़ और उसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चला। एक उदास नजर से उन्होंने धीरे से कहा, जब स्वर्ग और पृथ्वी ने जीवन को जन्म दिया, तो रोमो ने उनके वर्षों का दावा किया। इसने उनके सार को दीर्घायु का फल देने के लिए आकर्षित किया और इसे ग्रहण करने वालों को अनंत जीवन प्रदान किया। ली फैन के शब्दों को सुनते ही ताओवादी जियोमो की धुंधली आंखें चमक उठीं और उनकी आंखें एक हल्की सी रोशनी की चमक के साथ घूम गईं। काफी देर की खामोशी के बाद दोनों ने फिर बातचीत शुरू की। साथी ताओवादी यू, आप सचमुच महान ज्ञान के स्वामी हैं। ताओवादी जियामो ने आह भरी। अनगिनत साधक जो इसे देखने के लिए यहाँ आए हैं, उनमें से कुछ ही लोग आपकी तरह जल्दी से अनुकूलित हुए हैं। ली फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूं, बल्कि यह है कि दूसरे अज्ञानी हैं। ये साधक अन्य जीवित प्राणियों से मूलतः किस प्रकार भिन्न है? पेड़ फल देते हैं, फूल रस देते हैं, पशु संतान देते हैं, पक्षी अंडे देते हैं। मनुष्य इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे सामान्य मानते हैं। तो फिर जब वे स्वयं इनका सेवन करते हैं, तो उन्हें यह अस्वीकार्य क्यों लगता है? क्या वे सचमुच स्वयं को स्वर्ग की आत्मा, समस्त सृष्टि के स्वामी मानते हैं? ली फैन ने उपहास किया। ताओवादी जियामो क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, क्योंकि ली फैन ने पहले ही अपना तर्क दे दिया था, जिससे वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। मेरे विचार में यह जंगल के कानून से अधिक कुछ नहीं है, ली फैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अभी खा लेना ही संतोषप्रद है। अगर वह दिन आए जब कोई खा लिया जाए, तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। स्वर्ग का मार्ग न्यायपूर्ण है और कर्म किसी को नहीं बख्शता। ली फैन थोड़ा सा हिल गया, अपने विचारों में गहराई से डूब गया। ताओवादी जियामो ने ली फैन को कुछ देर तक घूरा, फिर अचानक उसे समझ आ गया। तो आपकी मानसिकता नहीं बदली है, आप हमेशा इसी तरह सोचते रहे हैं। कितना अफसोस, कितना अफसोस। ताओवादी जियामो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि ली फैन उदासीन दिखाई दिया, जैसे कि उसने बूढ़े व्यक्ति की बातें नहीं सुनी थी। वह मुरझाए रोमो को देखता रहा, मानो उसके भीतर किसी चीज ने उसे गहराई से मोहित कर लिया हो। यह सोचना कि साधकों के बीच ऐसी विसंगति उत्पन्न होगी। ताओवादी जियामो ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। खांसी खांसी। वह अचानक जोर से खांसने लगा, उसके मुंह के कोनों से हरे रंग का खून रिसने लगा। उसके ऊपर रोमो बिना हवा के कांप रहा था, अनगिनत सूखे पत्ते गिरा रहा था। अच्छा छुटकारा, अच्छा छुटकारा। ताओवादी जियामो का चेहरा क्षण भर के लिए उग्रता से मुड़ गया और वह बेतहाशा हंसने लगा। अतः स्वर्ग न्यायपूर्ण है और दुष्टों को भी दंड मिलता है। यह बच्चा मेरे लिए यहाँ बेकार है, बेहतर है कि इसे वापस भेज दिया जाए और यहाँ अराजकता फैलाई जाए। कर्म, सब कुछ कर्म है। अपने गुस्से के बाद ताओवादी जियामो ने धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया और वह उसी व्यवहार में वापस आ गया जैसा कि ली फैन से पहली बार मिलने पर था। साथी दाओवादी यू, अब जब आपने इसे स्वयं देख लिया है, तो मुझे विश्वास है कि आप हमारे उत्पादों की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। क्या हम अपने पूर्व समझौते के अनुसार आगे बढ़ें? उसने भयावह मुस्कान के साथ पूछा। सहमति। ली फैन ने मुड़कर क्षण भर के लिए स्तब्धता दिखाई। ओह, वह मामला, कोई जल्दी नहीं, उसने जवाब दिया और बात को ऐसे टाल दिया जैसे कोई मामूली बात हो। हा। ताओवादी जियामो ने एक बार फिर अपनी बेचैन कर देने वाली हंसी निकाली। यह जगह आकर्षक है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जहां आपका होना चाहिए। मेरा मानना है कि बाहरी दुनिया, जुबान हुआंग क्षेत्र, आपके लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। ली फैन विरोध करने ही वाला था, लेकिन ताओवादी जियामो ने उसका कंधा पकड़ लिया।
जमीन से धूसर धुंध उठ रही थी, जिसने जल्दी ही उसे घेर लिया। आप मुझे दूर भेजने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं, ताओवादी? ली फैन ने उत्सुकता से पूछा। ताओवादी जियामू ने उपहास किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तुम गोल्डन को चाहते थे, है ना? खैर, चूंकि मैं उदार महसूस कर रहा हूं, इस बार मैं तुम्हें कुछ मुफ्त में दे दूंगा। जैसे ही धूसर धुंध ने उसकी दृष्टि को स्पष्ट कर दिया, ली फैन ने ताओवादी जियामू की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह लड़खड़ाते हुए अपने आप को तियानलिंग प्रांत में डिस्कसिंग दाव टॉवर के अतिथि प्रांगण में वापस पाता है। ताओवादी जियामू, जीवन की नदी की शाश्वत दीवार और इसकी शाखाओं से लटके अनगिनत साधक ऐसे गायब हो गए थे जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। ये सब एक मतिभ्रम जैसा लग रहा था, लेकिन मेज पर चुपचाप पड़ी सूखी हुई शाखा इसका निर्विवाद प्रमाण थी। अब पेड़ के प्रभाव से मुक्त होकर ली फैन के विचार सामान्य हो गए। अपने हाल के अनुभव को याद करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बर्फीले रसातल में गिर गए हों। फिर भी इस डर से कि शायद ताओवादी जियामू अभी भी देख रहा होगा, उसने अपने डर को दबा दिया और शांत रहने का नाटक किया। ली फैन के लिए आध्यात्मिक चाय का छठा कप था। इस चाय का नाम स्प्रिंग सन वर्मथ रखा गया तथा इसकी कीमत प्रति कप 800 अंशदान अंक रखी गई। ऐसा कहा जाता था कि इस चाय के पेड़ को गुफाओं वाले वातावरण में साल भर शुष्क मौसम में धूप की ओर मोह करके उगाया जाना चाहिए। ये 3 साल में केवल एक बार ही उगता था, जिससे यह अत्यंत दुर्लभ हो गया। इसे पीने के बाद शरीर में एक गर्म धारा उठती थी, जो धूप में बैठने जैसी अनुभूति पैदा करती थी। इसका असर कई दिनों तक रहता था। फिर भी यह व्यापक रूप से प्रशंसित चाय भी ली फैन के दिल में व्याप्त ठंडे डर को दूर करने में विफल रही। ये तीसरी बार था जब जुआनहुआंग क्षेत्र में पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने के बाद से ली फैन ने अपने मूल रूप में एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति का सीधे सामना किया था। पहली बार ऐसा तब हुआ जब उसके क्लोन को स्वर्गीय डॉक्टर ने देखा, जिसने तियानेसुआन मिरर में ली फैन के निजी स्थान पर आक्रमण करने के लिए कनेक्शन का अनुसरण किया। दूसरी बार तियान्यू प्रांत में अपनी एकांत साधना के दौरान जब वे एक महान पंचतत्व विनाशक तलवार को समझ रहे थे, वृद्ध मछुआरा उसके भीतर व्याप्त स्वर्गीय विपत्ति के आभामंडल से आकर्षित होकर अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ था। हालांकि यह तीसरी मुठभेड़ और भी अधिक चौंकाने वाली थी और उसने उसे पूरी तरह से अचंभित कर दिया। और यह कहीं अधिक खतरनाक था। कम से कम बूढ़ा मछुआरा पागल और बेतुका होने के बावजूद ली फैन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था, बल्कि उसने उसे एक भाग्यशाली अवसर भी दिया था। स्वर्गीय डॉक्टर से मुलाकात ली फैन की अपनी करतूत थी, क्योंकि उसने एक मिशन लिया था जिसमें 100,000 योगदान अंक देने का इनाम था और उसने स्वेच्छा से मुसीबत मोल ली थी। हालांकि उसे अभी तक किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने अपने विचार छिपाने का महत्व नहीं पता था, जिससे उसके इरादे उजागर हो जाते, लेकिन उस समय उसकी असली चेतना स्पष्ट थी। साथ ही सत्य शील्ड की सुरक्षा के कारण खतरा काटने से ज्यादा भौंकने का था। लेकिन इस बार ताओवादी जियामू अचानक और बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुए और ली फैन को पूरी तरह से अप्रस्तुत पाया। उनके तरीके डरावने थे और अब भी उस अनुभव को याद करके ली फैन को डर का एहसास होता है। मानव हृदयों को देखने की स्वर्गीय डॉक्टर की विधि के विपरीत ताओवादी जियामू या बल्कि रोमू सीधे साधक के विचारों और धारणाओं को विकृत और परिवर्तित कर सकता है, और स्वयं साधक किसी भी असामान्यता से अनजान रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताओवादी जियामू ने पहले दावा किया था कि जिन साधकों के स्वर्ण कोट छीन लिए गए थे, वे सभी इच्छुक थे। उस समय के अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को याद करते हुए ली फैन को अपने दिल में ठंडक की एक और लहर महसूस हुई। उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए स्प्रिंग सन वर्मथ का एक और कप पी लिया। प्राकृतिक चयन, यह बस प्रकृति का तरीका है, लेकिन उसके पीछे चलने और सूखते मानव जीवन नामक स्थान को देखने के बाद न केवल मुझे खतरे या दुख का एहसास नहीं हुआ, बल्कि मुझे यह पूरी तरह से उचित लगा। मुझे तो खुद भी उन्हें बदलने की इच्छा हुई। ली फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और दाव विचलन पत्थर के माध्यम से रोमो के सामने के दृश्यों को अपने मन में दोहरा रहा था। रोमो का प्रभाव अब तक खत्म हो चुका था। यद्यपि ली फैन ने हमेशा सभी जीवित प्राणियों को उपकरण के रूप में देखा था, फिर भी शाखाओं से फलों की तरह लटके हुए साधकों को देखकर वह सहज रूप से बेचैनी से भर जाता था। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो उसे होनी चाहिए थी। दाववादी जियामू के प्रभाव में मेरी अवधारणाएं विकृत हो गईं और चरम सीमा की ओर निर्देशित हो गईं। यह कहा जा सकता है कि मैं कुछ हद तक विक्षिप्त हो गया था। ली फैन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके अंदर गहरे में इस तरह के विचारों की धुंधली छाया हो सकती है। लेकिन मनुष्य जटिल आध्यात्मिक समूह है जो प्रायः विरोधाभासी विश्वासों को आश्रय देते हैं। एक क्षणिक विचार निस्संदेह किसी के मौलिक विश्व दृष्टिकोण को परिभाषित नहीं कर सकता। यह ताओवादी जियामू बहुत ही असामान्य है। ऐसा लगता है कि वे किसानों के प्रति गहरी नफरत रखते हैं। स्वाभाविक रूप से ली फैन को विश्वास नहीं था कि रोमो के स्तर की साधना वाला कोई व्यक्ति केवल योगदान अंकों के लिए स्वर्ण कोड बेचेगा। मानव जीवन को नष्ट करने की उत्पादन लाइन में शामिल होने के लिए किसानों का अपहरण करना भी गौण हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य इस विचार का प्रचार करना था कि कृषक भी फल की तरह हो सकते हैं। ऐसे विधर्मी विचारों को निस्संदेह साधक समुदाय द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। संभवतः 10,000 अमर गठबंधन ऐसी विचारधाराओं पर नजर रख रहा था और उनका दमन कर रहा था। यही कारण था कि ताओवादी जियामू खुलकर कार्रवाई नहीं कर सका। बदला शायद ली फैन की आंखें सोच से चमक उठी। स्वर्ग सभी जीवित प्राणियों को जन्म देता है, फिर भी रोमो उनकी दीर्घायु चुरा लेता है। यह जीवन को खींचकर दीर्घायु फल उत्पन्न करता है, जिन्हें खाने पर अनंत जीवन मिलता है। जिस समय रोमो ने अपने विचारों को नियंत्रित किया, उस दौरान ली फैन के दिमाग में अनगिनत दृश्य कौंध गए थे। उसने एक विशाल जीवंत वृक्ष देखा जो वर्तमान के सूखे वृक्ष से बिल्कुल भिन्न था। यह आकाश तक फैला हुआ था, हरा भरा और जीवन से भरपूर। कोई भी किसान इसकी शाखाओं से नहीं लटकता था। इसके शीर्ष पर असाधारण गुणवत्ता वाले कुछ पारभासी बैंगनी और सुनहरे फल थे। फल की सतह पर धुंधले पैटर्न बने हुए थे, पेड़, पहाड़, विदेशी जानवर। प्रत्येक बैंगनी और सुनहरे फल पर निशान अद्वितीय थे, उनमें कोई भी नकल नहीं थी। ली फैन ने उन झलकियों में यह भी देखा कि शुरुआत में सिर्फ साधारण इंसान ही उस पेड़ पर ठोकर खाते थे। उनकी कोई साधना नहीं होती थी और वे आम इंसानों जैसे कपड़े पहनते थे। केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्ति ही पेड़ की शाखाओं पर चढ़ने और बैंगनी और सुनहरे रंग के फल तोड़ने में सफल रहे। हालांकि बाद में मनुष्य अधिक बार आए और अधिक शक्तिशाली होते गए। कुछ लोग तो विशाल वृक्ष पर ऐसे चढ़ गए मानो समतल जमीन पर चल रहे हों। स्वाभाविक रूप से अधिक फल लिए गए। परिणामस्वरूप रोमू, जो कभी बाहरी घुसपैठ के प्रति उदासीन था, बदलने लगा। इसने अपने फलों की तलाश में आने वाले घुसपैठियों को पीछे हटाने के लिए रक्षात्मक प्रणाली के रूप में अपनी शाखाओं पर विभिन्न रहस्यमय जीवों को जन्म दिया। यह कुछ समय तक काम करता रहा, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब मनुष्य वापस लौटे तो उनकी शक्ति में भारी परिवर्तन आ चुका था। वे समूहों में आए, विशेष प्रकार के वस्त्र पहने, उड़ान भरने में सक्षम तथा युद्ध के लिए आकाश की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम। रोमू द्वारा उत्पन्न किए गए जीव उनके सामने कुछ भी नहीं थे। मनुष्यों ने रोमू पर नियंत्रण कर लिया और उसे अपना घोषित कर दिया। उन्होंने वहां पहरेदार तैनात कर दिए और समय समय पर उसके फल तोड़ते रहे। ज़्वांटियन संप्रदाय। उन दृश्यों में मनुष्यों की वेशभूषा विशिष्ट और अचूक थी। यह उन वस्त्रों से काफी मिलता जुलता था जिन्हें ली फैन ने सीनियर सिस्टर झाओ के भ्रम में ज़्वांटियन संप्रदाय के धर्मराजा के अवशेषों पर देखा था। इस स्थान पर ज़्वांटियन संप्रदाय ने लंबे समय तक शासन किया। जब दृश्य पुनः बदला तो रोमो में दिखाई देने वाले लोग 10 महान अमर संप्रदायों के साधक थे। दीर्घायु फल, शायद। ली फैन ने मेज पर पड़े सूखे पेड़ के टुकड़े पर नजर डाली। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। काफी देर तक विचार करने के बाद उसकी स्मृतियां पुनः उस ओर लौट आईं। रोमो पर 10 महान अमर संप्रदायों के कब्जे के दौरान बैंगनी और सुनहरे फलों की पैदावार में स्पष्ट रूप से गिरावट आने लगी। हर बार फल तोड़ने आए किसान भी अलग अलग संप्रदायों से आते प्रतीत होते थे। इसके बाद क्या हुआ यह अस्पष्ट रहा।
एक दिन शक्तिशाली आभा वाले दर्जनों साधक वहां आ धमके। पहरेदारों को आसानी से मार डालने के बाद उन्होंने तुरंत बैंगनी और सुनहरे फलों को नहीं लूटा। इसके बजाय वे रूमो को घूरते रहे और किसी बात पर बहस करते रहे। उनका विवाद गर्मा गया लेकिन अंततः समाधान पर पहुंच गया। इसके बाद के दृश्य ने ली फैन की पुतलियां तेजी से सिकोड़ दी। उन्होंने एक विशाल संरचना बनाई और रूमो को उसके भीतर बंद कर दिया। पेड़ में विभिन्न स्थानों पर लंबी सुइयों जैसी काली जंजीरें चुभ रही थीं। जल्द ही जीवन ऊर्जा की एक अविरल धारा बाहर निकली और हवा में प्रकाश की एक हरी गेंद के रूप में एकत्रित हो गई। हरे भरे जीवंत वृक्षों पर हरी रोशनी के कण लगातार फीके पड़ने के कारण उनकी उम्र बढ़ने लगी। इस दौरान रोमो ने कई बार पलटवार करने की कोशिश की। पेड़ कांप उठा, अनगिनत रहस्यमय जीव प्रकट हुए जो निडर होकर साधकों पर टूट पड़े। यहां तक कि रोमो ने भी अपनी शाखाओं से तलवारों की तरह वार किया। हालांकि इस जगह पर आए साधक भयानक रूप से शक्तिशाली थे। सारा प्रतिरोध व्यर्थ था और उसे तुरंत दबा दिया गया। यहां तक कि रोमो के हताश अंतिम प्रहार, जिससे शिखर पर लगे बैंगनी सुनहरे फल मुरझा गए, को भी इस समूह ने बचा लिया। शक्तिहीन होकर रोमो बस देख रहा था कि कैसे उसके जीवन का सार बेरहमी से निचोड़ा जा रहा है। उसके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ गए और बारिश की तरह गिरने लगे। गरजती गर्जना के बीच कई शाखाएं जोरदार धमाकों के साथ टूटकर गिर गईं। रोमो के तने में दरारें पड़ने लगी। फिर भी इस समूह ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। उनका इरादा साफ था, जब तक यह पूरी तरह से सूख न जाए वे नहीं रुकेंगे। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में साधकों का एक और समूह आ पहुंचा। दोनों गुटों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, जिससे निष्कर्षण प्रक्रिया रोकनी पड़ी। नए साधकों ने हवा से गेंद की घनीभूत हरी रोशनी को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और चले गए, लेकिन इससे पहले कि वे पहले से ही तबाह रोमो पर एक संयुक्त हमला करते। इस दूसरे हमले ने पेड़ की जीवन ऊर्जा को जबरन निचोड़ने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पेड़ के तने में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जिससे शाखाओं के बड़े बड़े हिस्से गिर गए और उनका ठिकाना भी पता नहीं चला। बचाव कर्मियों ने नुकसान की भयावहता को देखते हुए अपना काम छोड़कर रोमो के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। उनके प्रयासों की बदौलत रोमो पूरी तरह से नष्ट होने से बाल बाल बच गया। हालांकि उसे लगी चोटें इतनी गंभीर थी कि उसका ठीक होना नामुमकिन लग रहा था। उस क्षण से क्षय और वृद्धावस्था उस वृक्ष के निरंतर साथी बन गए। कई वर्षों बाद रोमो से एक मानव सदृश साधक प्रकट हुआ, जो उसके सार के भीतर से प्रकट हुआ। विद इन ह्यूमन लाइफ में देखे गए खंडित दृश्यों ने बहुत अधिक जानकारी प्रदान की। ली फान ने इन छवियों को दाव विचलन पत्थर के माध्यम से बार बार दोहराया और पहले से एकत्रित जानकारी के साथ सुरागों को जोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने एक परिकल्पना बनाई। जिन साधकों ने रोमो को नुकसान पहुंचाया वे संभवतः वही समूह थे जिन्होंने महान आपदा के दौरान जुआनहुआंग क्षेत्र को त्यागकर दूर भाग जाने की वकालत की थी। उनके द्वारा प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से दीर्घायु अमर अवस्था के विशेषज्ञ थे। 500 साल पहले किसी अज्ञात कारण से इस समूह ने जुआनहुआंग क्षेत्र में लौटने का प्रयास किया, जिससे एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया। सिमा चांगकोंग ने एक बार उल्लेख किया था कि स्वर्ग स्वयं इन साधकों के प्रति अत्यधिक घृणा व्यक्त करता है, उन लोगों से कहीं अधिक जो दुनिया को लूटते और उस पर प्रभुत्व रखते हैं। गद्दार, उन्होंने क्या चुराया? क्या ये रोमो हो सकता है, वो वृक्ष जो दीर्घायु फल देने में सक्षम है? हम उनके तरीकों को देखते हुए हो सकता है कि इसमें कुछ और भी शामिल हो। उनके जाने और लौटने के बाद हजारों साल बीत चुके हैं। क्या वे अंततः अमर खंडहर से बच निकलने में असफल रहे या कोई और कारण था? ली फैन ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। अमर खंडहरों का अस्तित्व 10 अमर संप्रदायों के लिए कोई रहस्य नहीं था। इस समूह के निर्मम निर्णायक कार्यों से यह स्पष्ट था कि उन्हें जुआनहुआंग क्षेत्र से बच निकलने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर भी किसी कारणवश उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ज्ञात जानकारी बहुत कम थी, इसलिए ली फैन ने इस मामले को फिलहाल अलग रखने का फैसला किया। बहरहाल अब उसे समझ में आ गया कि रोमो के मन में साधकों के प्रति इतनी गहरी नाराजगी क्यों थी। चाहे इसके फलों को बेतहाशा लूटा जा रहा था या बाद में लगभग नष्ट कर दिया गया था, रोमो और किसानों के बीच की दुश्मनी को केवल अपूरणीय ही कहा जा सकता है। यदि ली फैन के साथ ऐसा व्यवहार किया गया होता तो निस्संदेह उसका प्रतिशोध कई गुना अधिक क्रूर होता। अमर पूर्वज द्वारा साधना की नई पद्धति प्रदान करने के बाद दीर्घायु के फल अब अनंत जीवन प्रदान नहीं करते। रोमो के दृष्टिकोण से यह वास्तव में एक आशीर्वाद हो सकता है। एक तरह से अमर पूर्वज ही इसके रक्षक रहे होंगे। उनके बिना चाहे रोमो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह शोषण के भाग्य से बच नहीं पाता। अपनी तरह के विनाश को उलटने के इसके प्रयास को देखते हुए ऐसा लगता है कि रोमो स्वयं अभी तक दीर्घायु अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि इसकी अविश्वसनीय प्रकृति और प्राचीन उत्पत्ति को देखते हुए इसकी शक्ति को साधारण दाव एकीकरण मानकों से नहीं मापा जा सकता। क्या यह दाव एकीकरण से ऊपर है लेकिन दीर्घायु अमरता से नीचे है? इन चरणों के बीच का अंतर आश्चर्यजनक रूप से विशाल है। ली फान ने हाल ही में जिन शक्तिशाली प्राणियों का सामना किया था, स्वर्गीय चिकित्सक, बूढ़ा मछुआरा और अब रोमो, वे सभी इसी मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रतीत होते थे। हालांकि यह संयोग हो सकता है, लेकिन इसने शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के नियमों को पार करने की अपार कठिनाई को उजागर किया। दुनिया में प्रतिभा और प्रतिभा की प्रचुरता के बावजूद नई पद्धति के तहत दीर्घायु अमरता का मार्ग अत्यंत संकीर्ण बना रहा तथा केवल कुछ ही लोग इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाए। ली फैन की निगाहें गहरी हो गईं और वह काफी देर तक चुप रहा। इस मुठभेड़ पर विचार करते हुए ली फैन ने अपने कार्यों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। रोमो से मुठभेड़ और लगभग अपनी जान गंवाना, यह सचमुच दुर्भाग्य की बात थी। मैं अपनी हालिया सफलता के बाद आत्मसंतुष्ट नहीं था। यह तियानलिंग प्रांत का शहर था और डिस्कसिंग दाव टॉवर से मैंने जो विला किराए पर लिया था वह सुरक्षित होना चाहिए था। किसने सोचा होगा कि संदिग्ध व्यापार में संलग्न स्वर्ण कोर बेचने वाला एक साधक मानवता के प्रति द्वेष से भरा एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। इस एहसास ने ली फैन को असहाय महसूस कराया। वह हमेशा छिपकर केवल अपने क्लोन पर ही निर्भर नहीं रह सकता था। हालांकि उपयोगी था, लेकिन क्लोन सीमित था। वह उसके वास्तविक स्वरूप से कमजोर था और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर सकता था। उससे दीर्घायु अमर लोक तक पहुंचने की उम्मीद करना अवास्तविक था। जैसे सड़क पर चलते समय बिजली गिरने से चोट लग जाती है, वैसे ही ऐसी दुर्लभ घटनाएं मुझे कार्रवाई करने से नहीं रोक सकती। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां केवल मेरा सच्चा स्वरूप ही सहजता से कार्य कर सकता है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ सकता। फिर भी रोमो की किसी के विचारों में हेरफेर करने और उन्हें विकृत करने की क्षमता ऐसी चीज है जिससे बचाव का रास्ता मुझे खोजना होगा। यदि उसने साधकों के प्रति घृणा न रखी होती और मेरे किसी भावी कृत्य की भनक न लग गई होती तथा प्रतिशोध के लिए मेरा उपयोग करने का इरादा न किया होता तो मैं अनिश्चित काल तक उसके चंगुल में फंसा रह सकता था। यद्यपि मेरा दृढ़ निश्चय था, फिर भी मैं इसके विरुद्ध पूरी तरह असहाय था। साधना की दुनिया में अनंत खजाने और तकनीकें हैं। निश्चित रूप से मैं ऐसी क्षमताओं का मुकाबला करने का कोई तरीका ढूंढ सकता हूं। मुझे पूर्ण प्रतिरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बस इस कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त स्पष्टता चाहिए। ली फैन ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे स्मरण कर लिया। अपने विचारों को शांत करने के बाद ली फैन ने अंततः अपनी मेज पर रखी हुई मुरझाई हुई रोमो शाखा को उठाया। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक इसकी जांच की तो उन्हें एक प्रकार का परिचय महसूस हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने पहले रोमो का सामना किया था, बल्कि इसलिए कि यह शाखा उस सामग्री के समान प्रतीत होती थी जिसका उपयोग जियाओ शिवान ने क्लोन बनाने के लिए किया था। जियाओ शिवान ने अपने क्लोन बनाने के लिए रोमो पेड़ की सामग्री का उपयोग किया। अपने दिल में हलचल महसूस करते हुए ली फैन ने रोमो पेड़ की सूखी शाखा को अपने हाथ में पकड़ लिया और ध्यान से उससे जुड़ गया। काफी देर बाद उसे समझ में आया, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। समान परंतु भिन्न, ऐसा लगता है जैसे उनका मूल एक ही है, फिर भी उनमें स्पष्ट अंतर है। इसके अलावा ताओवादी जियोमो के साधकों के प्रति गहरे तिरस्कार को देखते हुए यह असंभव है कि वह जियाओ जीवान के साथ सहयोग करेगा। तो यह होना चाहिए।
ली फैन के दिमाग में अचानक एक दृश्य कौन था। रोमो वृक्ष को किसानों ने घेर लिया है, उसका तना फट गया है और उसकी कई शाखाएं आसमान से गिर रही हैं। शायद वे शाखाएं जो उस समय अलग हो गई थी, जुआनहुआंग क्षेत्र में गिर गईं और पूरी तरह से नए भाग्य का अनुभव किया। पौधों की लचीलापन हमेशा अद्भुत होता है, यहाँ तक कि साधारण पेड़ भी टूटी हुई शाखाओं को फिर से उगा सकते हैं। रोमो वृक्ष जैसे असाधारण प्राणी की तो बात ही छोड़िए, जो दीर्घायु का फल देने में सक्षम है। फिर भी क्या जियाओ शिवान वास्तव में रोमो वृक्ष की गिरी हुई शाखा से विकसित हुआ था या उसने अपने क्लोन बनाने के लिए बस इसके अवशेष ढूंढे थे? अभी यह निर्धारित करना कठिन है। एक विचार के साथ ली फैन ने अपने हाथ में मुरझाई हुई रोमो शाखा में एक नई कली उगा दी। क्षण भर में वह कली एक कोमल युवा शाखा में बदल गई। इसके सिरे पर मानो कोई फल लगा हो, एक छोटी सी सुनहरी गोलाकार वस्तु लटक रही थी। ली फैन की पलकें फड़क उठी। ये सुनहरा फल निस्संदेह वह सुनहरा कोट था जिसे ताओवादी जियामो ने उसे उपहार में देने का वादा किया था। हालांकि भंडारण की विधि काफी अजीब थी। ली फैन ने हाथ बढ़ाकर सुनहरा कोट तोड़ने की कोशिश की। फल से एक हल्का प्रतिरोध निकला। ली फैन ने अधिक बल लगाया और सुनहरा कोट सफलतापूर्वक तोड़ लिया गया। प्रतिक्षेप के कारण नई शाखा हिंसक रूप से पीछे की ओर उछली और हवा में लहराने लगी तथा अचानक सूख चुकी रोमो शाखा में जा गिरी। इससे पहले कि ली फैन आगे कुछ सोच पाता, शाखा फिर से फैल गई, जिससे एक और सुनहरा कोर उत्पन्न हुआ। अपने सामने संवेदनशील रोमो शाखा को देखकर ली फैन उदास हो गया। उन्होंने जल्दबाजी में काम करने से परहेज किया और फलों की कटाई की तरह एक के बाद एक गुठली तोड़ते रहे जब तक कि सभी गुठलियां एकत्र नहीं हो गईं। इस प्रक्रिया में एक अगरबत्ती को जलाने जितना समय लगता है। कुल 372 स्वर्ण कोर। अपने सभी को त्यागने के बाद रोमो शाखा ने अपना उद्देश्य पूरा किया। वह राख में तब्दील हो गया और हवा में बिखर गया। कटाई प्रक्रिया के दौरान हालांकि ली फैन ने अपने स्थानिक वलय में सुनहरे कोर को संग्रहित किया हुआ था, उसने गुप्त रूप से सत्य क्षमता का उपयोग करके उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया था। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, एकल कानून वाले स्वर्ण कोर ने एंकर की चार्ज प्रगति को केवल 0.25% तक बढ़ाया, जबकि दोहरे कानून वाले स्वर्ण कोर ने इसे 0.5% तक बढ़ाया। हालांकि ट्रिपल लॉ गोल्डन कोर ने गुणात्मक छलांग का प्रतिनिधित्व किया, जिनमें से प्रत्येक ने 2% प्रगति का योगदान दिया। 372 कोर में से त्रिकानून कोर दुर्लभ थे, जबकि एकल कानून और दोहरे कानून कोर बहुसंख्यक थे। वहां 4 या अधिक कानूनों वाले कोई कोर नहीं थे। इस प्रकार 5वें एंकर बिंदु को खोलने के बाद केवल 16 सावधानीपूर्वक चयनित स्वर्ण कोर ही बचे। ली फैन का चयन केवल स्वर्ण कोर में कानूनों की संख्या पर आधारित नहीं था, बल्कि उनकी दुर्लभता पर आधारित था। सामान्य 5 तत्वीय नियम उनसे निम्नतर थे जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समझा था और इसलिए उन्हें संरक्षित करना अनावश्यक समझा गया। इस बीच कुछ कानून ऐसे क्षेत्रों से संबंधित थे जिनके बारे में ली फैन को बहुत कम जानकारी थी, जिससे वे उसके जैसे नवजात आत्मा चरण में पहुंचे किसी व्यक्ति के लिए मूल्यवान हो गए। नवजात आत्मा चरण व्यक्ति के गुफा स्वर्ग कानून क्षेत्र को विकसित करने और परिष्कृत करने के इर्द गिर्द घूमता है। यह कानून क्षेत्र जितना अधिक पूर्ण होगा, नवजात आत्मा साधक की युद्ध क्षमताएं उतनी ही अधिक मजबूत होंगी। जब डोमेन बाहरी जुआनहुआंग क्षेत्र के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित हो जाता है, तो व्यक्ति आत्मा परिवर्तन चरण की आशा करना शुरू कर सकता है। ली फैन को अभी तक पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें प्रक्रिया का एक स्पष्ट विचार था। तथाकथित स्वर्ग और पृथ्वी का सार निकालने के लिए उसका रस निकालना का तात्पर्य है। स्वर्ग की मज्जा मानव अस्थि मज्जा के समान कार्य करती है। मानव मज्जा की प्राथमिक भूमिका रक्त उत्पादन है, जबकि स्वर्ग की मज्जा कानून का उत्पादन करती है। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम मानव शरीर में रक्त की तरह विश्व की स्थिरता के लिए आधारभूत है। रक्त के बिना शरीर मर जाता है, नियमों के बिना संसार नष्ट हो जाता है। अपने गुफा स्वर्ग को जुआनहुआंग क्षेत्र के भाग के रूप में प्रच्छन्न करके कोई व्यक्ति स्वर्ग की मज्जा को अपने नियमों को लागू करने के लिए छल सकता है और इस प्रकार विश्व की प्राकृतिक व्यवस्था के कुछ पहलुओं को अपने अधीन कर सकता है। हालांकि जिस प्रकार मानव मज्जा प्रतिरक्षा और रक्षा तंत्र का समर्थन करती है, उसी प्रकार स्वर्ग की मज्जा में भी कुछ प्रत्युपाय मौजूद हैं। इस प्रकार स्वर्ग की मज्जा निकालने के दौरान साधकों को संसार की प्रतिक्रिया के प्रति सतर्क रहना चाहिए। एक समय में केवल एक ही कानून निकाला जा सकता है और लालच से बचना चाहिए। यदि स्वर्ग की आत्मा का बलिदान करना कानूनों का दावा करने का साहसिक और खुला तरीका है, तो स्वर्ग की मज्जा निकालना गुप्त और चालाक तरीका है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति की शक्ति अपर्याप्त होती है। यह प्रक्रिया स्वयं को मजबूत बनाती है, जबकि स्वर्ग को कमजोर करती है तथा दोनों के बीच की दूरी को कम करती है। यह अंतिम दाव एकीकरण प्रक्रिया के लिए भी तैयारी करता है। नवजात आत्मा चरण पर खड़े होकर ली फैन ने अपने मन में स्वर्ग की मज्जा के निष्कर्षण की प्रक्रिया को दोहराया, जिससे उसे गोल्डन कोर चरण की तुलना में अधिक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। सचमुच एक स्वर्गीय प्रतिभा, अमर पूर्वज की विधि शानदार है। स्वर्ग के आश्चर्यों की नकल करने और उसके नियमों का पालन करने से साधना के लिए कोई योग्यता न रखने वाला एकमात्र मनुष्य धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी की व्यवस्था में एकीकृत हो जाता है। फिर स्वर्ग का सार और मज्जा चुराकर व्यक्ति अपने और ब्रह्मांड के बीच की दूरी को कम कर देता है। अंततः व्यक्ति स्वर्ग से शक्ति छीनने के लिए उसकी आत्मा का बलिदान कर देता है। अंततः स्वर्ग के नियमों की अवहेलना करके व्यक्ति उसे प्रतिस्थापित कर देता है और अनंत जीवन प्राप्त करता है। चरण दर चरण, स्पष्ट और व्यवस्थित। वास्तव में यह अद्भुत था और इससे बचाव करना लगभग असंभव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन नए साधकों ने स्वर्ग की शक्ति को भी कमजोर कर दिया और उन्हें जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। ली फैन ने फिर आह भरी। जब उन्होंने इस साधना पथ पर पुनः विचार किया, तो उन्हें अचानक एहसास हुआ, यह उनकी स्मृतियों में किसी बहुत परिचित चीज जैसा था। फिर भी जैसे ही उन्होंने इस पर विचार करने की कोशिश की, क्षणभंगुर प्रेरणा पूरी तरह से गायब हो गई। यहां तक कि दाव विचलन पत्थर का उपयोग करने से भी विचार को पुनः प्राप्त करने में असफलता मिली। उसके भीतर खोने की भावना उमड़ पड़ी। कितनी अजीब बात है। ली फैन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गहरे चिंतन में डूब गया। उन्हें लगभग पूरा विश्वास था कि सामान्य परिस्थितियों में यह अचानक प्राप्त अंतर्दृष्टि इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती। अवश्य ही किसी शक्ति ने हस्तक्षेप किया होगा, जिसके कारण प्रेरणा लुप्त हो गई। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सीनियर सिस्टर झाओ के भ्रम क्षेत्र में अनुभव किया था, उसने सोचा। उस क्षेत्र में जब भी मैं साधना करने की कोशिश करता, तो एकांतवास कक्ष की दीवारों से ध्यान भटकाने वाली और उपहासपूर्ण आवाजें निकलती, जिससे मेरी रिकवरी में बाधा उत्पन्न होती। जुआनहुआंग क्षेत्र के प्रतिबंध और भी सूक्ष्म हैं और उनका पता लगाना कठिन है। अमर पूर्वज, क्या यह आपका काम है? ली फैन ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति रहस्यमय थी,